जब सूरज ढल जाए तो शेन लैंग को यहाँ लेकर आना। ये सुनने के बाद अरुताई रिस्पेक्टफुली झुका और ग्रैंड हॉल से एग्जिट कर गया। जैसे ही उसने अपना कदम बाहर रखा, उसे अपने पीछे से चियांग किंग के खर्राटों की थंडरस आवाज आई। वो इतनी जल्दी नींद में कैसे चला गया? वैसे तो फादर काफी एनर्जेटिक रहते हैं, फिर आज वो एबनॉर्मली थके हुए क्यों लग रहे हैं? चियांग किंग से यूए किंगडम के सॉवरेन को अपॉलॉजी लेटर लिखने की डिमांड करने पर शेन लैंग को चियांग किंग द्वारा काल कोठरी में फेंक दिया गया था। जब वो अपने दिमाग में अपनी अगली मूव्स प्लान कर रहा था, अचानक उसे बगल वाली कोठरी से कुछ जानी पहचानी आवाजें यू किंगडम की भाषा में आती सुनाई दी। शेन लैंग जानता था कि चियांग कंट्री के बहुत से स्लेव्स को यू किंगडम, चू कंट्री और वेस्टर्न रीजन से कैप्चर करके लाया गया था। मर्द लोग माइंस में काम करने ले जाए जाते थे और औरतों को रिप्रोडक्शन के टूल की तरह यूज किया जाता था। जिस बात ने उसे पजल कर रखा था वो ये थी कि करंट में जब सू फैमिली वहां की डिप्लोमेसी हैंडल कर रही थी, तो चियांग कंट्री को अब और यू किंगडम पर रेड नहीं करनी चाहिए थी। तो फिर ये लोग वहां से कैसे आए? इसी डाउट के साथ शेन लैंग ने ऑपोजिट सेल की तरफ देखा। उसने देखा कि एक पतली सी कोठरी में दर्जनों आदमी ठुसे हुए थे और उस छोटी सी जगह में वो ठीक से हिलडुल भी नहीं पा रहे थे, तो लेटने और आराम करने की तो बात ही भूल जाओ। ये देखकर शेन लैंग ने अंदर ही अंदर कियांग किंग की उस ब्रुटैलिटी को जानवरों से भी बदतर कहते हुए गालियां दी, जिससे उसका कियांग किंग को जान से मारने का डिजायर और भी ज्यादा मजबूत हो गया। अपने गुस्से को दबाते हुए उसने सामने वाली सेल के लोगों के साथ कम्युनिकेट करना शुरू किया, जहां उसे पता चला कि वो सब सू फैमिली की फीफडम के ईस्टर्न रीजन्स के रेजिडेंट्स थे। ये जानने के बाद शेन लैंग के दिमाग में कुछ अनप्लेजेंट सस्पिशंस आने लगे। अपने उन अंदाजों को कंफर्म करने के लिए उसने पूछते रहने जारी रखा कि आखिर उन्हें किसने कैप्चर किया था। इस वक्त एक मिडिल एज्ड आदमी बोला, एक बुरा इंसान है जिसे लोग डकैत थ्री आइड ईविल के नाम से जानते हैं। हर साल वो अटैक करता है और सैकड़ों से हजारों लोगों को कैप्चर करता है और फिर हमें यहाँ चियांग कंट्री में स्लेव्स की तरह बेच देता है। इस रेवलेशन के साथ ही शेन लैंग इंस्टेंटली समझ गया। तो इसका मतलब था कि चियांग कंट्री द्वारा होती इन रेड्स का सिलसिला कभी रुका ही नहीं था। ये बस डकैत थ्री आइड ईविल के हाथों में चला गया था और पक्का ये सब सूनान जैसे बूढ़े चोर का कोई प्लॉट था ताकि वो अपना पॉलिटिकल फायदा उठा सके। वो अपने ही आदमियों को डकैतों के भेस में इनोसेंट लोगों को कैप्चर करने और अटैक करने के लिए भेजता था और फिर इन लोगों को चियांग किंग को डिलीवर करता था, उसके बदले में चियांग कंट्री से ये वादा लेने के लिए कि वो कभी यू किंगडम पर इन्वेड नहीं करेगा। और कैपिटल सिटी में इस बारे में कोई बात इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि डिस्टेंट गार्ड प्रीफेक्चर और हेवनली वेस्टर्न प्रोविंस के ऑफिशियल्स इस पूरे मामले को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इन मासूम लोगों को धोखा देकर चियांग कंट्री में स्लेव बनाने में सू फैमिली की हेल्प भी की थी। हालांकि शेन लैंग खुद कोई देवता नहीं था, पर वो इन कमीनों के इस ट्रेचरी को उन्हीं के लोगों के खिलाफ होते देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सू फैमिली, क्योंकि तुम पूरी तरह से अनस्क्रूपुलस हो तो वेट करो मेरा शेन लैंग का, ताकि मैं ऊपर वाले के रूप में आकर तुम्हारे पूरे क्लैन को तबाह कर सकूं। शाम के वक्त क्राउन प्रिंस अरुताई उस डंजन में पहुंचा। शेन लैंग को देखते ही उसकी नजर पत्थर की तरह ठंडी हो गई। ऐसा लगता है कि तुम ही यू किंगडम के वो आदमी हो जिसने मेरे फादर से वो कन्फेशन लेटर लिखवाने की कोशिश की। उसे बाहर निकालो और मेरे फादर के सामने लाओ। कुछ ही देर बाद अरुताई शेन लैंग को एस्कॉर्ट करके ग्रेट हॉल में लाया। इस वक्त कियांग किंग अभी भी अपनी गद्दी पर गहरी नींद सो रहा था, जबकि लुओ यान दोपहर से ही वहां घुटनों पर बैठी हुई थी। अरुताई ने फ्राउन किया, जैसे उसे लग रहा था कि कुछ तो ऑफ था, पर वो रिस्पेक्टफुली आगे बढ़ा और बोला, फादर, मैं शेन लैंग को यहां ले आया हूं। शोर सुनकर चौंकते हुए कियांग किंग अचानक नींद से उठ गया और वहां उस अंधेरे हो रहे ग्रेट हॉल को देखकर उसे रियलाइज हुआ कि सूरज ढल चुका था। इतनी देर सोने के बाद भी कियांग किंग अभी भी बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। अपनी डिस्कंफर्ट को दबाते हुए वो शेन लैंग पर चिल्ला पड़ा, शेन लैंग, तेरी इस किंग से एक कन्फेशन लेटर लिखवाने तक की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? शेन लैंग, अगर तू अभी घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांग ले और अरुणाना को ठीक कर दे तो मैं तुझे माफ कर दूंगा, वरना मैं तेरी लाइफ मौत से भी बदतर बना दूंगा। लुओ यान बीच में बोली, अगर तू 3 दिनों में प्रिंसेस अरुणाना को ठीक नहीं कर पाता है तो इसका मतलब होगा कि तूने झूठ बोला और हिज मैजेस्टी को डिसीव दिया और तब तुझे मौत मिलेगी। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, कियांग किंग को लगातार चक्कर आने लगे और वो बहुत ज्यादा इरिटेबल महसूस करने लगा। गुस्से से पगलाते हुए उसने कमांड दिया, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? अब तक किसी ने आग क्यों नहीं जलाई? जैसे ही गार्ड्स ने आग जलाई, अरुताई ने अपनी कमर से तलवार निकाली और शेन लैंग को अपनी तरफ घसीटते हुए उसके गले पर वो ब्लेड रखा और फियर्सली बोला, फादर, हमें उसके साथ अपने शब्द वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपना एक्शन लेने दे और इस डिसरिस्पेक्टफुल यू किंगडम के इंसान को सजा देने दे। हालांकि इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, अरुताई चियांग किंग का नजारा देखकर शॉकिंग हालत में रह गया था। लुओ यान पूरी तरह फ्राइटेंड थी, पीछे हटते हुए जमीन पर गिर पड़ी और वही मटरने लगी, इतने सारे छाले। अपनी अपीयरेंस पर सबकी इन रिएक्शंस को देखकर कियांग किंग पैनिक कर गया और तुरंत एक आईना लाने का ऑर्डर दे दिया। जब उसने अपना चेहरा देखा, वो स्टन रह गया। उसकी पूरी बॉडी पर छालों के गुच्छे भरे हुए थे जो पूरी तरह डिस्गस्टिंग लग रहे थे। ये सिम्टम्स कियांग कंट्री में हो चुके सबसे खराब स्मॉल पॉक्स से भी बदतर थे। कियांग किंग लगभग पागल हो गया था। क्या इस आईने में दिखने वाला ये राक्षस सच में मैं हूं? क्या ये वही लेजेंडरी, जानलेवा और खतरनाक स्मॉल पॉक्स है? मैं मर नहीं सकता। मुझे अभी भी हजारों औरतों और इस एंडलेस वेल्थ को एंजॉय करना है। मैं अभी मरने का सोच भी नहीं सकता। कोई जल्दी से जाओ और जुओ बोयू को बुलाओ ताकि वो मेरा स्मॉल पॉक्स ठीक करे। अरुताई ने मजबूरी में जवाब दिया, जुओ बोयू तो पहले ही मर चुका है। इस वक्त शेन लैंग, जो कॉर्नर में खड़ा होकर चियांग किंग के इन पागलों वाले बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा था, अंदर ही अंदर उसके मजा ले रहा था। जुओ बोयू ने चियांग किंग की बॉडी में जो हर्पीज वाला वायरस इंप्लांट किया था, वो आखिरकार उभर के बाहर आ गया था और ऐसा लगता था कि अब शेन लैंग के एक्ट करने का टाइम आ गया था। अचानक कियांग किंग के सिर में बड़ा ही तगड़ा दर्द होने लगा और इंटेंस डिजीनेस आने के कारण वो जमीन पर गिर गया। उसके बाद एक भयंकर घबराहट होने लगी। उसे ऐसी फीलिंग आने लगी जैसे उसने आज जो भी खाया है वो उल्टी होने ही वाली थी। अब क्या करे? उसकी अब कौन जान बचा सकता था? अचानक उसके दिमाग में शेन लैंग का नाम आया और जल्दी से उठकर वो शेन लैंग से भीख मांगने लगा।
शेन लैंग, क्या तुम वाकई स्मॉल पॉक्स क्योर नहीं कर सकते थे? मैं तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो दे दूंगा, बस मुझे बचा लो प्लीज। शेन लैंग मुस्कुराया और बोला, योर मैजेस्टी, मेरे पास सच में स्मॉल पॉक्स को ठीक करने की डिवाइन मेडिसिन है, पर अब आपका ट्रीटमेंट करने के लिए मुझे एक नहीं बल्कि 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। इस पॉइंट तक कियांग किंग जिंदा रहने के लिए इतना डेस्परेट हो चुका था कि वो किसी तरह अपना गुस्सा पी रहा था और शेन लैंग को अपनी बातें रखने दे रहा था। शेन लैंग ने लुओ यान की तरफ इशारा किया और बोला, सबसे पहले इस औरत को मार दो। इसने मुझे जान से मारने के सारे तरीके आजमा लिए हैं और मैं नहीं चाहता कि ये मेरे आपके ट्रीटमेंट करने के दौरान वहां मौजूद रहे। हो सकता है ये पीछे से मेरी कोशिशों को सैबोटाज करने का कोई तरीका ढूंढ ले। इसे मारकर ही मैं फुल्ली अपनी काम पर फोकस कर सकूं। ये सुनकर लुओ यान शॉक में चली गई। योर मैजेस्टी, ये शेन लैंग एक नो का धोखेबाज है, आपको उसके झूठ पर किसी हाल में यकीन नहीं करना चाहिए। शेन लैंग स्कॉफ करने लगा और उसने कंटिन्यू किया, योर मैजेस्टी, लुओ यान बस एक औरत है जिसे आपने उठा रखा है और वाकई उसके और ज़ो बोयू के रिश्ते थोड़े गंदे थे, जिसने श्योर आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया होगा। जहां तक मेरी मेडिकल स्किल्स का सवाल है, आप किसी से भी पूछ लीजिए कि डीमनस चो यावेर की अजीब सी बीमारी और यूए किंगडम की प्रिंसेसेस निंग लुओ और निंग यान की बीमारियां कौन ठीक कर पाया, जो दुनिया में किसी की पहुंच में नहीं थी। भला कौन ठीक कर पाता उन्हें? वो सब सिर्फ और सिर्फ मेरी इन पावरफुल मेडिकल स्किल्स की बदौलत हो पाया। शेन लैंग के स्पीच के बाद कियांग किंग उस पर पूरी तरह से विश्वास कर गया और कोल्ड नजरों से लुओ यान की तरफ मुड़ गया। घटिया औरत, मुझे बता, क्या ये स्मॉल पॉक्स जो मैं झेल रहा हूं ये तेरा और उस सॉर्सरर ज़ुओ बोयू का मुझे हार्म करने का डिलिबरेट प्लॉट था? ये बोलकर वो उसकी तरफ बढ़ा। ये देखकर लुओ यान इतनी ज्यादा टेरिफाइड और वहां से भाग जाना चाहती थी, पर लगता था कि जैसे उसके पैर जमीन पे कीलों की तरफ फंस गए थे और वो वहां से हिल नहीं पा रही थी। वो डर से पैनिकिंग हुए चिल्लाई, योर मैजेस्टी। उस वक्त कियांग किंग ने लुओ यान को नेक से दबोच लिया और हवा में उठा दिया। फिर एक स्नैप की आवाज आई और इसी के साथ हिडन ओरिजिन सोसाइटी की वो दोनों पॉन्स को इस दुनिया से कंप्लीटली निकाल दिया गया। उसके बाद कियांग किंग ने लुओ यान की डेड बॉडी को किसी ट्रैश की तरफ वही फेंक दिया और शेन लैंग की तरफ पलटा, थोड़ा सा मस्का लगाते हुए बोला, क्या अब तुम मेरा स्मॉल पॉक्स ठीक कर सकते हो? शेन लैंग ने उंगली घुमाई और बोला, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं। तुम्हें अभी भी मेरे वो कन्फेशन लेटर लिखना है और उसे यू किंगडम की कैपिटल सिटी में जल्दी से जल्दी भेज देना है। ये सुनते ही चियांग किंग फिर से गुस्से में एक्सप्लोडेड हुआ। क्राउन प्रिंस अरुताई ने इस पनिशमेंट के लिए शेन लैंग की टंग को निकालने की इंटेंशन से अपनी स्वॉर्ड निकाली, पर किसी की उम्मीदों के उलट शेन लैंग ने जोर से शार्प टोन से चिल्लाया, योर मैजेस्टी, आपका क्राउन प्रिंस मुझे आपका ट्रीटमेंट करने से रोकना चाहता है। वो वाकई चाहता है कि आप मर जाएं। ये स्टेटमेंट सुनकर चियांग किंग का सस्पिशन इमीडिएटली जाग उठा। शेन लैंग अपनी जगह सही था। अगर मैं मारा जाता हूं तो इसका मतलब सीधा है कि अरुताई को नया चियांग किंग बनने का मौका मिल जाएगा। इसके अलावा उसे एक बार स्मॉल पॉक्स पहले ही हो चुका था, इसलिए अब वो इससे दोबारा इन्फेक्टेड होने वाला नहीं था। उसने गुस्से से अरुताई को अक्यूज किया, अरुताई, क्या तू चाहता है मैं मर जाऊं? अभी यहां से निकल। अरुताई के जाने के बाद कियांग किंग वापस शेन लैंग की तरफ मुड़ गया और बोला, मैं ये कन्फेशन लेटर लिखने को तैयार हूं, पर याद रखना, अगर तुम्हारे इस ट्रीटमेंट ने आज रात असर नहीं किया तो मैं तुझे अपनी इस पैदाइश के दिन को याद रखने पर रिग्रेट करने को मजबूर कर दूंगा। फिर उसने किसी को और पेपर और इंक लाने का ऑर्डर दिया और वो कन्फेशन लेटर लिख दिया। इस तरह से शेन लैंग का वो फर्स्ट टास्क भी पूरा हो चुका था। लेटर को सेफली रख लेने के बाद शेन लैंग ने चियांग किंग को बोला, अब जाकर मेरे लिए एक साफ सुथरे रूम को प्रिपेयर करो, हम तुम्हारा ट्रीटमेंट तुरंत शुरू करेंगे। कुछ ही देर में शेन लैंग उन्हें प्रिपेयर किए गए रूम में एंट्री ले रहा था। सबसे पहले उसने लाइम पाउडर से जमीन पे एक ताइजी डायग्राम ड्रॉ किया और उसके बाद निकोटीन घास से बनी एक अगरबत्ती को जला दिया। शेन लैंग की इन जादुई टाइप वाली हरकतों को देखकर कियांग किंग को अचानक लगने लगा कि शेन लैंग ज़ुओ बोयू से काफी गुना ज्यादा पावरफुल था। उनका रिएक्शन देखकर शेन लैंग को अपने अंदर हंसने से रोकना मुश्किल था। क्यों, क्या तुम्हें इस निकोटीन घास की सेंट पसंद आई? कुछ ही पलों में ये शेन लैंग तुम्हारे इन्हीं नए वर्ल्ड के डोर्स के रास्ते पर ले जाएगा। कियांग किंग के अंदर का फेक स्मॉल पॉक्स वायरस आखिरकार इरप्ट हो चुका था। हमारे शेन लैंग ने फिर एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और कियांग किंग का इलाज करने के लिए एक विच डॉक्टर बन गया, इसलिए वो चियांग किंग के पास उसकी देखभाल करने आ गया। उसी वक्त थोड़ी देर पूजा पाठ करने का नाटक करने के बाद वो खड़ा हुआ एक डार्क सूप का बोल उठाया और बोला, योर मैजेस्टी, कृपया ये डिवाइन मेडिसिन पी लीजिए। तभी जिसकी शेन लैंग के साथ थोड़ी पुरानी दुश्मनी थी, उसने चियांग किंग का रास्ता रोकते हुए कहा, शेन लैंग, पहले तुम इस मेडिसिन को टेस्ट करो, क्या पता तुमने इसमें पॉइजन मिला दिया हो। ये सुनने के बाद शेन लैंग ने बिना एक भी वर्ड कहे डायरेक्टली स्पून उठाई और उसे पी लिया। ऑफ कोर्स ये सिर्फ उसका होममेड एनेस्थीसिया पाउडर था। वो इस वक्त चियांग किंग को पॉइजन देने की बेवकूफी थोड़ी करता। करीब 15 मिनट बाद शेन लैंग को वहां खड़े होकर स्माइल करता देख कियांग किंग के सारे डाउट्स क्लियर हो गए और उसने बोल उठाकर मेडिसिन पी ली। जैसे ही उसने इसे पिया, उसकी बॉडी में इंस्टेंटली एक अजीब सी सेंसेशन दौड़ गई। ये शेन लैंग वाकई इंप्रेसिव है। मैंने अभी मेडिसिन पी और मुझे अब पेन ऑलमोस्ट फील ही नहीं हो रहा है। मेडिसिन का असर शुरू होते देख शेन लैंग टर्न हुआ और उसने लोगों से चियांग किंग के कपड़े उतरवाए ताकि ट्रीटमेंट का नेक्स्ट स्टेप शुरू किया जा सके। इस टाइम चियांग किंग की बॉडी पर जो वेरिसेला ब्लिस्टर्स निकले हुए थे वो बहुत टेरिफाइंग लग रहे थे। अगर शेन लैंग अपनी पास्ट लाइफ में एक सर्जन नहीं होता तो शायद वो इतना भयानक नजारा देख ही नहीं पाता। ये ह्यूमन हर्पिस वायरस सिर्फ देखने में डरावना लगता है। अगर इसे मॉडर्न मेडिकल मेथड से ट्रीट किया जाए तो सिर्फ लुबिप्रोस्टोन के साथ एसाइक्लोविर की जरूरत होती। ऑफ कोर्स ये मेडिसिन यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन शेन लैंग तो एक मिराकुलस डॉक्टर है, तो ऐसी छोटी सी बात उसे कैसे रोक सकती थी। उसने अपने पास से एक बहुत ही शानदार जेड बॉटल निकाली जिसे उसने स्पेशली हर्पिस को ट्रीट करने वाले हर्बल ऑइंटमेंट से बनाया था। ग्लव्स पहनकर उसने वो ऑइंटमेंट चियांग किंग की बॉडी पर अप्लाई करना शुरू कर दिया। क्योंकि उस ऑइंटमेंट में मेंथॉल और बोनियोल था, उसकी ठंडक और राहत से चियांग किंग के मुंह से अपने आप एक कंफर्टेबल साई निकल गई। मेडिसिन के असर के साथ मिलकर कियांग किंग को डीप स्लीप में जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा।
इस वक्त अरुताई अचानक शेन लैंग के पास आया और धीरे से बोला, मिस्टर शेन, क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकते हैं? इतना पोलाइट एटीट्यूड देखकर शेन लैंग सरप्राइज हो गया, पर वो अरुताई के पीछे बाहर चला गया। घर के बाहर अरुताई ने पहले रिस्पेक्ट के साथ बो किया और बोला, मिस्टर शेन, क्या ये सच में आपके डिवाइन स्मॉल पॉक्स ट्रीटमेंट का आखिरी डोज है? कियांग किंगडम के पैलेस के बाहर काउंटलेस आम लोग स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड हैं। क्या आपके पास उन्हें बचाने का कोई और तरीका है? शेन लैंग थोड़ी देर सोच में पड़ गया, फिर बोला, हाँ, ये डिवाइन मेडिसिन का लास्ट डोज है। लेकिन शेन लैंग थोड़ा रुका और फिर बोला, हालांकि मैं उनकी मदद नहीं कर सकता जिन्हें ऑलरेडी स्मॉल पॉक्स हो चुका है, पर मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे ये इंश्योर हो जाएगा कि जिन्हें इन्फेक्शन नहीं हुआ है उन्हें कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। ये सुनते ही अरुताई एक्साइटमेंट में बोल पड़ा, क्या यंग मास्टर शेन का मतलब ये है कि आपके पास कियांग किंगडम को हमेशा के लिए स्मॉल पॉक्स के खतरे से छुटकारा दिलाने का तरीका है? शेन लैंग ने सिर हिलाया और कहा, तुम कुछ ऐसे स्लेव्स को ला सकते हो जिन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ है। मुझे उनमें डिवाइन मेडिसिन वैक्सीन इम्प्लांट करने दो ताकि मैं ये प्रूव कर सकूं। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो तुम मेरा सिर काट सकते हो। शेन लैंग का इतना सॉलिड प्रॉमिस सुनकर अरुताई तुरंत घुटनों पर बैठ गया और बोला, थैंक यू मिस्टर शेन, पुरानी दुश्मनी को भुलाकर मेरे हजारों चियांग लोगों को बचाने के लिए। आपकी इस महान दया और एहसान को मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर आप सच में हमें स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक से हमेशा के लिए छुटकारा दिला देते हैं तो जिन फैमिली चियांग किंगडम की सबसे बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी। ये सुनने के बाद शेन लैंग ने डायरेक्टली पूछा, क्या हम यू किंगडम में आपके किंगडम के सोल पार्टनर के रूप में सू फैमिली को रिप्लेस कर सकते हैं? इस पर अरुताई के चेहरे पर परेशानी दिखी और वो बोला, मिस्टर शेन, मुझे डर है कि मैं इस वक्त उन्हें कंप्लीटली रिप्लेस करने के लिए अग्री नहीं हो सकता। जब तक मेरे पिता राज कर रहे हैं कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं कह सकता। शेन लैंग तुरंत उसका इशारा समझ गया और फिर बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा। मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा, लेकिन मेरी 2 कंडीशंस हैं जो मुझे उम्मीद है क्राउन प्रिंस मान लेंगे। अरुताई ने जवाब दिया, कृपया बताइए। शेन लैंग बोलता गया, पहला, मैं चाहता हूं कि डंजन में बंद यू किंगडम के स्लेव्स के ग्रुप को सबसे पहले वैक्सीन दी जाए और उसके बाद वो मेरे साथ वापस यू किंगडम चलेंगे। मेरी दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि आप चियांग किंगडम में एक खाली प्लॉट पर जल्द से जल्द एक यू किंगडम टेंपल बनवाएं। ये सुनकर अरुताई ने हल्के से तेवर चढ़ाए। चियांग किंगडम में हजारों की जान बचाने के कंपैरिजन में टेंपल बनाना एक बहुत सिंपल टास्क है, लेकिन चियांग किंगडम के लोग हेवनली गॉड की पूजा करते हैं और वो किसी दूसरे भगवान को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर ये टेंपल सच में बन गया तो ज्यादा से ज्यादा इसे जला दिया जाएगा और बुरी हालत में इससे बगावत और हंगामा हो सकता है। भले ही मेरे पिता और मैं आपकी रिक्वेस्ट मान लें, पर चियांग किंगडम के लोग नहीं मानेंगे। शेन लैंग ने एक पल के लिए सोचा, ये समझते हुए कि ये एक मुश्किल इशू है, और फिर बोला, तो फिर कृपया क्राउन प्रिंस से कहो कि पैलेस के बाहर उस खाली जमीन पर एक बड़ा घर बनवा दें। इसे टेंपल बोलने की या इसमें मूर्तियां रखने की जरूरत नहीं है। मैं इसका यूज लोगों को स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लगाने के लिए करूंगा। अगर ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर हमें कियांग किंगडम को बचाने के बारे में अब और कोई बात नहीं करनी चाहिए। ये सुनने के बाद अरुताई फिलहाल के लिए बस अग्री ही कर पाया। ये बनेगा या नहीं ये कियांग किंग को इन्फॉर्म करने के बाद उनके डिसीजन पर डिपेंड करेगा। 6 घंटे बाद आखिरकार कियांग किंग उठ गया। इस वक्त उसकी बॉडी की डिस्कम्फर्ट पिछले दिन से कहीं ज्यादा कम हो चुकी थी और उसकी बॉडी के मोस्टली ब्लिस्टर्स भी गायब हो गए थे। मिरर में खुद को देखकर कियांग किंग खुशी से झूम उठा। शेन लैंग वाकई एक डिवाइन डॉक्टर है। इतना डेंजरस स्मॉल पॉक्स और फिर भी सिर्फ एक रात में ऑलमोस्ट ठीक हो गया। आवाज सुनकर शेन लैंग और अरुताई अंदर आए और शेन लैंग बोला, योर मैजेस्टी, इतना ज्यादा एक्साइटेड मत होइए। अगर आप फुली रिकवर होना चाहते हैं तो आपको करीब 10 दिनों तक शांति से रेस्ट करना पड़ेगा। ये सुनकर चियांग किंग और भी खुश हो गया। शेन लैंग, तुम वाकई रिमार्केबल हो। जब तक तुम मुझे ठीक कर सकते हो मैं तुम्हें बहुत बड़ा रिवॉर्ड दूंगा। लेकिन जैसे ही उसके मुंह से ये अल्फाज निकले उसे अचानक चक्कर आने लगा और फिर उससे अपनी पूरी बॉडी में एक इंटेंस हीट फील हुई। ये देखकर अरुताई ने जल्दी से अपना हाथ चियांग किंग के माथे पर रखा। ये तो बहुत गर्म है फादर, आपको फीवर है। शेन लैंग ने जल्दी से कहा, योर मैजेस्टी, पैनिक मत कीजिए। ये बस डिवाइन मेडिसिन आपकी बॉडी में स्मॉल पॉक्स से फाइट कर रही है। हमें बस टेम्परेचर को कंट्रोल करना है ताकि ये ज्यादा हाई ना हो जाए। लेकिन अगर इसे ठीक से कंट्रोल नहीं किया गया तो ये डायरेक्टली ब्रेन को डैमेज कर सकता है या अंधापन और बहरापन ला सकता है। कियांग किंग डर गया और उसने हड़बड़ी में शेन लैंग को अपना फीवर कम करने के लिए बुलाया। शेन लैंग ने पास खड़े चियांग किंगडम के 2 डॉक्टर्स पर नजर डाली और बोला, फीवर कम करने का मेथड सिंपल है, बस अपनी कंट्री की मेडिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करो। चियांग किंगडम के डॉक्टर्स बोले, हमारा मेथड ब्लड लेटिंग थेरेपी है। शेन लैंग ने तुरंत सिर हिलाया, तो फिर प्रोसीड कीजिए। लेकिन डॉक्टर्स की 2 बार ब्लड लेटिंग करने की हड़बड़ी भरी कोशिशों के बावजूद कियांग किंग का हाई फीवर अभी भी कम नहीं हुआ। शेन लैंग ने अपने मन में हंसते हुए सोचा, ऑफ कोर्स ये बेकार है। अगर ब्लड लेटिंग से हाई फीवर ठीक हो जाता तो मॉडर्न सोसाइटी में हमें हॉस्पिटल्स की क्या जरूरत होती। कियांग किंग को बहुत गुस्सा आ गया, तुम दोनों बिल्कुल यूजलेस हो, एक फीवर भी ठीक नहीं कर सकते, तुम्हारा क्या फायदा। इस पॉइंट पर शेन लैंग आगे आया और बोला, योर मैजेस्टी, लगता है आपका हाई फीवर कोई आम फीवर नहीं है, इसलिए ट्रेडिशनल ब्लड लेटिंग इफेक्टिव नहीं हो रही है। टेम्परेचर नीचे लाने के लिए इसका इलाज मेरे हाथ में मौजूद इस 1000 साल पुरानी कोल्ड आयरन नीडल से करना पड़ेगा। ये प्रूव करने के लिए कि नीडल टॉक्सिक नहीं है, शेन लैंग ने न सिर्फ क्राउन प्रिंस और डॉक्टर्स को इसे इंस्पेक्ट करने दिया बल्कि जानबूझकर इससे अपने ही आम पर कट भी लगाया। बार बार वेरिफिकेशन करने के बाद आखिरकार कियांग किंग रिलैक्स हुआ और उसने शेन लैंग को पर्सनली ब्लड लेटिंग करने की इजाजत दे दी। फिर शेन लैंग ने दवा का एक छोटा पैकेट निकाला। ये उसका अपना एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग था जो फीवर कम करने की भी था। इस बार कियांग किंग को शेन लैंग पर पूरा ट्रस्ट था। उसने बिना कुछ कहे मेडिसिन का बोल लिया और उसे पूरा पी गया। शेन लैंग ने कोल्ड आयरन नीडल निकाली और चियांग किंग पर ब्लड लेटिंग करने की प्रिपरेशन करने लगा। ऑफ कोर्स वो इतना मेहरबान नहीं था कि चियांग किंग को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा था। असल में ये नीडल एक ट्रिक थी। ये एक हॉलो नीडल थी।
नीडल की ट्यूब में एक मैग्नेटिक मैकेनिज्म लेयर थी जिसमें 1 मिलीमीटर के डायमीटर वाले साइनाइड आयन बॉल स्टोर थे। बैक टू द पॉइंट, शेन लैंग ने ध्यान से चियांग किंग की स्किन पर कट लगाया और उसकी बॉडी के अंदर 4 हाईली पॉइजनस साइनाइड बॉल्स इंप्लांट कर दिए। काफी ट्रायल्स के बाद शेन लैंग ने यह पता लगा लिया था कि ये बॉल्स करीब 2 महीने में रस्ट खाकर टूट जाएंगी। तब तक पॉइजन पूरी तरह फैल चुका होगा और उसके बाद तो कोई भगवान भी उसे नहीं बचा पाएगा। अभी मुझे थोड़ा और तुम्हारा यूज करने दो। 2 महीने बाद तुम्हारी मौत सू फैमिली को खत्म करने का मेरे लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। शेन लैंग के ट्रीटमेंट के अंडर चियांग किंग का फेक स्मॉल पॉक्स बहुत जल्दी इंप्रूव हो गया। सिर्फ 2 दिन बाद ही चियांग किंग की बॉडी पर सिम्टम्स 80% तक कम हो गए थे। तब से चियांग किंग ने शेन लैंग के मेडिकल स्किल्स को प्रोफाउंडली रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया था। इस पीरियड में शेन लैंग ने एक और लकी चीज नोटिस की। चियांग किंग और क्राउन प्रिंस अरुताई को निकोशियाना के इन्फ्लुएंस में टोबैको की आदत लग चुकी थी। चियांग किंग और उसके बेटे को यह यकीन दिलाने के लिए कि स्मोकिंग हार्मलेस है और उनकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, शेन लैंग कभी कभी उनके साथ स्मोक करने बैठ जाता था, हालांकि वो बस नाटक कर रहा होता था। जल्दी ही ट्रीटमेंट के 8th दिन चियांग किंग ऑलमोस्ट पूरी तरह से रिकवर हो चुका था। इसे सेलिब्रेट करने के लिए चियांग किंग ने स्पेशली शेन लैंग और बाकी सब के लिए एक बैंकेट रखी। खाने के दौरान चियांग किंग ने अचानक पूछा, शेन लैंग, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम मेरे चियांग लोगों की बॉडीज में अपनी वैक्सीन इंप्लांट कर सकते हो जिससे ये इंश्योर हो जाए कि उन्हें कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होगा? शेन लैंग ने हम्बली बो किया और उसकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। ये देखकर चियांग किंग ने अपनी सिगरेट का एक डीप कश लिया और बोला, अरुताई ने मुझे बताया कि तुम्हारी कंडीशन है कि हमारे लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए चियांग किंगडम में एक बड़ा टेंपल बनवाया जाए। ये तो बहुत सिंपल है। इतने लोगों की जान बचाने के लिए एक टेंपल बनवाना तो बहुत छोटी बात है। चलो सब कुछ वैसे ही करते हैं जैसे तुम कहते हो। ये सुनकर शेन लैंग बहुत ज्यादा खुश हुआ और बार बार उन्हें थैंक्स बोलने लगा। इसके साथ ही किंग ऑफ यू की तरफ से रिक्वेस्ट किए गए कन्फेशन लेटर और टेंपल कंस्ट्रक्शन का मैटर स्मूथली और सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। उसी रात बाद में शेन लैंग को पहली बार पैलेस से निकलने का मौका मिला और वो यू किंगडम डेलीगेशन के रेजिडेंस में चला गया। उसका प्लान आराम से रेस्ट करने का था, लेकिन जैसे ही उसने रूम में एंटर किया उसे एक जानी पहचानी और इंचेंटिंग फ्रेग्रेंस महसूस हुई। क्योंकि अंदर अंधेरा था, शेन लैंग ने इंस्टिंक्टिवली अपनी एक्स-रे विजन एक्टिवेट कर ली, पर जब उसने देखा कि कॉर्नर में कौन बैठा है तो वो चौंक गया। ये कोई और नहीं बल्कि गॉडेस शू यिन द ग्रैंड मास्टर थी। हालांकि वो बहुत बीमार लग रही थी। शेन लैंग के एग्जामिनेशन में उसने देखा कि शू यिन पूरी तरह शिवर कर रही थी। उनकी हार्ट बीट बहुत तेज थी, ब्रीदिंग इरेगुलर थी और उनका कोर टेम्परेचर बहुत हाई था, जबकि उनके हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे थे। ये देखकर शेन लैंग एंग्शियस हो गया। उसे लगा कहीं इन्हें स्मॉल पॉक्स तो नहीं हो गया। जैसे ही वो उनके पास जाकर पूछने वाला था, शू यिन की वीक आवाज ने उसे रोक दिया। यंग मास्टर शेन, करीब मत आना और कोई लैंप मत जलाना। आप फिक्र मत कीजिए, मुझे स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ है। मुझे अपनी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए और मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। हालांकि शेन लैंग परेशान था, पर वो पास में वेट करने के अलावा कुछ और नहीं कर सकता था। अजीब बात यह थी कि आसपास की फ्रेग्रेंस अचानक और ज्यादा स्ट्रांग हो गई, जिससे उसे शक होने लगा कि शू यिन की फिजिकल कंडीशन का इस सेंट से कुछ रिलेशन हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ सोच पाता, शू यिन की बॉडी अचानक बुरी तरह से शिवर करने लगी। इस अचानक सिम्टम ने शेन लैंग को डरा दिया। उसने सुना कि शू यिन अपनी बॉडी के पेन की आवाजों को सप्रेस कर रही थी, जिसने उसे और भी ज्यादा वरीड कर दिया। जैसे जैसे शू यिन के आसपास की फ्रेग्रेंस और स्ट्रांग हुई, उनकी बॉडी की शेकिंग इतनी तेज हो गई कि पूरा घर रेजोनेट करने लगा। उस वक्त शेन लैंग डर के मारे और खड़ा नहीं रह सका। उसने आगे बढ़कर शू यिन का हाथ पकड़ने का इरादा किया। शेन लैंग को अनएक्सपेक्टेडली रियलाइज हुआ कि हालांकि शू यिन को बहुत तेज बुखार था, पर उनके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। शेन लैंग की वार्मथ महसूस होते ही शू यिन इस डर से कि कहीं उसने शेन लैंग को नुकसान ना पहुंचा दे, जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचा लिया। लेकिन अपनी करंट कंडीशन में वो अपने मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने पास पड़े एक स्टोन स्टूल को कस के पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि एक हाथ स्टोन का टुकड़ा सच में क्रश्ड होकर पाउडर बन गया। शेन लैंग ने शू यिन के हाथों के नीचे उस पत्थर को चूर चूर होते देखकर डर से एक सहरन महसूस की। कितनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ है। अगर मैंने जल्दी से अपना हाथ ना हटाया होता तो आज मेरा हाथ क्रश हो चुका होता। ये देखकर शू यिन के पास अपनी इनर स्ट्रेंथ का यूज करके बॉडी के पेन को सप्रेस करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था और उसने सॉफ्टली शेन लैंग को कंफर्ट करते हुए कहा, यंग मास्टर शेन, डरिए मत, बस पीछे रहिए, मैं इसे थोड़ी देर और सह सकती हूँ। पूरे आधे घंटे बाद शू यिन जो पेन सफर कर रही थी वो आखिरकार थोड़ा कम हुआ। उसने एक ठंडी और डेंस फ्रेग्रेंस छोड़ी और शेन लैंग उस कूल और इंचांटिंग सेंट को सूंघते हुए इंस्टिंक्टिवली कांप गया। ये बहुत फ्रेग्रेंट है। ये सेंट तो किसी को भी अपने अंदर खोने पर मजबूर कर सकती है, जहां से बाहर निकलना नामुमकिन हो। उसी पल शू यिन ने अचानक कहा, यंग मास्टर शेन, अब आप लैंप जला सकते हैं। जैसे ही शेन लैंग ने रूम में कैंडल जलाई, शू यिन की ग्रेसफुल फिगर धीरे धीरे इनर चेंबर से बाहर आई। घर के अंदर भी उन्हें वेल पहने देखकर शेन लैंग थोड़ा क्यूरियस हुआ। शू यिन ने अचानक अपना वेल उठाया और बोली, मैं वेल इसलिए पहनती हूँ क्योंकि मेरा फेस फ्रोजन है। मैं इसलिए हाइड करती हूँ ताकि किसी और को इससे डर न लगे। जैसे ही शेन लैंग ने शू यिन का फेस देखा, वो उनकी ब्यूटी देखकर दंग रह गया। कितना पियरलेसली ब्यूटीफुल फेस है इनका। लेकिन उनका फेस सच में फ्रोजन था। जब वो बोल रही थी तब भी उनके लिप्स मूव नहीं हो रहे थे। उसका ये रिएक्शन देखकर शू यिन ने एक बिटर स्माइल दी। मैं पॉइजन हूँ और ये एक इनक्यूरेबल पॉइजन है। पॉइजन वर्ड सुनकर शेन लैंग रियलिटी में वापस आया और उसने तुरंत उनकी पूरी बॉडी को स्कैन करने के लिए अपनी एक्स-रे विजन एक्टिवेट कर ली। हैरानी की बात थी कि हेड से लेकर टो तक थरो एग्जामिनेशन के बाद भी उसे पॉइजनिंग का कोई साइन नहीं मिला। ब्लड में कोई हैवी मेटल नहीं था और ब्रेन में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट भी नहीं। ये सोचकर कि कहीं उससे कोई चीज मिस ना हो गई हो, शेन लैंग ने शू यिन से उनकी फिंगर से ब्लड की कुछ ड्रॉप्स देने को कहा। हालांकि टेस्टिंग के बाद उनके ब्लड में भी कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं दिखी। शेन लैंग पजल था। इस वर्ल्ड में आने के बाद ये पहली इनक्यूरेबल कंडीशन है जो मेरे सामने आई है। मजबूर होकर वो शू यिन से सिर्फ यही पूछ सका कि आखिर उन्हें ये पॉइजन किसने दिया था। शू यिन एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर बोली,
ये ग्रेट फ्लेम एम्पायर के वेस्ट में मौजूद फ्लोटिंग माउंटेन से था। ये बिल्कुल स्काइज एंड सी पवेलियन की तरह ही फेमस है। मेरी उनसे एक दुश्मनी चल रही थी और जब मैंने उनके लोगों को मारा उसके तुरंत बाद ही मुझे लगा कि मैं इस इनक्यूरेबल पॉइजन का शिकार हो चुकी हूं। शेन लैंग और पूछना चाहता था, लेकिन तभी बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई, यंग मास्टर शेन, क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर आएंगे? कोर्टयार्ड में जाकर जब उसने देखा तो वहां झोंग चुके खड़ा था और उसके कंधे पर एक ट्रैवल बैग था। झोंग चुके के फेस पर बहुत ज्यादा थकावट थी और वो बोला, यंग मास्टर शेन, अभी तक तो आप मेरी बहन की हालत समझ चुके होंगे। शायद उसके पास बस 10 दिन बचे हैं। मेरा प्लान फ्लोटिंग माउंटेन जाने का है ताकि मैं उसके लिए वहां से एंटीडोट ला सकूं। मैं किसी और पर उसकी केयर के लिए भरोसा नहीं कर सकता। मैं उन्हें आपके हवाले कर रहा हूं। अगर मैं सच में वापस ना आ सका तो प्लीज मेक श्योर कि वो अपने आखिरी दिन खुशी से बिताएं। और बिग फूल के बारे में अपने डिसाइपल का जिक्र आते ही झोंग चुके ने बहुत ही दुख के साथ कहा, अगर मैं वापस ना आया तो प्लीज बिग फूल को ली क्यांग्यू के हवाले कर देना। उसकी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। बोलने के बाद उसने एक नोटबुक पकड़ाई और कंटिन्यू करते हुए बोला, इसमें मार्शल आर्ट्स की सारी डिटेल्स हैं जो मैंने बिग फूल के लिए समराइज की है। वक्त आने पर इसे ली क्यांग्यू को दे देना। झोंग चुके को अपने आखिरी अरेंजमेंट्स करते हुए देखकर शेन लैंग थोड़ा इमोशनल हो गया। अब बिना फिक्र किए जाइए, मैं यहाँ ग्रैंड मास्टर जू यिन को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। झोंग चुके ने एक उदास स्माइल दी और अपना सिर हिलाया। ये फ्लोटिंग माउंटेन का पॉइजन है। जब तक वो खुद इसका एंटीडोट ना दे इसका इलाज पॉसिबल नहीं है। अब मेरी बहन अपनी नेक से ऊपर का हिस्सा हिला भी नहीं सकती और जल्दी ही ये पूरी बॉडी में फैल जाएगा जब तक कि वो पूरी तरह फ्रीज ना हो जाए। जब वो खुद की टेक केयर भी नहीं कर पाएंगी तो प्लीज उनकी देखभाल के लिए किसी लड़की का इंतजाम कर देना। मैं अपनी बहन से जुड़ा सब कुछ आपके हवाले करता हूँ, लेकिन अगर वो सच में मेरे वापस आने का वेट ना कर पाई तो उन्हें डिग्निटी के साथ इस दुनिया से जाने देना। और एक उदास दिल के साथ उसने दृढ़ता से उस अनजान सफर की तरफ रुख कर लिया ताकि वो एंटीडोट ढूंढ सके। अगली सुबह जैसे ही शेन लैंग पैलेस के बाहर आइसोलेशन रूम की तरफ जा रहा था, बिग फूल भागते हुए रोया और उसके सामने घुटने टेक दिए। सेकंड फूल, प्लीज मेरी वाइफ को बचा लो। तुम कई दिनों से यहाँ नहीं आए और मेरी वाइफ का फीवर भी अब तक कम नहीं हुआ है। मुझे डर है वो नहीं बचेगी और अगर वो मर गई तो मैं भी नहीं जीना चाहता। ये कहने के बाद वो शेन लैंग के आगे सर झुकाने वाला था। शेन लैंग ने उसे रोकने की कोशिश की पर बिग फूल की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि रिजल्ट में शेन लैंग भी घुटनों पर बैठ गया। हालांकि शेन लैंग थोड़ा इरिटेटेड था, लेकिन बिग फूल का ये डेस्परेट लुक देखकर उसने फिर भी उसे तसल्ली दी। बिग फूल, तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। मैं अरुणाना को कुछ नहीं होने दूंगा। बिग फूल ने जोर से सिर हिलाया पर फिर भी चिंता में बोला, सेकंड फूल, मेरी वाइफ की बॉडी आग की तरह जल रही है और वो बहकी बहकी बातें कर रही है। क्या वो सच में ठीक है? शेन लैंग चौंक गया। हाई फीवर स्मॉल पॉक्स का एक टिपिकल सिम्टम था, लेकिन बिग फूल की इंटेलिजेंस को देखते हुए वो ये कैसे जज कर सकता था कि अरुणाना बहकी बहकी बातें कर रही है? कंफ्यूज होते हुए बिग फूल बोलता गया, मेरी वाइफ कहती है कि वो मुझसे प्यार करती है और चाहती है कि मैं उसे छोड़कर ना जाऊं। अगर वो ऐसी बातें कर रही है तो सेकंड फूल, क्या तुम्हें लगता है कि उसके दिमाग पर फीवर चढ़ गया है? ये सुनकर शेन लैंग के पास बोलने को कुछ नहीं बचा। आखिर अरुणाना उस भोले इंसान से डीपली टच जो हुई थी, इस केस में उसने थोड़ी एक्स्ट्रा मदद करने का डिसीजन लिया। ये सोचकर वो सीधे बोला, बिग फूल, क्योंकि तुम अपनी वाइफ को बचाना चाहते हो तो अब मेरी बातें ध्यान से सुनो। अभी जाओ, उसके सारे कपड़े उतारो और फिर गुनगुने ठंडे पानी से उसकी बॉडी को वाइप करो। तुम्हें उसकी स्किन का हर एक इंच वाइप करना है, फिर उसको साफ कॉटन के कपड़े पहनाना। ये काम दिन में एक बार जरूर करना है, बिना भूले, समझे? बोलने के बाद उसने मेडिसिन का एक पैकेट निकाला और दे दिया। याद रखना, ये मेडिसिन हुआंग फेंग से उबालकर उसे पीने को देना। कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें बिल्कुल लाइवली और जंप करती हुई वाइफ वापस कर दूंगा। बिग फूल बार बार कहता गया, ठीक है ठीक है। शेन लैंग के हाथ में वो मेडिसिन का पैकेट देखकर बिग फूल इतना एक्साइटेड हो गया कि वो थैंक यू कहना भी भूल गया और टर्न होकर एक्साइटमेंट में खुशी खुशी आइसोलेशन रूम की तरफ भागा। इस वक्त आइसोलेशन रूम के अंदर अरुणाना उठ चुकी थी और बिग फूल वहां ना होने की वजह से पैनिक होकर तोड़फोड़ कर रही थी। तभी बिग फूल हाथ में वो मेडिसिन का छोटा पैकेट लिए दौड़ता हुआ अंदर आया। वाइफ, सेकंड फूल तुम्हारे लिए मेडिसिन लाया है। इसे पीने के बाद तुम्हारी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बिना अरुणाना के रिएक्शन का वेट किए उसने जाते ही उसके सारे कपड़े फाड़ दिए। ये वही टाइम था जब अरुणाना की बॉडी पर सबसे ज्यादा ब्लिस्टर्स आते थे और उन पॉक्स की वजह से उसकी बॉडी बिग फूल को किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लगती थी। हालांकि बिग फूल ने इस चीज पर कोई ध्यान नहीं दिया और झट से उसके कपड़े उतार दिए। ये अचानक हुआ एक्शन पास खड़े हुआंग फेंग को भी स्टार्टल कर गया, जिस वजह से उसने फटाफट अपना मुंह घुमा लिया। ये अनबिलीवेबल है, बिग फूल जैसा इतना प्योर पर्सन शेन लैंग से थोड़ी देर बात करने के बाद बिल्कुल ऐसी हरकतें कर रहा है। कहीं वो शेन 13 इतने टाइम से उस स्काउंड्रल के साथ है, उस पर भी तो उसका बुरा असर नहीं पड़ गया होगा। एक पल बाद बिग फूल के एक्सप्लेन करने से अरुणाना आखिरकार शांत हुई और उसको अपनी बॉडी वाइप करने दी। हालांकि वो अब भी थोड़ी शाय फील कर रही थी, उसने ग्लैडली और खुशी से इसे मन में एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि ऑफकोर्स वो कोई और नहीं बिग फूल था। इस पॉइंट पर अरुणाना ने अचानक पूछा, बिग फूल, क्या तुम्हें मुझसे इन्फेक्टेड होने का डर नहीं लगता? बिग फूल ने आंसर देने से पहले बिल्कुल नहीं सोचा, जब तक तुम ठीक हो जाओगी वाइफ, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। इन बातों को सुनकर अरुणाना की आंखों से तुरंत आंसू बह निकले। यहां तक कि उसके अपने पेरेंट्स और भाई बहन उसे अवॉइड कर रहे थे, लेकिन ये भोला सा आदमी डर के बिना वहीं टिक कर रहा। ऐसे आदमी के साथ होने से उसे और क्या चाहिए था? इस वक्त इस लविंग सीन को विटनेस करके पास में खड़ी हुआंग फेंग भी बिग फूल के इन एक्शन से बहुत मूव्ड हुई और अपने शेन 13 को मिस करने लगी। आने वाले दिनों में शेन लैंग की केयर के अंडर चियांग किंग कंप्लीटली ठीक हो गया। हालांकि पैलेस के बाहर कियांग लोगों के बीच ये एपिडेमिक काफी एस्केलेट हो रहा था। काउंटलेस लोगों ने पैलेस के बाहर प्रे किया, इस उम्मीद में कि चियांग किंग उन्हें बचा लेगा। क्राउन प्रिंस अरुताई ने इनिशियली सोचा था कि इन इन्फेक्टेड लोगों को पहले की तरह मरवा दे, लेकिन शू यिन ने उसे सख्ती से रोक दिया। इस वजह से सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए चियांग किंग को 5000 लोगों की एक और फौज भेजनी पड़ी। शेन लैंग की रिक्वेस्ट को फॉलो करते हुए और ओवरटाइम काम करके उन्होंने 4 दिन में ही एक लार्ज सिंपल सा टेंपल बनाकर तैयार कर दिया।
क्यांग किंग को एक ग्रैंड गिफ्ट प्रेजेंट करने के बहाने से शेन लैंग ने हेवनली पाथ सोसाइटी के जरिए हजारों मिरर्स मंगा लिए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि मिरर्स की डिलीवरी तो बस एक बहाना था। उन वैगन्स के सीक्रेट कंपार्टमेंट्स में आयरन रॉड्स छुपी थी जिन पर कॉपर वायर लिपटी थी जो उसने स्पेशली बनवाई थी। असल में उसे इन्हीं की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब क्योंकि मटेरियल्स रेडी थे, अब वक्त था कि वो पर्सनली उस न्यूली बिल्ट टेंपल का रिमॉडल करे। रात भर लगातार काम करने के बाद अगले दिन तक उसने उस लार्ज टेंपल को एक सीक्रेट टेंपल में ट्रांसफॉर्म कर दिया। इस वक्त उस सिंपल और सीक्रेट टेंपल के अंदर खड़े होकर और कन्फ्यूशियस की मूर्ति की तरफ देखते हुए शेन लैंग इस एक्साइटेड फीलिंग को रोक नहीं पाया। सक्सेस अब बस करीब है। शेन लैंग इन हजारों चियांग लोगों को सक्सेसफुली बचा लेने के बाद मैं इस पूरी चियांग नेशन का सबसे बड़ा सेवियर बन जाऊंगा। जब रात हुई तो एक हल्के पर्दे के पीछे शू यिन एक वुडन टब में नहा रही थी। वही दूसरी तरफ शेन लैंग जो पूरा दिन बिजी रहा वो रेस्ट नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपने मेडिकल नॉलेज और स्मार्ट ब्रेन का यूज करते हुए शू यिन की बीमारी का कोई स्ट्रेंज कॉज खोजने में लगा था। अपना दिमाग पूरी तरह से दौड़ाने और स्मार्ट ब्रेन का सारा डेटा स्क्रॉल करने के बाद भी उसे इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल सका। शेन लैंग अपनी अकल खो चुका था और ये डिटर्मिन करने में बिल्कुल भी काबिल नहीं था कि शू यिन को आखिर कौन सा पॉइजन लगा है। क्या वो सच में अपनी आंखों के सामने शू यिन को ऐसे मरते हुए देखने वाला था? कोई प्रोग्रेस न होती देख और अपनी खुद की एंग्जाइटी को कम करने के लिए शेन लैंग ने बस शू यिन से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की। आंट शू यिन, आपको मालूम है आपके पास कितने ही दिन बचे हैं, फिर भी आप बिना रुके उन इन्फेक्टेड लोगों की डेली आगे रहकर हेल्प क्यों कर रही थी? क्या इसका रीजन इन लोगों के प्रति आपकी सिंपैथी है? शू यिन एक पल रुकी, फिर जवाब देते हुए बोली, ये अपने पापों के अटोन और उस पर्सन के लिए वर्च्यू इकट्ठा करने के लिए था। हालांकि मैं नहीं जानती वो इंसान अभी जिंदा है या नहीं, पर मेरा दिल ये जानता है कि वो फायर वापस जरूर लौट आएगी। शेन लैंग इन क्रिप्टिक बातों को सुनते ही और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। आप ये क्या बातें कर रही हैं? ये कितना कॉम्प्लिकेटेड और समझने में कितना हार्ड है। हालांकि ठीक उसी मोमेंट अचानक पर्दे के पीछे से एक पेंड मोन सुनाई दी, जिसके तुरंत बाद वही सेंट फिर से हवा में पहले से भी तेजी से फैलती चली गई। शेन लैंग तुरंत अलार्म हुआ। क्या आप पर फिर से अटैक हुआ? आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी को यहां बुला लेता हूं आपको वहां ठीक से साफ करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वो यहां से जाता, शे यिन ने उसको वही टोक दिया, शेन लैंग दूसरों को परेशान करने की जरूरत नहीं। अंदर आओ, मेरी बॉडी वाइप करने और ड्रेस पहनाने में मेरी मदद कर दो, फिर मुझे बेड तक उठाकर छोड़ देना। उनकी इस रिक्वेस्ट से शेन लैंग बिल्कुल दंग रह गया। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? आंट शू यिन आखिरकार एक ग्रैंड मास्टर, एक वुमन है और इस वक्त उनके पास पहनने को भी कुछ नहीं था। अंदर जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। शेन लैंग को अपनी जगह से ना हिलता देख शू यिन उसकी हेजिटेशन समझ गई और बोली, कोई बात नहीं शेन लैंग, मैं जानती हूं तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो, इसलिए अगर तुम देख भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शू यिन की बातें सुनकर शेन लैंग का गला सूख गया और वो इतना नर्वस था कि उसे लगा जैसे उसका दिल निकलकर बाहर आ जाएगा। उसने अपना माइंडसेट एडजस्ट किया, पर्दा पीछे किया और अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही वो टब के पास पहुंचा, अचानक दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई। उसके तुरंत बाद स्नो माउंटेन टेंपल के मंक्स का एक ग्रुप गुस्से में चिल्लाते हुए आया और उन्होंने दरवाजे को लात मारकर खोल दिया। शेन लैंग, तुम्हारी चियांग नेशन में एक यूए किंगडम सीक्रेट टेंपल एस्टैब्लिश करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोगों के फेथ के लिए स्नो माउंटेन टेंपल से कम्पीट कर रहे हो। तुम सच में अपनी मौत को बुला रहे हो। तब के अंदर शू यिन ने शांति से बाहर खड़े मंक्स की प्रेजेंस को सेंस कर लिया था और फिर उसने शेन लैंग से कहा, शेन लैंग, जल्दी से रोब उठाओ और मुझे कवर करो, फिर टब के अंदर आओ और मेरे साथ रहो। शी यिन की ऐसी रिक्वेस्ट सुनकर शेन लैंग चौंक गया, पर जैसे जैसे कदमों की आहट पास आई, उसने प्रोप्राइटी की फिक्र छोड़ दी। जल्दी से शू यिन को रोब से कवर किया और खुद भी टब में कूद गया। लेकिन जैसे ही उसने खुद को संभाला, उसे अचानक अपने पीछे एक सॉफ्टनेस फील हुई। शेन लैंग तुरंत पिघल गया। डैम, सो बिग सो सॉफ्ट। गॉडेस की बॉडी से निकलने वाली उस फ्रेग्रेंस के साथ मिलकर ये सच में इंटॉक्सिकेटिंग और इरिजिस्टिबल था। ऐसा जन्नत जैसा सुकून इतने अनएक्सपेक्टेडली मिल जाएगा उसने सोचा भी नहीं था। पर यह खुशी बस एक पल की ही थी, क्योंकि मंक्स के उस ग्रुप ने अचानक से पर्दा खींचकर हटा दिया। तब में दोनों को एक साथ देखकर वो मंक्स तुरंत एक्साइटेड हो गए। गॉडेस पेड बात के मजे ले रही है। बाहर की दुनिया में इस पाक और पवित्र औरत की जो कहानियां हैं वो सब झूठ हैं। उन घटिया मंक्स के वाइल्ड वर्ड सुनकर शेन लैंग गुस्से से आग बबूला हो गया, पर वो कुछ करने के काबिल नहीं था। उनमें से एक मंक तो आगे भी बढ़ गया और बीमारी से कमजोर हुई जू यिन का फायदा उठाने की कोशिश करने लगा। ठीक उसी वक्त शेन 13 अपनी ट्रूप्स के साथ चार्ज करते हुए अंदर आ गया और उस अत्याचार को होने से रोक दिया। लेकिन शेन लैंग अपनी ट्रूप्स की कैपेबिलिटीज को अच्छी तरह जानता था। यहाँ फाइट शुरू करने का मतलब डायरेक्टली उन्हें मौत के मुंह में भेजना था। कुछ समझ ना आने पर अचानक उसके पीछे से शू यिन बोली, शेन लैंग, अपने आदमियों को पीछे हटने को कहो, फिर तुम और मैं अपनी जगह स्विच करेंगे और अपने कानों को ढकने के लिए मेरे हाथों का यूज करो। एक पल की भी हेजिटेशन के बिना शेन लैंग चिल्लाया, 13, अभी के अभी सबको इस कमरे से बाहर निकालो। शेन 13 हालांकि थोड़ा कंफ्यूज था, पर उसने ऑर्डर ओबे किया और जल्दी से अपने आदमियों को कमरे के बाहर ले गया। शेन 13 अभी भी उलझन में था, पर वो जानता था कि उसका मास्टर कभी खुद का नुकसान नहीं होने देगा, इसलिए उसने बेमन से ही सही पर आज्ञा का पालन किया। ये देखकर उन घटिया मंक्स का ग्रुप जोरों से हंसने लगा। यू किंगडम के लोग वाकई में डरपोक हैं। प्रिटी बॉय, लगता है तुम्हें पता चल गया है कि हम कितने खतरनाक हैं। लेकिन उनकी हंसी के बीच शेन लैंग पहले ही शू यिन के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जगह स्विच कर चुका था और अपने कानों को उसके हाथों से कवर कर लिया था। लीड मंक पीछे मुड़ा और उनकी इन अजीब हरकतों को देखा। जैसे ही वो सोच रहा था कि आखिर चल क्या रहा है, अचानक जू यिन ने अपने गले से एक टेरिफाइंगली हाई पिच सोनिक वेव निकाली। वो साउंड ज्यादा लाउड नहीं था, पर उसकी पेनिट्रेटिंग पावर इतनी स्ट्रांग थी कि वो सीधा घर के आर पार हो गई। यहां तक कि बाहर खड़े सोल्जर्स को भी डिस्कम्फर्ट फील हुआ, जबकि अंदर खड़े उन दर्जनों मंक्स के सर दर्द से फटने लगे और वो दर्द से तड़पने लगे। कुछ ही देर में वो सब नाक, कान और मुंह से खून बहाते हुए जमीन पर गिर पड़े। लेकिन उस मोमेंट पर शू यिन, जो ऑलरेडी बीमारी से बुरी तरह जूझ रही थी, अपनी स्ट्रेंथ की लिमिट तक पहुंच चुकी थी और उसके मुंह से खून निकल आया। शेन लैंग भले ही बहुत फिक्र में था,
पर वो जानता था कि अगर उसने इन ईविल मंक्स को खत्म करने का मौका गवाया तो अगली मौत उन्हीं की होगी। वो बाथटब से बाहर कूदा, बेड के नीचे छुपी एक डैगर निकाली और उन गिरे हुए मंक्स के पास पहुंचा। हालांकि शेन लैंग के पास कोई मार्शल आर्ट स्किल्स नहीं थी, पर एक डिवाइन हीलर होने की वजह से उसके मारने का मेथड बहुत एफिशिएंट था। हर मंक के लिए एक नाइफ, बिना किसी हेजिटेशन के। जैसे ही वो आखिरी वाले को मारने वाला था, उस मंक ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसे होश आ गया। शेन लैंग डर गया और वही फ्रीज हो गया। लेकिन बिल्कुल सही टाइम पर एक बहुत बड़ी फोर्स उस मंक के माथे पर आकर लगी और अगले ही सेकंड उस मंक का सिर फट गया और वो जमीन पर गिर गया। शेन लैंग को इस शॉक से रिकवर होने में थोड़ा वक्त लगा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और पाया कि टब को शू यिन ने अपने पैरों से लात मारी थी और वो अब अंदर अनकंट्रोलेबली कांप रही थी। शेन लैंग बहुत ज्यादा वरीड हो गया और उसकी तरफ दौड़ा। वो बिना सोचे समझ गया कि शू यिन ने उसे बचाने के लिए अपनी आखिरी स्ट्रेंथ का यूज करके अपनी बॉडी की लिमिट्स को तोड़ दिया था, जिसने उसकी पहले से ही सिवियर कंडीशन को और भी ज्यादा खराब कर दिया था। उस वक्त शू यिन की रिजिड और पावरलेस बॉडी को पकड़ना बिल्कुल बर्फ का टुकड़ा पकड़ने जैसा फील हो रहा था। ये देखकर उसने जल्दी से शू यिन को उठाकर बेड पर लिटाया, उसकी बॉडी को ड्राई किया और उसे एक ब्लैंकेट से कवर कर दिया। उसे ठीक से लिटाने के बाद उसने शेन 13 को बुलाया। 13, जल्दी से ग्रैंड मास्टर शू यिन के लिए एक और टब पानी गर्म करो। थोड़ा रुकने के बाद उसने आगे कहा, और हाँ, किसी को कहो कि इन मंक्स की बॉडीज को काटकर वल्चर्स को खिला दे। मुझे लगता है ये सीन जरूर इस सब के पीछे छुपे मास्टरमाइंड को बाहर आने पर मजबूर कर देगा। कुछ ही देर बाद शेन लैंग ने सूखे कपड़े पहने और लोगों को जू यिन को उसके अपने बेडरूम में मूव करने का ऑर्डर दिया। उस मोमेंट पर जू यिन को बेड पर बहुत दर्द में तड़पता देखकर शेन लैंग काफी मूव्ड हो गया और बोला, पहले जो तुमने मदद की उसके लिए थैंक यू। मैं शायद तुम्हारा दर्द कम न कर सकूं, पर मैं तुम्हें थोड़ी वार्मथ जरूर दे सकता हूं। फिर उसने ब्लैंकेट उठाया और शू यिन के बगल में लेट गया, उसे टाइटली होल्ड करते हुए। आधे घंटे की उस तड़प के बाद आखिरकार जू यिन ने एक गहरी सांस छोड़ी, जो उसके टॉक्सिन रिलीज खत्म होने का इशारा था। उसने शेन लैंग की तरफ देखा, धीरे से उसे थैंक यू बोला और फिर बोली, मैंने अभी अपनी बॉडी को अपनी लिमिट से थोड़ा ज्यादा पुश कर दिया, जिस वजह से मुझे काफी डैमेज हुआ है। मुझे अपनी बॉडी को दोबारा क्लीन करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए होगी। आधे घंटे बाद नहाने के बाद शू यिन शांति से बैठी थी और शेन लैंग उसके बालों में कंघी कर रहा था। दोनों तब तक चुप थे जब तक शेन लैंग ने नहीं बोला, काफी रात हो चुकी है, तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम्हारा बेडरूम उन मंक्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो तुम आज रात यहाँ सो सकती हो और मैं बाहर सो जाऊंगा। अनएक्सपेक्टेडली शू यिन ने उसे रोक दिया, आज रात तुम्हें यहाँ मेरे साथ सोना चाहिए। मैं एक मरण शैया पे पड़ी इंसान हूँ और मेरे आखिरी पलों में तुम्हारा मेरे पास होना भी एक तरह की किस्मत ही है। शू यिन की इन बातों ने शेन लैंग को दंग कर दिया। आखिर उनका मतलब क्या था? क्या वो सच में ऐसा कर सकता था? शेन लैंग शू यिन के बगल में लेटा था, करवटें बदलता रहा और उनकी बॉडी से आने वाली उस कैप्टिवेटिंग फ्रेग्रेंस की वजह से सो नहीं पा रहा था। इस पल शेन लैंग को लग रहा था जैसे उसके दिल को कोई खुरच रहा हो। वो बिल्कुल रेस्टलेस और बेचैन हो रहा था। ऐसी बेहद खूबसूरत औरत के बगल में लेटना जो इतनी करीब हो पर अनटचेबल हो, किसी भी नॉर्मल आदमी के दिमाग में ऐसी फॉरबिडन थॉट्स तो जरूर ले ही आएगी। तभी शू यिन ने अचानक अपनी खूबसूरत आंखें खोली और धीरे से पूछा, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? शेन लैंग के फ्लश फेस को देखकर शू यिन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस उसके कान के पास झुकी और धीरे से एक स्पेल पढ़ दिया। अगले ही सेकंड शेन लैंग एक डीप स्लीप में चला गया, जहां पूरी रात उसे कोई सपना तक नहीं आया। अगली सुबह जब शेन लैंग उठा तो उसने देखा कि शू यिन उसके पास नहीं थी। पास में रखी टॉयलेटरीज को देखकर शेन लैंग समझ गया कि शू यिन पक्का वापस उन बीमार लोगों की मदद करने चली गई होगी। पता नहीं क्यों उसके अंदर एक अजीब सी ऑड फीलिंग आ रही थी। खैर छोड़ो, इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना ही ठीक है, उसने खुद से कहा। आज उस सीक्रेट टेंपल में काउपॉक्स वैक्सीन लगाने का पहला दिन था और उसे जल्दी से वहां पहुंचकर अपना काम शुरू करना था। 1 घंटे बाद उस सीक्रेट टेंपल के अंदर यू किंगडम के स्लेव्स का पहला बैच, जो कि टेस्ट सब्जेक्ट्स थे, गार्ड्स की निगरानी में एक ऑर्डर के साथ शेन लैंग का वेट कर रहे थे ताकि वो उन्हें वैक्सीन लगाए। ये ऑपरेशन बहुत क्रूशल था। शेन लैंग की केयरफुल मॉडिफिकेशंस का शुक्रिया अब ये काउपॉक्स स्मॉल पॉक्स वायरस सिर्फ बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स पैदा करेगा। एक बार जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो वो कियांग नेशन की परमानेंटली इस स्मॉल पॉक्स के कहर से बचने में मदद कर सकेगा। तब तक वो इन चियांग लोगों का सेवियर बन चुका होगा। इस वक्त वो बड़ा सा टेंपल जो करीब 500 से 600 स्क्वायर मीटर्स में फैला था, वहां हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। शेन लैंग को फिक्र हो रही थी कि कहीं टेस्ट सब्जेक्ट्स बनने के डर से ये ग्रुप पैनिक ना हो जाए। शेन लैंग को इस बात की टेंशन थी कि कहीं वहां राइट ना भड़क उठे। तभी उस शोर शराबे वाले माहौल में एक जेंटल सी आवाज उसके कानों में आई। ये शू यिन थी जो लोगों को काम करने में मदद कर रही थी। शू यिन के लिए लोगों का रिस्पांस देखकर शेन लैंग खुद को रोक नहीं पाया और होंठ सिकोड़ते हुए बोला, ये सेलेस्टियल आंट वाकई में बहुत पावरफुल है। बिना कुछ किए बस उनसे बात करके ये मुझसे कहीं ज्यादा कन्विंसिंग लग रही है। द रियल सेवियर। क्या सैड रियलिटी है मेरे लिए। कुछ दिनों बाद जिन लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी उनमें से मोस्टली सभी में कोई एडवर्स रिएक्शंस नहीं दिखे। शेन लैंग और शू यिन को थैंक यू बोलने के लिए उन्होंने स्पॉन्टेनियसली क्राफ्ट्समैन को इकट्ठा किया ताकि टेंपल के लिए एक प्लाक और सेंट स्टैचूज बनवाई जा सके। और तो और जब उन्हें पता चला कि शू यिन सीरियसली इल है और इस दुनिया में उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो उन्होंने स्पेशली सिर्फ उनके लिए एक सेंट स्टैचू कार्व करवाई और दिन रात प्रे और वर्शिप करने लगे, इस उम्मीद में कि उनकी गॉडेस ठीक हो जाएगी। जिस दिन टेंपल का वो प्लाक लगाया गया, क्राउन प्रिंस अरुताई क्वाइटली वहां ये न्यूज कंफर्म करने आया। जब उसने टेंपल का वो प्लाक देखा तो वो बिल्कुल शांत हो गया। इस शेन लैंग में वाकई सच में गट्स हैं। कियांग नेशन हमेशा से स्नो माउंटेन टेंपल की पूजा करती आई है। क्या उसे डर नहीं है कि वो मंक्स आकर रिटेलिएट करेंगे और इस टेंपल को तोड़ देंगे? उसी वक्त यूए किंगडम के एम्बेसी रेजिडेंस पर शेन लैंग अपने कमरे में बेचैनी से आगे पीछे घूम रहा था। आज शू यिन का आखिरी दिन था, फिर भी झोंग चू के अभी तक वापस नहीं आया था। इन पिछले कुछ दिनों में अपना दिमाग दौड़ाने के बावजूद वो ये पता लगाने में फेल रहा था कि आखिर उन्हें कौन सा पॉइजन लगा है। एक बार जब वो पॉइजन दोबारा से इरप्ट होगा तो आंट की बॉडी पूरी तरह फ्रीज हो जाएगी और एक आइस स्कल्पचर में बदल जाएगी। मुझे और जोर लगाकर सोचना होगा।
एक डिवाइन हीलर के रूप में मेरी रेपुटेशन कोई मजाक नहीं है। मुझे शू यिन को बचाने का रास्ता ढूंढना ही होगा। ये सोचते हुए वो जल्दी से इनर रूम की तरफ चला गया, इस प्लान के साथ कि उसके फाइनल अटैक से पहले वो शू यिन का एक आखिरी थरो एग्जामिनेशन करेगा। हालांकि ये सब बेकार गया। शेन लैंग ने कई बार शू यिन की बॉडी के हर एक सेल को स्कैन करने के लिए अपनी एक्सरे विजन का यूज किया, पर फिर भी उसे कोई इश्यूज नहीं दिखे। इस मिस्टीरियस इलनेस ने शेन लैंग जैसे एक रिनाउंड डिवाइन हीलर को इस हद तक फ्रस्ट्रेट कर दिया था कि वो खुद पर ही डाउट करने लगा था। उसे इस हालत में देखकर शू यिन ने अपने सहे जाने वाले उस दर्द के बावजूद अपना हाथ उठाया और शेन लैंग को पास बुलाकर उसे कंफर्ट किया। ये देखकर शेन लैंग अपने इमोशंस को और कंट्रोल नहीं कर पाया और फूट फूट कर रोते हुए शू यिन के गले लग गया। उसे खुद पर बेहद गिल्टी फील हो रहा था। वो शेन लैंग जो कुछ भी करने के काबिल होना चाहिए था, जो एक पूरी नेशन को बचा सकता था, लेकिन आखिर क्यों वो अपने सामने खड़े इस इंसान को नहीं बचा पा रहा था। उस वक्त शू यिन धीरे से बोली, मेरे बच्चे उदास मत हो, आंट को सच में मौत से कोई डर नहीं लगता। जोंग चुकी और मुझे दोनों को 20 साल पहले उस पर्सन के साथ ही चले जाना चाहिए था। ये सिर्फ एक ऐसी जिद थी जिसने मुझे आज तक जिंदा रखा। उस शख्स की मौत ने न सिर्फ एक नेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, बल्कि एक पूरे एरा की होप भी खत्म कर दी। अब जबकि मैं उनके पास जाने वाली हूँ, मुझे उनसे जरूर पूछना है कि एक इतना फॉर्मिडेबल शख्स अचानक कैसे मर गया। दुख के आंसू शू यिन की आंखों से बहने लगे। उन्होंने शेन लैंग को देखने के लिए अपना सिर नीचा किया और कंटिन्यू करते हुए बोली, शेन लैंग, क्या तुम जानते हो, जब मैं जवान थी तब जिस आदमी से मैं प्यार करती थी वो काफी हद तक तुम्हारे जैसा ही दिखता था। यहां तक कि तुम दोनों की पर्सनैलिटीज भी सिमिलर हैं। अब जब मैं मरने वाली हूं तो आखिरी दम तक तुम ही मेरे साथ हो। आंट तुम्हारे इस साथ के लिए तुम्हें थैंक यू बोलती हैं और अब तुम मेरे साथ जो भी करना चाहते हो उसके लिए मैं राजी हूं। शू यिन की बातें सुनकर शेन लैंग ने इंस्टिंक्टिवली उनका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। कितना परफेक्ट और पियरलेस फेस था। आखिरकार उस इंटॉक्सिकेटिंग फ्रेग्रेंस के बीच शेन लैंग ने उनके लिप्स को किस किया। ठीक उसी वक्त शू यिन के अंदर का पॉइजन फाइनली कंप्लीटली इरप्ट हो गया और उस डीप फ्रेग्रेंस ने शेन लैंग को पूरी तरह अपने नशे में जकड़ लिया। अचानक एक जोर की आवाज ने उस बेहोशी की हालत में खोए शेन लैंग को जगा दिया। उसे रियलाइज हुआ कि एक पावरफुल डेडली ऑरा उनकी तरफ बढ़ रहा था। एक बुद्धिस्ट चांट सुनाई दिया, जिसके बाद एक आदमी रूम में एंटर हुआ जिसके चेहरे पर एक फियर्स ऑरा और मर्डरस लुक साफ नजर आ रहा था। ये स्नो माउंटेन टेंपल का हाई प्रीस्ट कुहे था। उसने कोल्ड टोन में कहा, गॉडेस शू यिन, लगता है तुम तो अपने ही मजे में डूबी हो। तुमने मेरे मंक्स की जान ली और फिर भी तुम यहाँ मजों में जी रही हो। मैं यहाँ उनके लिए जस्टिस मांगने आया हूँ। कोई और ऑप्शन न देखकर शेन लैंग ने अपने हिडन ब्लेड्स की रेनस्टॉर्म निकाल ली। हालांकि वो जानता था कि इससे सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर वो फिर भी पूरी दृढ़ता के साथ शू यिन को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके सामने खड़ा हो गया। जैसे ही कुहे पास आया, शू यिन के गले से अचानक एक वार्निंग जैसी आवाज निकली और उनकी पूरी बॉडी ब्राइट रेड होने लगी। एक रेड लाइट उनके डैंशन से ग्रेजुअली इकट्ठी होते हुए उनकी चेस्ट तक पहुंची और इसने एक ब्लाइंडिंग गोल्डन लाइट निकाली। ये सीन देखकर कुहे के कदम वहीं तुरंत रुक गए और वो शू यिन को डिसबिलीफ से घूरने लगा। हालांकि वो हिल नहीं सकती थी, लेकिन वो अभी भी अपनी बॉडी की ट्रू एनर्जी को एक्टिवेट करके सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकती थी, जिससे डेकेड्स की एक्यूमुलेटेड पावर एक भारी एक्सप्लोजन में रिलीज हो जाती। भले ही वो धमाका इस कुहे को ना मार पाता, लेकिन वो उसे बुरी तरह इंजर जरूर कर देता। ऊपर से शू यिन को फ्लोटिंग माउंटेन का पॉइजन लगा हुआ था, और अगर वो एक्सप्लोजन के दौरान उस पर भी फैल जाता तो क्या ये उसके लिए किसी बहुत बड़े लॉस जैसा नहीं होता, जिसे जस्टिफाइबल भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब जबकि वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन के उस पॉइंट पर खड़ी थी, इसका मतलब यही था कि वो बस अपनी आखिरी सांस पर थी। उसे बस चुपचाप यहाँ वेट करना था कि कब वो मरती है। ये सोचकर वो बोला, यंग मास्टर शेन, क्यांग नेशन ने आज तक सिर्फ एक ही फेथ पर भरोसा किया है, मेरा स्नो माउंटेन टेंपल। क्या तुम यहाँ ये सीक्रेट टेंपल एस्टैब्लिश करके बुद्धा की अथॉरिटी को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हो। शेन लैंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसे घूरते हुए बोला, हमारा टेंपल लोगों की जान बचाने के लिए बनाया गया है, इसके पीछे कोई और इरादा नहीं है। हाई प्रीस्ट कुहे, शायद आप फालतू में ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं। कुहे ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारा ये टेंपल तो अब गिराना ही पड़ेगा। जहां तक लोगों की जान बचाने की बात है तो तुम खुशी खुशी आकर उसे स्नो माउंटेन टेंपल में कंटिन्यू कर सकते हो। यह सुनकर शेन लैंग ने उसे घूरा और दांत पीसते हुए बोला, टेंपल तोड़ना है, इसके बारे में तो सोचना भी मत। यह सुनकर कुहे के चेहरे पर एक स्नीर आई। शेन लैंग, तुम बस शू यिन के सपोर्ट पर ही तो उछल रहे हो, है ना। देखते हैं उसके बिना तुम्हारा यह गुरूर कितना टिकता है। दोनों एक दूसरे को 15 मिनट तक घूरते रहे और फिर और आधा घंटा निकल गया। 1 घंटे बाद शेन लैंग से और ज्यादा देर खड़ा नहीं रहा गया और वो सीधे जाकर एक चेयर पर बैठ गया, कुहे के नेक्स्ट मूव का वेट करते हुए। कुहे भी पजल था। शू यिन की हालत देखते हुए उसे अब तक कोलैप्स हो जाना चाहिए था, पर इतना वक्त बीतने के बाद भी ये औरत अब तक मरी क्यों नहीं। 2 घंटे बाद कुहे ने बस हार मान ली, लेकिन जाने से पहले उसने एक हार्श थ्रेट दी। यंग मास्टर शेन, मैं तुम्हें अपना ये सेक्रेट टेंपल डिसमेंटल करने और इस ट्रीटमेंट मेथड को हमें फ्री में सौंपने के लिए आधे महीने का वक्त देता हूँ, वरना क्यांग नेशन के फेथ की खातिर हम अपने मंक सोल्जर्स को डिप्लॉय करेंगे, तुम्हारे टेंपल को आग लगा देंगे और तुम्हारे लोगों का नाम ओ निशान मिटा देंगे। ये कहने के बाद कुहे मुड़ा और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। कुहे को जाता देख आखिरकार शेन लैंग ने राहत की सांस ली, लेकिन शू यिन की बॉडी पर जो ग्लो थी वो अभी तक गायब नहीं हुई थी। जैसे ही शेन लैंग इस बारे में सोचने लगा, उसे अचानक कुछ याद आया और उसने मुड़कर अपनी एक्सरे विजन से बाहर की तरफ देखा। वहां उसने देखा कि कुहे वॉल के कॉर्नर पर चुपके से दुबक कर बैठा था, इस ताक में कि कब वो उन दोनों को एक फेटल ब्लो दे सके। शेन लैंग अंदर ही अंदर स्पीचलेस रह गया। कुहे स्नो माउंटेन टेंपल का हाई प्रीस्ट होने के बावजूद एक्चुअल में उस कॉर्नर से झांक कर स्पाइंग कर रहा है। अगर ये बात बाहर किसी को पता चल गई तो ये अपना मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेगा। करीब 15 मिनट और गुजर गए और शू यिन के आसपास का ग्लो धीरे धीरे फेड हो गया और कुहे वाकई वहां से निकल गया। लेकिन जब शेन लैंग आगे बढ़कर शू यिन को बुलाने गया तो उसने देखा कि उनकी एक हल्की सी हार्ट बीट और सांस चलने के अलावा उनकी पूरी बॉडी एक स्टैचू की तरह फ्रीज हो चुकी थी, यहां तक कि उनकी आईबॉल्स भी अब मूव नहीं कर रही थी।
सिर्फ यही नहीं, स्कैनिंग के थ्रू शेन लैंग ने डिस्कवर किया कि हालांकि शू यिन का एक्सटीरियर कंप्लीटली फ्रीज था, पर अंदर से उन्हें अब भी बहुत तेज बुखार था। फीवर? शेन लैंग को अचानक कुछ रियलाइज हुआ। ऐसा लग रहा था कि शू यिन का ये हाई फीवर पॉइजन की वजह से नहीं बल्कि किसी और बीमारी की वजह से था। फीवर के अलावा शू यिन में स्मॉल पॉक्स का और कोई सिम्टम नहीं दिखा था। उसे वैक्सीन भी नहीं लगाई गई थी, पर वो हर दिन बीमार लोगों के आसपास रहती थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक्चुअली स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड हो चुकी हो, पर उसमें इसके सिम्टम्स शो ना हो रहे हो? शेन लैंग को एक थॉट आया, क्या ये पॉसिबल है कि फ्लोटिंग माउंटेन का वो डेडली पॉइजन और ये स्मॉल पॉक्स वायरस दोनों शू यिन की बॉडी के अंदर एक दूसरे से कॉम्बैट कर रहे हो? ऐसे सिनारियो में जहां पॉइजन से फाइट करता है, इस डेडली पॉइजन की टॉक्सिसिटी घट गई है, इसलिए उसकी इमीडिएटली मौत नहीं हुई। अगर ये सच है तो ये बात प्रूव करती है कि फ्लोटिंग माउंटेन का पॉइजन कोई नॉन टॉक्सिन नहीं है, बल्कि ये सालों तक उनकी बॉडी में बिना डिटेक्ट हुए डोर्मेंट रह सकता है। क्या ये पॉसिबल है कि ये टॉक्सिन किसी तरह का पैरासिटिक लाइफ फॉर्म है? क्या ये लेजेंडरी कर्स्ड पॉइजन हो सकता है? फ्लोटिंग माउंटेन वाले वाकई बहुत रूथलेस हैं। इस ख्याल के आते ही शेन लैंग ने जल्दी से अपने टूल्स निकाले और एक सिंपल माइक्रोस्कोप असेंबल किया। उसने शू यिन की उंगली काटी, वहां से एक ब्लड की ड्रॉप ली और उसे एक स्लाइड पर रख दिया। अपने स्मार्ट ब्रेन और एक्सरे विजन की हेल्प से शेन लैंग को सच में उस ब्लड में अनगिनत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल गए। इस बात ने उसके हाइपोथेसिस को कंफर्म कर दिया था। जो चीज फ्लोटिंग माउंटेन ने शू यिन की बॉडी के अंदर प्लांट की थी, वो वाकई कर्स्ड वर्म्स लग रहे थे जो न्यूरोटॉक्सिन्स रिलीज करने के काबिल थे। हैच के बाद ये कर्स्ड वर्म्स लगातार उसके ब्लड स्ट्रीम में रिप्रोड्यूस होते रहते हैं। उनके 1 मिलीलीटर ब्लड में ऐसे कम से कम सैकड़ों वर्म्स थे, और हर अटैक के दौरान वो जो महक निकलती थी वो एक्चुअली इन्हीं वर्म्स के टॉक्सिन से होती थी जो उनकी नर्व्स को पैरालाइज कर रही थी। जैसे जैसे उनकी गिनती बढ़ती जा रही थी, सेंट और भी ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही थी। ये कहा जा सकता है कि शू यिन की पूरी बॉडी अब कंप्लीटली इन्हीं कर्स्ड वर्म्स के कंट्रोल में थी। उसके अभी तक जिंदा होने का यही रीजन हो सकता है कि वो इस स्मॉल पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड हो गई थी। लेकिन ये वायरस ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम 20 दिनों तक ही सर्वाइव कर सकता है। इसलिए इन कर्स्ड वर्म्स को मारने का तरीका ढूंढने के लिए शेन लैंग को जल्दी कुछ करना होगा। दूसरी तरफ चियांग किंग के ग्रैंड हॉल में वैक्सीनेशन के पीरियड के 10 दिन गुजर जाने के बाद पहले बैच के वैक्सीनेटेड सब्जेक्ट्स की सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होने लगी थी। उन सब्जेक्ट्स को हॉल में लाया गया और उनमें से मोस्टली सभी को माइल्ड सिम्टम्स आए थे और वो लगभग रिकवरी स्टेज पर थे। हालांकि चियांग किंग में वेट करने का बिल्कुल सब्र नहीं था। उसने इन लोगों को उन टेंट्स में फेंकने का ऑर्डर दिया जहां सीवियरली इल मरीज थे, और यहां तक कि इनकी बॉडीज पर उनका पस तक रगड़ दिया। वो बस ये चेक करना चाहता था कि कहीं ये लोग दोबारा इन्फेक्टेड होते हैं या नहीं। 5 दिन बाद उस सिक एरिया से न्यूज आई, अंदर भेजे गए उन 50 सब्जेक्ट्स में से एक सिंगल इंसान को भी दोबारा इन्फेक्शन नहीं हुआ। ये सुनकर चियांग किंग खुशी से पागल हो गया, क्योंकि अब ये प्रूव हो चुका था कि शेन लैंग की वैक्सीन सच में परफेक्टली इफेक्टिव थी। ये न्यूज आग की तरह पूरी चियांग नेशन में फैल गई, और इस उम्मीद में हजारों लोग भागते हुए उस सेक्रेट टेंपल की तरफ पहुंच गए कि यू किंगडम का एनवॉय उन्हें वैक्सीन लगा देगा। उस टाइम शेन लैंग टेंपल के अंदर बैठा बाहर जमा उस भीड़ को देखकर बस मुस्कुरा रहा था। लोगों का फेथ उसी डेटी पर बनता है जो उनकी जान बचाने आता है। स्नो माउंटेन टेंपल की सोच ने, जिन्हें अपने ही लोगों की जान और मौत से कोई परवाह नहीं थी, नेचुरली लोगों के बीच अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी थी। यही सोचते हुए उसने शेन 13 को ऑर्डर दिया, उन्हें जाके बोलो अगर उन्हें यू किंगडम की स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लगवानी है तो उन्हें टेंपल के सामने घुटनों के बल झुककर वर्शिप करना पड़ेगा और उस सेंट का फॉलोअर बनना पड़ेगा। जैसे ही लोगों तक ये मैसेज पहुंचा, बाहर खड़े सभी लोगों ने बिना एक पल सोचे अपने घुटने टेक दिए। जैसा शेन लैंग ने सोचा था, वही डेटी जो किसी की जान बचा सकता था, लोग उसी पर अपना पूरा फेथ दे बैठे। आगे आने वाले दिनों में शेन लैंग के अंडर दर्जनों मेडिकल असिस्टेंट्स ओवरटाइम लगाकर उन चियांग नेशन के लोगों को वैक्सीन देने में जुटे रहे, हर दिन हजारों लोगों को कवर करते हुए। ऑफ कोर्स इस पीरियड में शेन लैंग भी कम बिजी नहीं था, वो अपना ऑलमोस्ट सारा टाइम काम में दे रहा था। शेन लैंग ने अपना सारा टाइम शू यिन के अंदर मौजूद उन कर्स्ड इंसेक्ट्स को मारने के तरीके की रिसर्च में निकाल दिया। काउंटलेस एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद आखिरकार उसने एक ब्रेक थ्रू हासिल कर ही ली। अनएक्सपेक्टेडली बिग फूल की गोल्डन ब्लड लाइन से निकाला गया एसेंस उन कर्स्ड इंसेक्ट्स के लिए सबसे फेटल अट्रैक्शन साबित हुआ था। पर सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि ये गोल्डन ब्लड लाइन सच में गोल्डन कलर का ही था। क्या इसे देखकर मॉडर्न साइंस इसका कुछ हिसाब एक्सप्लेन कर सकती थी? एक्चुअली बिल्कुल नहीं। सारी तैयारियां फिनिश हो जाने के बाद शेन लैंग ने भी एक आराम की सांस ली और कैजुअली बिग फूल के साथ चैटिंग करने बैठ गया। ठीक उसी वक्त अचानक बाहर तेज बादलों की गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दी। शेन लैंग चलते हुए बाहर दरवाजे तक आया, ऊपर देखा और तब उसने अपने ऊपर काले बादलों को झुंड बनाते देखा। उसके कोर्टयार्ड में स्नो माउंटेन टेंपल के कुछ मंक्स चलते हुए आ गए। दिनों को गिनते हुए उसे याद आया कि आज वही आखिरी दिन था जो कुहे ने उसे दिया था। लेड मंक आगे बढ़कर बोला, शेन लैंग, हमारे हाई प्रीस्ट ने पहले ही तुम्हें अपना टेंपल गिराने का एक आखिरी चांस दिया था। क्योंकि तुम खुद से ऐसा करने को राजी नहीं हुए, तो तैयार रहना, आज रात हम इस यू किंगडम सीक्रेट टेंपल की दीवारों को अपने हाथों खून से क्लेंस करने आएंगे। शेन लैंग की आंखों में जरा सा भी पैनिक या खौफ का निशान नहीं था। उसने दोनों हाथों को मिलाकर फिस्ट एंड पाम सल्यूट दिया और बोला, अपने हाई प्रीस्ट तक मेरा मैसेज कन्वे कर दो कि मैं शेन लैंग ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। ये सुनने के बाद वो मंक आगे एक वर्ड भी नहीं बोला और घूमकर सब लोगों को साथ लिए उस कोर्टयार्ड से बाहर निकल गया। जैसे ही वो मंक्स वहां से निकले, शेन लैंग ने बिग फूल को देख के कहा, बिग फूल, आज रात हम ठीक यहीं इसी जगह पर भारी स्लॉटर करने वाले हैं। यहाँ काउंटलेस मौतें होंगी और खून की नदियां बहेंगी। उसके बाद कल हम सब वापस यू किंगडम रिटर्न कर लेंगे। तुम जाओ और अपनी वाइफ को जाके गुड बाय बोलाओ। यूए किंगडम के डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स के ठीक ऊपर एक भयानक ब्लडी मैसेकर शुरू होने वाला था। इस वक्त चियांग किंगडम के एक सीक्रेट रूम में चियांग किंग और उसके आदमी एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे। चियांग किंग ने पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि शेन लैंग ने जो वैक्सीन बनाई है वो कैटल के पस से निकाली गई है? अरुताई ने सिर हिलाया, हाँ पिताजी, हमने जो 3 स्पाइज उसे फॉलो करने भेजे थे, उन सब ने शेन लैंग का ये प्रोसीजर अपनी आंखों से देखा है। चियांग किंग कोल्डली हंसा, अगर ऐसी बात है तो अब शेन लैंग को जिंदा छोड़ने की कोई जरूरत नहीं।
हालांकि उसने मेरी और चियांग किंगडम के हर एक इंसान की जान बचाई है। अगर सू फैमिली बीच में ना होती तो शायद मुझे उसे मारने का अफसोस होता। ये कहने के बाद कियांग किंग ने अपने बगल में खड़े सू योंग को एक मीनिंगफुल लुक दिया। सू योंग तुरंत अलर्ट हो गया। ये उन 150,000 गोल्ड कॉइन्स की बात थी जो अभी डिलीवर किए गए थे। क्या अरुताई जैसा लालची इंसान सू फैमिली से और पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा था? उसी वक्त शांत खड़े सूमो ने जल्दी से बीच में बोलते हुए कहा, कंग्रेचुलेशंस माय किंग, अब आपके पास स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का फॉर्मूला है। आप चियांग किंगडम के सभी लोगों के सेवियर बन जाएंगे। कियांग किंग ने एक पल सोचा और फिर पूछा, शेन लैंग ने अब तक कितने लोगों को वैक्सीनेट किया है? अरुताई ने रिस्पेक्टफुली जवाब दिया, अब तक हजारों लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन अभी भी लाखों लोग लाइन में वेट कर रहे हैं। चियांग किंग जोरों से हंसने लगा, एक्सीलेंट, बाकी लोगों को हम बचाएंगे। लेकिन क्योंकि ये वैक्सीन एक डिवाइन मेडिसिन है, तो अगर उन्हें अपनी जान इतनी ही प्यारी है और वो वैक्सीन चाहते हैं तो उन्हें इसकी एक कीमत चुकानी होगी। उस वक्त सू योंग बोला, योर मैजेस्टी प्लीज इन गोल्ड कॉइन्स को मास्टर कुहे के साथ एक्सेप्ट कीजिए। मेरी सू फैमिली की बस एक ही रिक्वेस्ट है, कृपया यू किंगडम के डेलीगेशन के सभी मेंबर्स को मार दीजिए और शेन लैंग का सिर मुझे दे दीजिए ताकि मैं उसे सू फैमिली के पास वापस ले जा सकूं। कियांग किंग तुरंत मान गया और कुहे की तरफ देखते हुए बोला, हाई प्रीस्ट कुहे, आज रात इस काम को अंजाम देना आपके लिए एक ऑनर होगा। सूमो ने भी कहा, कियांग किंग की मास्टर कुहे के साथ पूरी सहानुभूति है और इस पर डिस्कस करने के बाद हमने स्नो माउंटेन टेंपल को बैटल में मदद के लिए 1000 मंक सोल्जर्स गिफ्ट करने का डिसीजन लिया है। कृपया उन्हें एक्सेप्ट करें मास्टर। कुहे ने बो किया और बोला, शेन लैंग के पास मिलिट्री स्ट्रेंथ के नाम पर सिर्फ 100 आदमी है, उन सबको मारना तो मिट्टी उड़ाने जितना आसान है। लेकिन क्योंकि चियांग किंग और क्वीन इतने कंसिडरेट हैं तो मैं इन्हें एक्सेप्ट कर लेता हूं। आधे घंटे बाद कुहे नॉर्दर्न विल्डरनेस में पहुंचा और अपने मंक सोल्जर्स को मोटिवेट करते हुए बोला, शेन लैंग ने हमारे स्नो माउंटेन टेंपल के डिवाइन फेथ को डेसिक्रेट किया है। हम सब मिलकर यू किंगडम के होली टेंपल को मिट्टी में मिला देंगे, उनके डेलीगेशन के हर एक मेंबर का नाम ओ निशान मिटा देंगे और उनकी बलि आसमान को चढ़ा देंगे। उसके अल्फाज खत्म होते ही वो 2500 मंक सोल्जर्स ऐसे एनर्जाइज्ड हो गए जैसे किसी ने उनमें एड्रेनलिन इंजेक्ट कर दिया हो। उनका मोराल आसमान छू रहा था, उनका खून खौल उठा और उनकी वॉर क्राइज का शोर लगातार गूंज रहा था। कुहे ने अपने मन में एक स्नीर के साथ सोचा, शेन लैंग, आज रात तू अपनी गर्दन धोकर तैयार रखना क्योंकि मैं तेरा सिर लेने आ रहा हूं। सीन शिफ्ट होकर अरुणाना के क्वारंटीन रूम में पहुंचा, जहां उस वक्त बिग फूल बहुत ध्यान से एक संतरा छील रहा था। बिग फूल ने वो छीला हुआ ऑरेंज अरुणाना के होठों के पास लाया और बोला, वाइफ, सेकंड फूल कह रहा है कि हमें निकलना होगा, तो मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूं। अरुणाना चौंक गई, क्यों जाना है? तुम अब मेरे हो चुके हो, तुम्हें हमेशा मेरे पास ही रहना चाहिए। बिग फूल ने अपना सिर खुजलाया, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे सेकंड फूल के साथ वापस जाना होगा और फिर मेरे मास्टर का मुझे ढूंढने का वेट करना होगा। अरुणाना और ज्यादा बेचैन हो गई और जल्दी से उसे पकड़ते हुए पूछी, लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ हूं, अगर तुम चले गए तो मैं क्या करूंगी? तुम्हें मेरे और सेकंड फूल के बीच एक को चूज करना होगा। बिग फूल उलझन में पड़ गया, पर एक पल बाद भी यही बोला, सेकंड फूल मेरा भाई है। अरुणाना अनसैटिस्फाइड होकर चिढ़ती हुई बोली, लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ हूं। बिग फूल दृढ़ता से बोला, मैं सेकंड फूल को चूज करता हूं। ये सुनकर अरुणाना इतने गुस्से में आ गई कि उसके पास बोलने को अल्फाज ही नहीं बचे। आखिर बिग फूल गलत भी तो नहीं था, उसे एक औरत के लिए अपने भाई को छोड़ने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए थी। अरुणाना को कुछ न बोलते देख ये सोचकर कि वो मान गई है, बिग फूल वहां से जाने की तैयारी करने लगा। तभी अरुणाना अचानक से झटके से खड़ी हुई और फ्यूमिंग हुए बोली, क्या शेन लैंग पागल हो गया है? रात में कौन ट्रैवल करता है? और देख के लग रहा है कि बारिश भी होने वाली है। बिग फूल ने अपना सिर हिलाया, नहीं नहीं नहीं, आज की रात तो फाइटिंग के लिए है। अरुणाना हैरान रह गई, फाइटिंग? कैसी फाइट? बिग फूल ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, मुझे ठीक से नहीं पता, पर क्योंकि सेकंड फूल ने कहा है कि हम फाइट करने वाले हैं तो फिर करते हैं। ये कहकर उसने अपनी जायंट सोर्ड उठाई और क्वारंटीन हाउस के बाहर निकल गया। अरुणाना अभी तक इस शौक से बाहर नहीं आई थी। क्या मेरे फादर शेन लैंग और बाकी लोगों के खिलाफ कोई कदम उठाने वाले हैं? अपने गेस को कंफर्म करने के लिए अरुणाना भागते हुए रॉयल पैलेस पहुंची। वो उस सीक्रेट रूम के पास आई, दरवाजा धक्का देकर खोला और सच में अपने फादर को उन लोगों के साथ साजिश रचते पाया जिन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। खासतौर पर सूमो को देखकर, जो उसकी मां की पोजीशन छीनना चाहती थी, उसका गुस्सा आसमान छू गया। उस मोमेंट पर अरुणाना को एटिकेट की कोई फिक्र नहीं थी और उसने जोर से कन्फ्रंट करते हुए कहा, क्या आप लोग यू किंगडम के डेलीगेशन पर अटैक करने वाले हैं शेन लैंग और उसके ग्रुप को मारने के लिए? कियांग किंग ने उसकी तरफ एक नजर डाली पर कुछ नहीं कहा, लेकिन सूमो बोल पड़ी, शेन लैंग का बनाया हुआ वो होली टेंपल स्नो माउंटेन टेंपल के बिलीव्स को ऑफेंड कर चुका है, इसलिए हाई प्रीस्ट कुहे ने उन्हें सबक सिखाने और उस टेंपल को बर्बाद करने के लिए मंक सोल्जर्स भेजने का फैसला किया है। अरुताई अपनी बहन को समझाना चाहता था कि वो इंटरफियर ना करे, पर अरुणाना ने उसे जोर से धक्का देकर दूर कर दिया। फादर, शेन लैंग ने आपकी जान बचाई है, ऊपर से उसने पूरी चियांग किंगडम के लोगों की जान बचाकर हम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। आप इस एहसान का बदला दुश्मनी से क्यों दे रहे हैं? कियांग किंग तुरंत आग बबूला हो गया, अपनी जगह से खड़ा हुआ और अरुणाना के पास आया। कियांग किंग ने कोल्डली अरुणाना से कहा, ना, ये बात याद रखना, हम चियांग लोग हमेशा बदला लेते हैं, एहसान नहीं मानते, और जहां तक उस बेवकूफ बिग फूल की बात है उसे अपने दिमाग से निकाल दे। सूमो ने मौका देखकर बात आगे बढ़ाई, बिल्कुल सही, हमारी गर्व करने वाली चियांग किंगडम की प्रिंसेस एक बेवकूफ से शादी कैसे कर सकती है? तुम फिक्र मत करो, हमने तुम्हारे लिए पहले ही एक हस्बैंड चुन लिया है, वो बदनाम 3-eyed evil, सिर्फ उसका रुतबा ही तुम्हारे लायक है। ये सब बातें सुनकर अरुणाना का किसी चीज पर यकीन करना मुश्किल हो गया। उसका फादर, जिसकी उसने जिंदगी भर रिस्पेक्ट की थी, वो उसके हस्बैंड को मारकर उसकी शादी उस खतरनाक डाकू 3-eyed evil से करवाने का प्लान बना रहा था। क्या ये वही फादर था जो कभी उसे अपनी सबसे कीमती चीज की तरह रखता था? जब से वो बीमार पड़ी थी, उसकी फैमिली ने उसे एक बार भी देखने की जहमत नहीं उठाई थी। उस मोमेंट से वो उसके लिए फैमिली रहे ही नहीं थे। और शेन लैंग भले ही उसे पसंद नहीं था, लेकिन उसने उसकी और पूरे चियांग किंगडम की जान बचाई थी।
उसके पास उस वक्त सिर्फ बिग फूल और शेन लैंग के लोग ही खड़े थे। अरुणाना को एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट फील हुई और इस वक्त उसकी नजरों में उसकी फैमिली सिर्फ इंसानों के भेस में छुपे भेड़िए थे जो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं थे। यही सब सोचते हुए अरुणाना बिना रुके वहां से भाग निकली, क्योंकि उसकी फैमिली ने उसे छोड़ दिया था तो वो अपने हस्बैंड के साथ खड़ी होगी और उन भेड़ियों और तेंदुओं का मिलकर सामना करेगी। वहीं दूसरी तरफ होली टेंपल के अंदर शेन 13 भी काफी बिजी था और सोल्जर्स को ऑर्डरली डायरेक्ट कर रहा था। हेवनली पाथ सोसाइटी के ये सोल्जर्स गिनती में सिर्फ 100 से थोड़े ज्यादा थे। इनके पास दरअसल ज्यादा लोग नहीं थे। नंबर्स में कम होने के बावजूद उनका मोराल बिल्कुल भी वीक नहीं था। इन सोल्जर्स को देखकर शेन लैंग बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। फिक्र मत करो मेरे भाइयों, ये बैटल हमारी ही होगी। जैसे जैसे आसमान में बिजलियां गरजती रहीं, शेन लैंग उस होली टेंपल के अंदर चियांग किंगडम के खिलाफ इस फाइनल बैटल की तैयारियों में पूरी तरह बिजी था। दूसरी तरफ यूए किंगडम के पैलेस में सॉवरेन निंग युआंगशेन ग्रैंड हॉल के बाहर खड़ा था। काले घने बादलों को घूरता हुआ उसका दिल एंजाइटी से भरा था। शेन लैंग की कोई खबर सुने हुए 1 महीना हो चुका है। उसके वो बड़े बड़े वादे शायद अब तक चियांग किंग ने तोड़ फोड़कर कुत्तों को खिला दिए होंगे। उसने चियांग किंग के ब्रूटल और जालिम नेचर के बारे में सोचा और एक ठंडी सांस भरी। वो प्रिटी बॉय अभी काफी छोटा है। अगर वो बच गया और यहाँ वापस आने में कामयाब रहा तो इसे उसके लिए एक सबक समझ लेना। इस वक्त चियांग किंगडम के होली टेंपल के अंदर शेन लैंग के बैटल प्लान्स पूरी तरह से डिप्लॉय हो चुके थे। अचानक टेंपल के बाहर अरुणाना की झलक दिखाई दी। हाथ में ग्रीन ड्रैगन क्रेसेंट ब्लेड पकड़े हुए वो दरवाजे पर बड़े ही खतरनाक अंदाज में खड़ी थी। उसकी इस बॉडी लैंग्वेज और बैकग्राउंड में चमकती बिजली और गरजते बादलों को देखकर कोई भी यही सोचता कि वो यहाँ उस टेंपल में स्लॉटर करने आई है। वो जोर से चिल्लाई, शेन लैंग मैं यहाँ हूँ। आज रात मैं बिग फूल और तुम्हारे साथ मिलकर लड़ूंगी। अरुणाना की आवाज सुनकर शेन लैंग ने उसकी तरफ देखा। उसके आने से वो बिल्कुल हैरान नहीं लगा। वो उसके पास गया और बोला, प्रिंसेस नाना, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। जल्दी से मेरे साथ उस छोटे टेंट में आओ। मुझे अब नेक्स्ट तुम्हारे मास्टर को बचाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, शेन लैंग बोला। अरुणाना कंफ्यूज हो गई और बोली, शेन लैंग को पहले से पता था मैं आऊंगी? मेरे मास्टर को बचाना? तुम्हारा मतलब क्या है? वो चलती हुई उस छोटे टेंट में गई और जब उसने शू यिन को वहां लटके हुए देखा तो वो दंग रह गई। शेन लैंग की आवाज फिर से गूंजी, मैं ट्रीटमेंट का आखिरी स्टेप शुरू करने वाला हूं। हुआंग फेंग की पावर तुम्हारी जितनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये सुनकर अरुणाना को आखिरकार समझ आया कि क्या चल रहा था और वो रोने से खुद को रोक नहीं पाई। शेन लैंग, मेरे मास्टर को क्या हुआ है? उन्हें कौन सी बीमारी लग गई है? शेन लैंग ने आह भरी और समझाया, आंटी को कई साल पहले फ्लोटिंग माउंटेन का कर्स्ड पॉइजन दिया गया था। वो शायद तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए उन्होंने तुम्हें कभी नहीं बताया। अब तक उनकी जान उनकी बॉडी में मौजूद उस स्मॉल पॉक्स वायरस की वजह से बची हुई थी। मैं अब उनको डिटॉक्सिफाई करने जा रहा हूं। तुम्हें मेरे साथ क्लोजली कोऑपरेट करना पड़ेगा। उसने अरुणाना के हाथ में एक सुई थमाई। ये नीडल पकड़ो, मेरे डायरेक्शन सुनो और जहां मैं कहूं वहां इसे इंजेक्ट कर दो। फिर शेन लैंग ने एक और नीडल उठाई, नीचे बैठा और उसे शू यिन की एड़ी में चुभोया, जिससे वो कर्स्ड बग वाला खून बाहर एक टेस्ट ट्यूब में निकलने लगा। फिर उसने बिग फूल की बॉडी से निकाला गया गोल्डन ब्लड लाइन का एसेंस लिया और उसे इस खून में मिक्स कर दिया। जैसे ही ये मिक्स हुआ, टेस्ट ट्यूब का ब्लड उबलने लगा और शू यिन की बॉडी बड़ी तेजी से एक वार्म रेड कलर में बदल गई। शेन लैंग जानता था कि ये उनकी बॉडी में बैठे उन कर्स्ड बग्स का गोल्डन ब्लड लाइन की पावर के खिलाफ रिएक्शन था। कुछ ही देर में अपनी एक्सरे विजन के जरिए शेन लैंग ने देखा कि टेस्ट ट्यूब में खून गिरने का फ्लो ग्रेजुअली स्लो हो रहा था, जबकि उन कर्स्ड बग्स की गिनती बढ़ती जा रही थी। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो बस कुछ ही मिनट्स में शू यिन की बॉडी से सारे कर्स्ड बग्स क्लीन हो जाएंगे। 5 मिनट बाद फाइनली ऑपरेशन खत्म हुआ, पर तभी उसने नोटिस किया कि सबसे इंपॉर्टेंट मदर बग तो बाहर आई ही नहीं। फिर उसके बाद अपनी पेनिट्रेटिंग विजन से स्कैन करने पर उसने देखा कि एक कर्स्ड बग जो ब्लड वेसल जितनी मोटी थी, धीमे धीमे शू यिन के दिल की नसों से बाहर निकल रही थी। अपने मोटे साइज की वजह से उस गोल्डन ब्लड लाइन एसेंस का खिंचाव भी उसे बस धीरे धीरे ही आगे बढ़ा पा रहा था। जब वो कर्स्ड बग जांग तक पहुंची तो आर्टीरियल ब्लड वेसल से बचते हुए शेन लैंग के ऑर्डर पर अरुणाना ने जल्दी से उस नीडल को चुभो दिया। शेन लैंग ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया और तेजी से सर्जरी शुरू कर दी। इस बीच वो अरुणाना को ये रिमाइंड कराना नहीं भूला, जब मैं इस कर्स्ड बग को बाहर निकाल लूं तो जल्दी से इसके वुंड को अपनी ट्रू एनर्जी से सील कर देना ताकि एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो। कुछ ही पलों में एक 3 सेंटीमीटर लंबी कर्स्ड बग सक्सेसफुली निकाल ली गई और जब तक वो टेस्ट ट्यूब में ठीक से सील नहीं हो गई, शेन लैंग ने सुकून की सांस नहीं ली। सबसे बड़ी और ट्रबलसम प्रॉब्लम अब आखिरकार सॉल्व हो चुकी है। तभी दरवाजे के बाहर से शेन 13 की आवाज आई। स्नो माउंटेन टेंपल के इन मंक सोल्जर्स ने टेंपल को चारों तरफ से घेर लिया है। ये सुनते ही शेन लैंग ने अपने हाथ में उस कर्स्ड बग को देखते हुए एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ बोला, अगर ऐसा है तो फिर चलो शुरू करते हैं। आज वो दिन है जब मैं शेन लैंग अपनी एब्सोल्यूट विक्ट्री क्लेम करूंगा। टेंपल के बाहर आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी और बादलों का गरजना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस वक्त उस टेंपल को घेरे खड़े वो 500 मंक सोल्जर्स चमकती बिजली की रोशनी में इंतहाई खतरनाक और डरावने लग रहे थे। ये नजारा देखकर दरवाजे पर खड़े 2 हेवनली पाथ सोसाइटी के वॉरियर्स डर के मारे कांपने लगे और उनकी टांगें जवाब दे गईं, ओ माय गॉड, ये मंक्स नहीं है, ये तो वो भूखे और जालिम भूत हैं जो इंसानों को बिना उनकी हड्डी छोड़े कच्चा चबा जाएंगे। और तो और चियांग किंगडम की फौज उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर थी और नंबर्स में इस ह्यूज डिस्पैरिटी की वजह से उन्हें बेसिकली सीधा मौत के मुंह में भेजा जा रहा था। यहां तक कि नॉर्मल सिचुएशंस में शांत रहने वाली हुआंग फेंग भी थोड़ा पैनिक महसूस कर रही थी। शेन लैंग ने जो टेंपल बनवाया था वो बस लकड़ी और टारपोलिन से जल्दबाजी में तैयार किया गया था, जिसमें रियल डिफेंसेस नाम की कोई चीज नहीं थी। एक बार अगर इन मंक सोल्जर्स ने अटैक कर दिया तो उनका 100 से थोड़ा ज्यादा लोगों का वो छोटा सा ग्रुप किसी भी हालत में इन्हें नहीं रोक पाएगा। पर शेन लैंग अभी तक बिल्कुल कंपोज्ड और शांत था, जिसे देखकर कोई भी यही सोचने पर मजबूर हो जाए आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। कोई नहीं जानता था कि शेन लैंग ने इस बैटल की तैयारी कब की कर ली थी। उसने मिरर्स डिलीवर करने के दौरान हेवनली पाथ सोसाइटी को ऑर्डर्स दिए थे कि वो अपने साथ आयरन रॉड्स, आयरन वायर्स और कॉपर वायर्स की काफी सारी कार्ड्स भर कर ले आएं।
फिर जिस रात टेम्पल बनकर पूरा हुआ, उसने टारपोलिन के नीचे इन सभी मटेरियल्स को छिपाकर रैप कर दिया था, यहां तक कि उसने आसपास की जमीन में अनगिनत आयन और कॉपर वायर्स दबा दी थी, एक जाइगेंटिक लाइटनिंग अट्रैक्टर क्रिएट करते हुए। ठीक उसी वक्त शेन लैंग ने ऑर्डर दिया, बिग फूल, वो लाइटनिंग रॉड काट दो। इससे पहले कि उसके अल्फाज खत्म होते, बिग फूल ने अपनी सोर्ड घुमाई और जमीन में गड़ी उस लाइटनिंग रॉड को काट दिया। बिग फूल की सोर्ड ने उस लाइटनिंग रॉड को सीधा काट डाला। रूफ पर लगे वो आयन पोल्स तुरंत गिर गए, जिससे टॉप आयन वायर मैश एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। सब कुछ बिल्कुल रेडी था, बस अब कमी थी तो आसमानी बिजली की। आज की रात इन्हें इस इलेक्ट्रिक ग्रिड का मजा चखाते हैं, शेन लैंग ने एक कोल्ड लाफ के साथ सोचा। हालांकि उस वक्त टेम्पल के बाहर शेन लैंग की शांति से कू है को किसी खतरे का कोई एहसास नहीं हुआ। अपने हाथ में उस क्रेसेंट शवल को ऊपर उठाते हुए वो जोरों से गर्जा, इन यू किंगडम के लोगों ने हमारी चियांग किंगडम की धरती पर एक टेम्पल बनाया है, हमारी स्नो माउंटेन की सेलेस्टियल स्पिरिट्स का अपमान करते हुए। अब वक्त आ गया है इन यू किंगडम के लोगों का सफाया करने और अपनी धरती को पवित्र करने का। उसकी ये शब्द खत्म होते ही सभी मंक सोल्जर्स एक अर्थ शैटरिंग किलिंग इंटेंट के साथ अपने स्लोगन्स चिल्लाते हुए टेम्पल की तरफ दौड़ पड़े। दरवाजे पर खड़े वो हेवनली पाथ सोसाइटी के कुछ वॉरियर्स आगे बढ़कर इस भयानक खूनी इरादे का सामना नहीं कर पाए और लगातार रहम की भीख मांगते हुए अपने घुटनों पर गिर गए। हालांकि जिन फैमिली के सोल्जर्स भी डर रहे थे, पर उन्हें हेवनली पाथ सोसाइटी के उन वॉरियर्स का ये डरपोकपन बिल्कुल बेकार लगा और वो डट कर खड़े रहे, अपने दांत पीसते हुए, एक कदम भी पीछे न हटने की कसम खाते हुए। जैसे ही वो मंक सोल्जर्स टेम्पल में अंदर चार्ज करने ही वाले थे, एक आसमानी बिजली बिल्कुल किसी एक विशाल ड्रैगन की तरह रूफ पर बने उस आयन पिलर पर सीधी आकर गिरी। बहुत सारे इलेक्ट्रिक करंट्स बड़ी तेजी से किसी मकड़ी के जाल की तरह चारों तरफ फैल गए और एक ही पल में ये खतरनाक मंक सोल्जर्स उस इमीज इलेक्ट्रिसिटी की लपेट में आ गए। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में सैकड़ों मंक सोल्जर्स जलकर राख हो गए। इस भयानक और दिल दहलाने वाले नजारे को देखकर पीछे आ रहे बाकी सोल्जर्स में तुरंत अफरा तफरी मच गई और उनकी फॉर्मेशन बुरी तरह से टूटने लगी। क्या ऐसा हो सकता है कि टेम्पल पर हमारे इस हमले ने सेलेस्टियल स्पिरिट्स को गुस्सा दिला दिया हो? क्या भगवान नाराज हो गए हैं? मंक सोल्जर्स ने थर्राते हुए बड़बड़ाया। तभी टेम्पल के अंदर से एक ठंडी आवाज गूंजी, इस टेम्पल ने अनगिनत चियांग किंगडम के लोगों की जान बचाई है और इसमें बाउंडलेस मेरिट है, इसलिए इसकी रक्षा खुद आसमान कर रहा है। तुम झूठे और अंधभक्तों की यहाँ आकर भगवान का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? अब सहो सेलेस्टियल स्पिरिट्स की इस सजा को। लाइटनिंग अरे से निकलने वाले इलेक्ट्रिक शॉक्स के इस पहले राउंड के बाद पीछे खड़े मंक सोल्जर्स अपने साथियों को आग में भुनकर काला होता देखकर बुरी तरह डर गए और अब आगे एक कदम भी रखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। ये देखकर शेन लैंग अंदर ही अंदर बेहद सेटिस्फाइड फील कर रहा था। क्या डरपोकों का झुंड है? मुझ शेन लैंग की बाउंड्री में आकर मुझ पर हमला करने की इनकी हिम्मत? कितने बड़े बेवकूफ हैं। उसी पल कूहे जो पहाड़ी से कमांड दे रहा था, ये मंजर देखकर बुरी तरह शॉक्ड हो गया था। ये पॉसिबल ही नहीं है। भला सेलेस्टियल स्पिरिट्स शेन लैंग की मदद कैसे कर सकती हैं? जरूर ये इसी छोकरे की कोई निकाली हुई ट्रिक होगी। वहां दूर से देख रहे बाकी लोग भी इस इंसिडेंट से बिल्कुल हैरान थे और उनके दिल में अब पूरी तरह से ये यकीन बैठ गया था कि ये किसी सेलेस्टियल स्पिरिट की ही आशीर्वाद थी जो यू किंगडम के टेम्पल को प्रोटेक्ट कर रही है। ये सब देखकर कूहे और भी ज्यादा गुस्से में पागल हो उठा। तभी उसकी नजर टेम्पल के ठीक बीचों बीच बने उस आयन पिलर पर गई और उसे तुरंत सब कुछ समझ में आ गया। कौन सी डिवाइन पावर? ये सब इस छोकरे की इस आयन पिलर के जरिए खेली हुई एक सस्ती सी ट्रिक थी। ये पूरा का पूरा हंगामा असल में सिर्फ शेन लैंग की आयन पिलर यूज करके रची गई एक नाटकबाजी थी। सच्चाई पता लगते ही कूहे जल्दी से घूमा और अपने मंक सोल्जर्स को दूसरे वेव के अटैक को शुरू करने का ऑर्डर दे दिया। पर वो बाकी बचे हुए मंक सोल्जर्स तो पहले से ही डर के मारे थर थर कांप रहे थे, अपने मरे हुए साथियों की लाशों को देखकर, और लगातार पीछे ही हटे जा रहे थे इस डर से कि कहीं वो सेलेस्टियल स्पिरिट से पनिश होने वाले अगले शिकार वही ना हो जाएं। कूहे आग बबूला हो उठा, चिल्लाते हुए बोला, तुम डरपोको, शेन लैंग हमारे लोगों का फेथ छीनने की कोशिश कर रहा है। सोचो अगर ये फॉलोअर्स ही नहीं होंगे तो इन फ्यूचर तुम खाओगे पियोगे क्या? किस ऐसे लग्जरियस लाइफ की उम्मीद कर पाओगे तुम? अंदर चार्ज करो, इन सभी यू किंगडम के लोगों की जान निकालो और अपने फॉलोअर्स वापस लाओ। उसकी इन भड़काऊ बातों में आकर मंक सोल्जर्स का मोराल फिर से थोड़ा बूस्ट होने लगा। हाई प्रीस्ट बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपने आगे के ऐशो आराम और अमीरी के लिए हमें इन यू किंगडम के लोगों का वजूद मिटाना होगा और इस टेम्पल को मिट्टी में मिलाना होगा। वो मंक सोल्जर्स दांत पीसते हुए जोर शोर से टेम्पल की तरफ चार्ज कर गए। शेन लैंग ने पहले से ही शेन 13 के साथ मिलकर एक दूसरा प्लान तैयार रखा था। जैसे ही वो मंक सोल्जर्स टेम्पल के थोड़ा करीब पहुंचे, शेन 13 ने तुरंत अपनी हेम्प रोप को पीछे खींच लिया। लगातार होने वाले धमाकों के बीच जो पहले मंक सोल्जर्स भागते हुए चार्ज कर रहे थे, उनके उड़ते हुए चिथड़े उड़ गए। इस पुराने जमाने के लोगों ने कभी अपनी आंखों से इस लेवल के एक्सप्लोजिव्स का नजारा नहीं देखा था। इसने कूहे को अंदर तक चौंका के रख दिया। जमीन के इस अनएक्सपेक्टेड थंडर ने इन मंक सोल्जर्स को और ज्यादा कन्विंस कर दिया कि ये टेम्पल सच में आसमानी स्पिरिट से प्रोटेक्टेड है और ये वही उनको पनिश कर रहे हैं। ठीक उसी मोमेंट उनका न्यूली गैदर्ड किया हुआ कॉन्फिडेंस और मोराल एक सेकंड में कोलैप्स हो गया। ये देखकर शेन लैंग ने सही मौका पकड़ा और एक लाउड स्पीकर उठाते हुए चिल्लाया, इस यू किंगडम टेम्पल को आसमानी शक्तियों का साथ हासिल है। अगर इसके बाद तुमने इस पवित्र जगह को डिसरिस्पेक्ट करने की भूल की तो तुम्हारी हस्ती मिटा दी जाएगी। मरने के बाद तुम्हें सीधा हेल के 18वें लेवल में फेंक दिया जाएगा, जहां तुम्हारी कभी वापसी नहीं हो पाएगी। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, मानो आसमान भी शेन लैंग की बात से एग्री कर रहा हो। एक भयानक बादल के घनघोर धमाके ने जमीन को हिला डाला और एक मैसिव आसमानी बिजली ठीक उस टेम्पल के ऊपर जा गिरी। वो स्ट्रॉन्ग करंट्स एक बार फिर अनगिनत आयन और कॉपर वायर से होते हुए आसपास की जमीन में फैल गए। बिजली की वो झिलमिलाती लाइट्स बिल्कुल दिव्य चमत्कारों जैसी लग रही थी और वहां खड़े सभी चियांग किंगडम के लोग पूरी तरह इन चमत्कारों को मान बैठे और अब वो पूरे फेथ के साथ यू किंगडम टेम्पल को देख रहे थे। इस वक्त पर शेन लैंग लगातार चिल्लाता रहा, ए चियांग किंगडम के लोगों, अगर तुम चाहते हो कि सेलेस्टियल स्पिरिट्स तुम्हारा भी साथ दें तो अपनी जगह से खड़े हो जाओ और इस टेम्पल को प्रोटेक्ट करो। इससे पहले कि उसके शब्द पूरे हो पाते, अरुणाना बाहर आई और शिद्दत से बोली,
मैं अरुणाना हूँ, चियांग किंग की बेटी। इन टकले चोरों ने आसमानी शक्तियों की इच्छा को इनकार कर दिया है। जब वो स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक आई थी, ये सिर्फ अपने ही टेंपल में छुपे रहे और इन चियांग किंगडम के लोगों को बाहर मौत का इंतजार करने दिया। इस यू किंगडम टेंपल ने चियांग किंगडम के लोगों को जिंदगी बख्शी है, तो आज ये यहाँ आकर इस टेंपल पर अटैक करते हैं जो इनको उसके बदले आसमानी अजाब दिला रहा है। आज से लेकर इन फ्यूचर हमारा विश्वास स्नो माउंटेन टेंपल पर नहीं रहेगा, इसकी जगह ये न्यू टेंपल लेगा। इतना कहने के तुरंत बाद उसने अपनी ग्रीन ड्रैगन क्रेसेंट ब्लेड हवा में लहराई और जोर शोर से चार्ज करती हुई बाहर की तरफ निकल पड़ी। शेन लैंग उसके इस एक्शन से डर गया था। अरे बिग फूल की बीवी, तुम इतनी बड़ी ब्लेड हवा में उछाले जा रही हो जबकि आसमान से बिजली किसी भी मोमेंट गिर सकती है। भले ही तुम इंसुलेटिंग बूट्स पहनकर क्यों ना घूम रही हो, पर है तो डेंजरस ही। पर इस वक्त तो मामला और गर्म था। प्रिंसेस अरुणाना की लीड को फॉलो करते हुए अनगिनत चियांग किंगडम के सिटीजन्स भी अपनी सिकल्स उठाकर इन मंक सोल्जर्स की लाइंस की तरफ दौड़ने लगे। कियांग सिटीजन्स भले ही इन वेल ट्रेन मंक सोल्जर्स की बराबरी करने की स्ट्रेंथ नहीं रखते थे, उन्होंने इन आखिरी सांसें गिनते हुए बेहद लो मोराल वाले मंक्स की हालत का फायदा उठाया और उन पर टूट पड़ते हुए उनको बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ साइड में छिपा हुआ कू है गुस्से से उबल रहा था। शेन लैंग, तू बस थोड़ा वेट कर। एक बार जब मैं पर्सनली आगे आकर तेरा ये सेटअप तोड़ूंगा, तब देखता हूं तू बिजली कैसे बुलाता है। मैं अपने दिल की नफरत मिटाने के लिए तेरी जिंदा खाल उधेड़ दूंगा। वो अचानक उछला और टेंपल के टॉप की तरफ चार्ज किया। अपनी क्रेसेंट शवल को हवा में घुमाते हुए उसने पूरी ताकत से उस लाइटनिंग रॉड पर वार किया। जैसे ही वो आयरन कॉलम कटा, कुहे जोरों से एक मक्कार हंसी हंसने लगा। शेन लैंग, तेरा लाइटनिंग अरे तबाह हो चुका है, अब देखते हैं तू मुझसे लड़ने के लिए क्या यूज करेगा। ये करने के बाद उसने रूफ पर एक बड़ा सा छेद किया और सीधा टेंपल के अंदर कूद गया। उसके लैंड करते ही उसके अंदर से एक भयानक किलिंग इंटेंट निकल रही थी। शेन लैंग, तू छोटा सा जानवर, आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तेरे मीट का सूप पकाऊंगा और उसे अपने मरे हुए मंक सोल्जर्स की रूह को चढ़ाऊंगा। हालांकि लगता था कि शेन लैंग को कुहे के आने का पहले से ही अंदाजा था और उसे देखते ही उसने एक ब्राइट स्माइल दी और पूरे जोश में अपना हाथ हिलाते हुए बोला, हाई प्रीस्ट कुहे, इतने नेगेटिव मत होइए। मेरी छोटी सी बॉडी सच में आपका सामना नहीं कर सकती। आपका ओपोनेंट कोई और है। ये अल्फाज सुनते ही कुहे को अचानक अपनी पूरी बॉडी में एक ठंडी सी सिहरन महसूस हुई और एक जानी पहचानी पर बर्फ जैसी ठंडी प्रेजेंस चुपके से उसके पीछे आ चुकी थी। ये तो शुए यिन का ऑरा है। इस खतरे को सेंस करते ही कुहे के चेहरे का रंग उड़ गया। कुहे ने तेजी से साइड में डॉज किया और चिल्लाते हुए बोला, ये कैसे पॉसिबल है? क्या वो औरत शू यिन मर नहीं चुकी थी? कोई फ्लोटिंग माउंटेन के उस पॉइजन को ठीक कैसे कर सकता है? लेकिन अब अपने डर को छुपाते हुए उसने बेहद घमंड से चिल्लाया, शू यिन, तो क्या हुआ अगर तुम एक ग्रैंड मास्टर हो? तुम इतने लंबे वक्त से पॉइजन का शिकार थी और अभी अभी उठी हो। तुम्हारे पास क्या ही कॉम्बैटेबिलिटी बची होगी? बेहतर होगा कि तुम सरेंडर कर दो। ये कहते हुए उसने अपनी क्रेसेंट शवल उठाई और उसे शू यिन की तरफ घुमा दिया। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि शू यिन पहले ही एक धारदार सोर्ड निकाल चुकी है, जिसकी ब्लेड से एक भयानक कोल्ड लाइट निकल रही थी। एक क्रिस्प डिंग की आवाज के साथ जिस पर कुहे ने चार्ज किया, शू यिन ने स्वॉर्ड एनर्जी के एक जोरदार सर्ज के साथ पलक झपकते ही उसकी बॉडी के आर पार कर दिया। पूरे टेंपल में एक ही पल में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड्स बाद कुहे को अपनी बॉडी में कोई एब्नॉर्मैलिटी फील नहीं हुई और वो अपनी घमंडी हंसी नहीं रोक पाया। मुझे लगा था शू यिन कुछ ज्यादा ही फॉर्मिडेबल है, पर लगता है इसमें कुछ खास दम नहीं। उसी वक्त उसने एक ठरकी स्माइल देते हुए आगे कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ उस प्रिटी बॉय शेन लैंग ने चूस ली हो? ग्रैंड मास्टर शू यिन, मेरी मानो तो थोड़ा आराम करो और अपनी हद में रहो। हालांकि कुहे के इन घटिया अल्फाजों के सामने शू यिन को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। उसने इसे बस ऐसे इग्नोर किया जैसे पीछे कोई कुत्ता भौंक रहा हो। उस वक्त कुहे का चेहरा अचानक डार्क पड़ गया जब उसने अपने अंदर सोचा, मुझे अचानक इतनी ठंड और चक्कर क्यों आ रहे हैं? उसने नीचे देखा तो पाया कि उसकी चेस्ट के आर पार एक उंगली के साइज का छेद बन चुका था। हर ग्रैंड मास्टर के मारने का अपना एक यूनिक तरीका होता है और अब जाके उसे रियलाइज हुआ कि वो बचेगा नहीं। अगर स्वॉर्ड किंग ली ख्यांक्यू का तरीका अपने शिकार को बेरहमी से काटने का था, तो ब्यूटी पसंद करने वाली शू यिन का तरीका कहीं ज्यादा जेंटल था। वो अपनी स्वॉर्ड एनर्जी का यूज करके अपने दुश्मनों के दिल की सारी ब्लड वेसल्स को काट देती थी। वो इस बात का ध्यान रखती थी कि मारने के बाद भी लाश बिल्कुल क्लीन रहे। इस वक्त अपने हाथ में हिडन ब्लेड्स का रेनस्टॉर्म पकड़े हुए शेन लैंग बेशर्मी से चलते हुए आया और स्माइल करते हुए बोला, हाई प्रीस्ट कुहे, आपका थ्रेट लेवल काफी हाई है। फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बेहतर होगा कि मैं अपनी आंट के बिहाफ पर आपको एक और स्टेप दे दूं। अगले ही पल एक तेज बारिश की तरह फाइन नीडल्स की एक घनी शावर कुहे की बॉडी में घुस गई, जिसने उसे एक पॉक्यूपाइन बना दिया। कुहे ने मन ही मन गाली दी, शेन लैंग, कमीने, तू बिल्कुल ही बेशरम है। मैं पहले ही मर रहा हूं और तू अभी भी मुझ पर हमला कर रहा है। हालांकि अब वो अपने मुंह से कोई शिकायत नहीं कर सकता था और वो आखिरी सांस तक वही नफरत लिए मर गया। शेन लैंग घूमा और उसने हुआंग फेंग को ऑर्डर दिया, जाओ इस बूढ़े चोर का सिर काटकर मेरे पास लाओ। कुछ ही देर बाद कुहे का सिर सीरियसली हाथ में पकड़े हुए शेन लैंग टेंपल से बाहर आया और सिर को ऊपर उठाते हुए जोरों से चिल्लाया। सेलेस्टियल स्पिरिट्स पर झूठा विश्वास करने वाले इस कुहे ने आसमानी मैंडेट को धुतकारा था, इसलिए उसे उसकी सही सजा दे दी गई है। क्या तुम मंक सोल्जर्स अभी भी अपने हथियार डालकर आसमानी शक्तियों के इस जजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करोगे? ये सुनते ही लड़ाई में इन्वॉल्व हर एक इंसान वहीं रुक गया। डर के मारे मंक सोल्जर्स ने शेन लैंग के हाथ में अपने लीडर के कटे हुए सिर को देखा और कुछ ही पल बाद जब उन्हें रियलिटी समझ आई तो उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और किसी डर के मारे जानवरों की तरह वहां से इधर उधर भाग खड़े हुए। इसके साथ ही चियांग किंगडम की ये बैटल एक डिसाइसिव एंड पर पहुंच गई और शेन लैंग एक बार फिर से विक्टोरियस बनकर उभरा। जैसे ही शेन लैंग ने कुहे का सिर दिखाकर अपनी जीत डिक्लेयर की, उसी रात ये खबर कियांग किंगडम के रॉयल पैलेस तक भी पहुंच गई। क्राउन प्रिंस अरुताई ये आउटकम सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गया। लगातार कुहे की इनकॉम्पिटेंस को कोसने लगा और उसने वॉलंटरीली ये ऑफर रखा कि वो खुद ट्रूप्स को लीड करके शेन लैंग और उसके यू किंगडम के लोगों का सफाया करेगा। क्वीन सुमो ने भी हाँ में हाँ मिलाई। अगर हम शेन लैंग को एलिमिनेट नहीं करते तो वो फ्यूचर में हमारे लिए एक भयानक खतरा बनेगा।
लेकिन चियांग किंग इन दोनों की बातें सुनकर बिल्कुल शांत रहा। वो गुस्से में तो था, पर उतना एक्सट्रीम नहीं। क्या अब उसे शेन लैंग के साथ साथ उन हजारों बल्कि शायद 10,000 कियांग सिटीजन्स को भी मार देना चाहिए था? ऊपर से कुहे की मौत का मतलब स्नो माउंटेन टेम्पल का पूरी तरह से बर्बाद होना भी था, जो शायद एक ऐसी बुरी बात भी नहीं थी। सुमो चियांग किंग के ख्यालात नहीं समझ पा रही थी। उसका पूरा फोकस बस किसी तरह सू फैमिली की मदद करने और शेन लैंग को जल्दी से एलिमिनेट करने पर था। चियांग किंग को डिसीजन लेने में डिले करते देख वो बस अपने घुटनों पर बैठ गई और बोली, अगर हम शेन लैंग को नहीं मारते तो एक बार जब वो यू किंगडम वापस गया तो आपका माफीनामा पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तब आपकी इज्जत और डिग्निटी मिट्टी में मिल जाएगी। ये सुनकर चियांग किंग होश में आया और धीरे से बोला, क्योंकि वो जाना चाहता है तो उसे जाने दो। अरुताई, तुम कुछ आदमियों को साथ लो और रास्ते में ही उससे निपटा दो। अगले दिन वो चियांग सिटीजन्स जिन्होंने पिछली रात शेन लैंग को वो मिरेकल ट्रिगर करते हुए देखा था, वो ऑलरेडी उसे सेलेस्टियल स्पिरिट्स का मैसेंजर मानने लगे थे। अब जब शेन लैंग अपने ग्रुप को लीड करता हुआ वापस यू किंगडम ले जाने वाला था तो लोग स्पॉन्टेनियसली उसे सी ऑफ करने निकले आए। इन मासूम और सीधे चियांग सिटीजन्स को देखकर शेन लैंग डीप इमोशन से भर गया। अब वो टेम्पल चियांग लोगों के दिलों में जड़ पकड़ चुका था और उनका इकलौता फेथ बन चुका था। उसने अपने मिशन के ऑब्जेक्टिव से बढ़कर अचीव किया था। हालांकि चियांग किंगडम के इस मिशन की ये स्मूथ सक्सेस ज्यादातर लेट ज़ुओ बोयू की वजह से थी। उसकी प्रायर अरेंजमेंट्स के बिना कोई सक्सेस नहीं मिलनी थी। इस बारे में सोचते हुए उसे लगा वो सच में एक अच्छा इंसान था। उस वक्त उन्हें थोड़ी दूरी से फॉलो करता हुआ अरुताई ये मंजर देखकर बेहद चिढ़ा हुआ और अपनी केयरलेसनेस पर गुस्सा करने लगा। उसे कल रात ही जाकर उस प्रिटी बॉय का असैसिनेशन कर देना चाहिए था। अब जब इतने सारे आर्म्ड कियांग सिटीजन्स उन्हें एस्कॉर्ट कर रहे थे तो अटैक शुरू करने का कोई पॉइंट ही नहीं बचा था। ये बेकार का असैसिनेशन अटेम्प्ट बस एक फेलियर ही डिक्लेयर किया जा सकता था। कुछ दिनों बाद शू यिन और अरुनाना की एस्कॉर्ट में शेन लैंग सेफली यूए किंगडम के बॉर्डर पर पहुंच गया। जैसे ही वो गुड बाय कहने की तैयारी कर रहा था उसे रियलाइज हुआ कि अरुनाना का वापस चियांग किंगडम जाने का कोई प्लान नहीं था। ये स्पिरिटेड जवान औरत अपनी फैमिली से पूरी तरह हर्ट हो चुकी थी और क्योंकि उसने बिग फूल को अपना मान लिया था तो उसने फैसला किया था कि वो अपनी आगे की जिंदगी उसके पीछे पीछे ही गुजारेगी, चाहे वो कहीं भी जाए। हालांकि शेन लैंग ने डायरेक्टली उसकी इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। प्रिंसेस नाना, आप हमारे साथ नहीं आ सकती, आपको यहीं रुकना होगा। अरुनाना दंग रह गई। क्यों? मैं बिग फूल की वाइफ हूं। शेन लैंग ने पीछे भीड़ की तरफ पॉइंट किया और समझाया, प्रिंसेस नाना, हालांकि मैंने इन हजारों स्लेव्स को उनकी आजादी दे दी है, पर मैं इन्हें वापस यू किंगडम लेकर नहीं जा सकता। रास्ते में हमें सू फैमिली की टेरिटरी और 3 आइड ईवल के डोमेन से गुजरना पड़ेगा और हमारे 100 के करीब गार्ड्स उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इनकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए आपको चियांग किंगडम में ही रुकना पड़ेगा। अरुनाना ये सुनकर और भी ज्यादा फ्यूरियस हो गई। मैं पीछे क्यों रुकूं? इनकी जिंदगी या मौत से मेरा क्या लेना देना? शेन लैंग ने उसे इतना एजिटेटेड देखकर बड़े सब्र से समझाया। अब जबकि मैंने तुम्हारे फादर को स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन की टेक्निक सौंप दी है, उनकी ग्रीड को देखते हुए वो स्ट्रिक्टली इस वैक्सीन के नाम पर खियांग सिटीजन्स की आखिरी कौड़ी तक निचोड़ लेंगे। पर ये तुम्हारे लिए एक रेयर अपॉर्चुनिटी भी है। तुम स्नो माउंटेन के पास एक ट्राइब एस्टैब्लिश कर सकती हो और टेम्पल के नाम पर फ्री वैक्सीनेशन ऑफर कर सकती हो। इस तरह अनगिनत लोग चलकर तुम्हारे पास आएंगे। शेन लैंग की बात सुनकर अरुनाना रोने लगी। वो कोई ट्राइब नहीं बनाना चाहती थी, वो बस बिग फूल के साथ एक पीसफुल लाइफ की तरफ लौटना चाहती थी। ये देखकर शू यिन आगे आई और उसे कंफर्ट करते हुए बोली, नाना, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझी? तुम्हें ये बोझ उठाना ही पड़ेगा। अपने मास्टर से भी यही बात सुनकर अरुनाना और भी जोर जोर से रोने लगी, यहां तक कि वो शू यिन के गले लग गई और फूट फूट कर इस तरह रोने लगी जैसे वो अपनी सारी डिससैटिस्फैक्शन बाहर निकाल रही हो। उसी मोमेंट बिग फूल वहां आया। उसका सिंपल दिमाग बस इतना ही देख पा रहा था कि उसकी बीवी रो रही है और वो फिक्र में था, पर उसे चुप कराना नहीं आता था। काफी देर हिचकिचाने के बाद वो बस इतना बोल पाया, रोना बंद करो, सेकंड फूल गलत नहीं कह रहा, तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए। बिग फूल की आवाज सुनकर अरुनाना ने अपने आंसू पोंछे खड़ी हुई और ऐसा लगा कि उसने कोई डिसीजन ले लिया है। उसने बिग फूल से कहा, बिग फूल, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आओ। बिग फूल, जो थोड़ा कंफ्यूज था, चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। उन दोनों को एक छोटे से जंगल की तरफ जाते देख शेन लैंग बस हैरानी में उन्हें देखता रह गया, अपने मन में सोचते हुए, जंगल के अंदर जा रहे हैं, चल क्या रहा है? प्रिंसेस नाना, ये थोड़ा ज्यादा ही थ्रिलिंग नहीं हो गया? यहां तक कि मैंने और मुलान ने भी वो ट्राई नहीं किया है। वो दोनों जंगल की गहराई में एक खुली जगह पर शांति से एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक पल बाद अरुनाना शर्माई और उस ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ते हुए बोली, बिग फूल, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? बिग फूल ने बिना हेजिटेट किए पूछा, क्या बस एक दूसरे को पकड़कर सोना ठीक रहेगा? अरुनाना बिल्कुल स्पीचलेस रह गई। उसने बस अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं पता, मैंने ये बहुत बार देखा है, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। जल्दी ही भालू के गरजने जैसी डीप और रफ आवाजें उस जंगल के ऊपर गूंजने लगी। ये शोर शेन लैंग और बाकी सबके कानों तक भी पहुंच रहा था, जिससे उसने सोचा ये औरत सच में बिल्कुल वाइल्ड है। सैकड़ों मीटर्स दूर से भी इतनी लाउड आवाजें सुनाई दे रही हैं। 1 घंटे बाद बाकी लोग शर्म की वजह से वहां से दूर रेस्ट करने चले गए। इस वक्त शेन लैंग का चेहरा एम्बैरेसमेंट और जेलसी से बिल्कुल अजीब बन चुका था। आधे घंटे से ऊपर कुछ भी चलता है तो वो फेक होता है। मैं इस बात पर यकीन नहीं करता। आखिरकार आधे घंटे के और वक्त बाद बिग फूल और अरुनाना बाहर निकले। बिग फूल के चेहरे पर वो सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन देखकर शेन लैंग पूरी तरह अपना आपा खो बैठा। वो ये बात मानने को किसी हाल में तैयार नहीं था कि बिग फूल की कैपेबिलिटीज उससे भी बढ़कर हैं। हालांकि अरुनाना ने शेन लैंग के उस एनवियस और रिजेंटफुल नजर को कंप्लीटली इग्नोर किया, पीछे घूमी और बिग फूल को वार्न किया, अगर तुमने वापस जाकर किसी और औरत को छुआ भी तो मैं आऊंगी और तुम्हारी जान ले लूंगी। उसके बाद उसने वार्निंग के तौर पर बिग फूल के आर्म पर जोर से बाइट किया। अपने इमोशंस निकालने के बाद वो टर्न हुई और हजारों स्लेव्स को अपने साथ वापस चियांग किंगडम की तरफ ले चली, बिना पीछे मुड़कर देखे। दूसरी तरफ यू किंगडम में सॉवरन बेचैनी से शेन लैंग की न्यूज का वेट कर रहा था। हालांकि शेन लैंग एक रेयर टैलेंट था,
पर चियांग किंगडम के उन ब्रूटल इलाकों में पूरे मिशन का बिना किसी नुकसान के लौटना बहुत मुश्किल लग रहा था। उससे भी बुरी बात यह थी कि सदर्न ओयांग कंट्री की सैन बारबेरियन ट्राइब ने 150,000 से भी ज्यादा लोगों की आर्मी जमा कर ली थी। एक बार अगर वॉर शुरू हुई तो यू किंगडम दोनों नेशंस के असॉल्ट को सहने में बुरी तरह स्ट्रगल करेगा। जैसे ही सॉवरेन को हेल्पलेसनेस फील हो रही थी, दो छोटे यूनिक्स भागते हुए आए। योर मैजेस्टी, ग्रेट न्यूज, शेन लैंग ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है और वो वापस यू किंगडम लौट रहा है। उसने न सिर्फ चियांग किंग से माफीनामा लिखवाया है, बल्कि उसने वहां सच में एक ऐसा टेंपल बनाया है जिसने अनगिनत चियांग सिटीजन्स को उनका फॉलोअर बना लिया है। शेन लैंग ने न सिर्फ हमारी नेशनल पावर डिस्प्ले की है, बल्कि योर मैजेस्टी की प्रेस्टीज को भी दूर दूर तक फैला दिया है। यूनिक्स की ये रिपोर्ट सुनकर सॉवरेन इस कदर शॉक हुआ कि उससे अपना मुंह तक बंद नहीं किया जा रहा था। उसे इस बात की हैरानी थी कि शेन लैंग में वाकई ऐसी कैपेबिलिटीज हैं। अब सदर्न ओयांग की टेंस सिचुएशन और उनकी डामाडोल पॉलिटिकल रेपुटेशन को देखते हुए शेन लैंग की ये विक्ट्री एक टाइमली बारिश की तरह थी। एक्साइटमेंट से भरकर सॉवरेन ने तुरंत ऑर्डर दिया, जल्दी। शेन लैंग ने चियांग किंगडम के इस मिशन में एक महान सर्विस दी है, उसे वेलकम करने के लिए एक सेरेमनी प्रिपेयर करो, मैं उसे बड़ा रिवॉर्ड जरूर दूंगा। सॉवरेन ने एक्साइटेड होते हुए कहा। चियांग किंगडम में उस थ्रिलिंग बैटल को एक्सपीरियंस करने के बाद आखिरकार शेन लैंग और उसके लोग यू किंगडम लौट आए। ऑफ कोर्स वो रास्ते में भी बिजी ही रहा था। उस वक्त शेन लैंग अपनी एक्सरे विजन का यूज करके उस टेस्ट ट्यूब को सीरियसली एग्जामिन और उस पर विचार कर रहा था, जिसमें बिग फूल की गोल्डन ब्लड लाइन और कर्स्ड बग का मिक्स था। पिछले 5 दिनों से बॉटल में बंद वो कर्स्ड बग न सिर्फ मरा था, बल्कि किसी पावरफुल फोर्स को अब्सॉर्ब करके और भी ज्यादा एक्टिव हो गया था। यहां तक कि उसका कलर उसके पिछले डार्क ब्राउन से धीरे धीरे गोल्डन होने लगा था। ऊपर से उस मदर बग की बॉडी का कलर भी ग्रीन से गोल्ड में बदल चुका था। फर्क बस इतना था कि जहां बाकी सारे कर्स्ड बग्स एक्टिव थे, वहीं मदर बग ऐसे लग रही थी जैसे वो एक डोर्मेंट फेज में चली गई हो, बिना हिले डुले चुपचाप तैर रही थी। शेन लैंग के दिमाग में शायद कुछ आया। उसने विंडो से अपना सिर बाहर निकाला और जू यिन से पूछा, क्या आप जानती हैं कि बिग फूल को उसकी ये गोल्डन ब्लड लाइन कैसे मिली? मुझे याद है कि यावर की भी ब्लड लाइन गोल्डन थी। शू यिन ने सिर हिलाया, ये शायद इनेट है। यहां तक कि दुनिया के सबसे बड़े मार्शल आर्ट्स मास्टर्स भी इसकी मिस्ट्री को नहीं सुलझा पाए हैं। ये इनेट शब्द सुनकर शेन लैंग अचानक एक्साइटेड हो गया और खुद की तरफ पॉइंट करते हुए बड़ी बेसब्री से पूछा, आंटी, झोंगचुक ने एक बार मेरी ब्लड लाइन देखकर कहा था कि वो इसके आर पार नहीं देख सकता। क्या इसकी वजह यह थी कि उसकी पावर कम थी? आप खुद एक नजर क्यों नहीं डालती? क्या पता मैं भी वो इंसान हूं जिसके अंदर कोई हिडन टैलेंट्स छुपे हों? सुयन ये सब सुनने के बाद बिल्कुल शांत रही। वो थोड़ी देर तक बस गौर से शेन लैंग को घूरती रही, फिर हल्के से अपनी भौहें सिकोड़ी और अचानक एक जेंटल स्माइल दिखाते हुए बोली, समझदार लोग खुद को टेंशन देते हैं जबकि तुम सबसे ज्यादा फॉर्मिडेबल हो। ये सुनते ही शेन लैंग की पूरी बॉडी में अचानक एक वीकनेस आ गई। वो नीचे की तरफ लटक सा गया और निराश होकर खुद से सोचने लगा, मुझे समझ आ गया, इसका सिंपल सा मतलब यही हुआ ना कि मार्शल आर्ट्स मेरे बस की बात नहीं है। लगता है मेरी औकात में बस एक केप्ट मैन बनके रहना ही लिखा है। जैसे ही वो उदास फील कर रहा था, एक ख्याल तेजी से उसके दिमाग में आया, कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। भले ही मुझ में मार्शल प्रोग्रेस ना हो, पर मेरे पास मेरा सुपर ब्रेन तो है ना। तुरंत शेन लैंग ने विंडो के बाहर शू यिन की तरफ मिस्टीरियस तरीके से हाथ हिलाया। आंटी, थोड़ी देर के लिए अंदर आइए, मुझे आपसे एक बोल्ड आइडिया डिस्कस करना है। शू यिन हालांकि थोड़ी पजल हुई, पर फिर भी कैरेज पर कूद गई और कैबिन में आ गई। शू यिन को कैबिन में जाता देख आगे रास्ता लीड कर रहा हुआंग फेंग शॉक्ड था। शेन लैंग दिन ब दिन और भी बोल्ड होता जा रहा है। उसने पहले मुलान के साथ भी कैरेज में एक ट्विस्ट की थी, और अब क्या वो पब्लिक के सामने गॉडेस शू यिन पर मूव मारने का प्लान कर रहा है? कैरेज के अंदर शेन लैंग ने बेहद सीरियस होकर पूछा, आंटी, उस फ्लोटिंग माउंटेन के कर्स्ड पॉइजन से इन्फेक्ट होने के बाद जब आप अपनी मार्शल आर्ट्स यूज करती थी, तो क्या आपको अपने अंदर कोई चेंजेस नोटिस हुए? शू यिन एक पल रुकी और फिर बोली, हाँ बिल्कुल, कुछ चेंजेस तो थे। कॉम्बैट के वक्त मेरी ट्रू एनर्जी और स्वॉर्ड एनर्जी मेरे ओपोनेंट्स को पैरालाइज कर सकती थी, और जिस वक्त मैं पॉइजन थी उसने मेरे यूथ को भी 20 साल तक प्रिजर्व करके रखा। मेरा अपीयरेंस तब से बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। ये सुनकर शेन लैंग अपने आइडिया को लेकर और भी कन्विंस्ड हो गया। तुम्हारी बॉडी में उस कर्स्ड बग द्वारा जो टॉक्सिन्स रिलीज होते थे, उन्होंने सिर्फ तुम्हारी एबिलिटीज को ही एनहांस नहीं किया, बल्कि उन्होंने तुम्हारी नर्व्स को पैरालाइज करके एक ऐसी चीज दे दी जिसका ख्वाब हर औरत देखती है, एजलेसनेस। रुकते हुए उसने वही टेस्ट ट्यूब निकाल ली और आगे बोला, आंटी देखिए, ये वो ब्लड है जिसमें कर्स्ड बग है जो मैंने तुम्हारी बॉडी से निकाला था। इसे लाल होना चाहिए था, पर बिग फूल के गोल्डन ब्लड के टच में आने के बाद ये धीमे धीमे टर्न होकर गोल्डन बन गया। हालांकि ये अभी एक पेल गोल्ड कलर ही है, लेकिन क्या इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अगर मैं इस कर्स्ड बग के इस न्यूरोटॉक्सिन को निकाल लूं तो मैं इसका यूज किसी के भी ब्लड लाइन टैलेंट्स बदलने में कर सकता हूं? जैसे जैसे वो बोल रहा था, शेन लैंग की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। वो पहले ही इमेजिन करने लगा था खुद को आसपास घिरे ट्रांसफॉर्म्ड और पावरफुल वॉरियर्स के बीच, और ये सब उसकी अपनी हाई आईक्यू के साथ मिल जाए। क्या तब वो इनविंसिबल नहीं बन जाएगा? जितना वो उस बारे में सोचता, वो उतना ही एक्साइटेड होता जा रहा था, और उसे खुद इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसके साथ उसके फेस पर कैसी स्लीजी स्माइल आ चुकी थी। तभी अचानक जू यिन ने एक बहुत तगड़ी किलिंग इंटेंट उनकी तरफ आते हुए सेंस की। उनका चेहरा डार्क हुआ और उन्होंने वॉर्न किया, शेन लैंग, खतरा पास आ रहा है, कम से कम 5000 घुड़सवार हमारी तरफ चार्ज कर रहे हैं। शेन लैंग चौंक गया, तुरंत अपने कैरेज से बाहर आया और ठीक सामने उसने वही स्ट्रॉन्ग हॉर्सेस का बड़ा ग्रुप उनकी ही तरफ रैपिडली आते हुए देखा। वो घुड़सवार पास आते जा रहे थे और जल्दी ही अनगिनत राइडर्स हर दिशा से निकलते हुए आए और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन जब शेन लैंग ने उन घोड़ों पर बैठे लोगों को गौर से देखा तो वो थोड़ा कंफ्यूज था। ये लोग किसी तरह से भी रेगुलर कैवलरी या बैंडिट्स तो नहीं लगते। ये अनबिलीवेबल है, क्या पूरे वेस्टर्न सेलेस्टियल प्रोविंस के गवर्नर्स ऑफिस के पास भी इतने राइडर्स मौजूद हैं? शेन लैंग ने खुद से मटर किया। उसी पल उसने नोटिस किया कि सामने खड़ी एक क्लिफ के बिल्कुल ऊपर से उसे एक सख्त सी नजर घूर रही थी। ऊपर देखते हुए उसे एक आर्मर पहना हुआ आदमी दिखाई दिया जिसने स्टील का हेलमेट पहना था, और वो उन्हें ऊपर से नीचे घूर रहा था।
और उसके उस हेलमेट में आंखों ने ठीक ठीक उसकी आइडेंटिटी कंफर्म कर दी। वो बदनाम डाकू 3-eyed evil था। उस आदमी को पहचानते ही शेन लांग ने अंदर ही अंदर उसका मजाक उड़ाया। ये तो बस सूनान के कुत्तों में से एक है ना, लगता है ये आदमी सू ओल्ड डॉग की ही प्राइवेट आर्मी है। जैसे ही उसने ये सोचा, शेन लांग बेहद रिलैक्स हो गया और यहां तक कि उसने फुल जोश के साथ उस 3-eyed evil की तरफ अपना हाथ हिलाकर वेव किया। 3-eyed evil की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता देखकर शेन लांग को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। उसने कैजुअली शेन 13 को सिग्नल दिया कि वो कैरेज ना रोके और आगे बढ़ते रहे। उसने सोचा, एम्परर अच्छी न्यूज के साथ वापस यू किंगडम में मेरा ही वेट कर रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि इन लैब डॉग्स की यहां कोई मूव चलने की हिम्मत होगी। ठीक उसी वक्त क्लिफ पर खड़े उस 3-eyed evil ने अचानक शेन लांग की तरफ पॉइंट करते हुए अपना हाथ उठाया और फिर गले को काटने का जेस्चर दिया। इसे देखकर शेन लांग ने एक ठंडी हंसी दी और उसने उन्हें रिस्पॉन्स एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फ्रेंडशिप वाले जेस्चर और उसके साथ एक पेल्विक थ्रस्ट दिया और बोला, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। यहां तक कि उसने आसपास खड़े उन हजारों बैंडिट्स को भी बिल्कुल इसी प्रोवोकेटिव अंदाज में यही जेस्चर दिखाया। उस शाम शेन लांग और उसका ग्रुप परफेक्टली सेफ बॉर्डर पास करके आ गए और 10,000 माउंटेन्स काउंटी के एक गवर्नमेंट स्टेशन में रुके। हालांकि ये इलाका सू फैमिली की ही टेरिटरी थी, शेन लांग के अंदर इस बात का जरा बराबर भी डर नहीं था। कैरेज में एक पूरा दिन बिता लेने के बाद जैसे ही उसकी बेड पर नजर गई, वो उसी पर गिर गया। तभी बाहर से आती हुई शेन 13 की आवाज उस तक पहुंची। मास्टर, बाहर एक औरत जो खुद को मिस मुलान की एल्डर मार्शल सिस्टर बता रही है, आपसे मिलने आई है। शेन लांग पजल था और सोचने लगा, मुलान की एल्डर मार्शल सिस्टर, कहीं ये उस क्राउन प्रिंस के बगल में घूमने वाली केप्ट वुमन जाओ यान तो नहीं? ऊपर से वो हिडन ऑरिजिन सोसाइटी की भी है। इस औरत की इंटेंशंस एब्सोल्युटली बुरी ही हैं। हालांकि इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए कि जाओ यान ठीक ठाक उस क्राउन प्रिंस का ही आदमी थी, शेन लांग को अपने डिस्प्लेजर को दबाना पड़ा। वो लिविंग रूम में गया और वहां जाकर एक फोर्स्ड स्माइल के साथ उसे ग्रीट किया। जाओ यान, जिसे शेन लांग के एटीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसने एक बनावटी स्माइल दी। यंग मास्टर शेन, आपके रीसेंट चियांग किंगडम के मिशन ने हमारे नेशन की प्रेस्टीज बहुत बढ़ा दी है। एक बार जब आप घर लौटेंगे तो सॉवरेन जरूर आप पर पूरा भरोसा करेंगे। मैं सोच रही थी कि आपके इस बारे में कोई थॉट्स हैं? ये सुनकर शेन लांग के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसने बेपरवाही से कहा, अगर सिस्टर को कुछ कहना है तो साफ साफ कहिए। क्या क्राउन प्रिंस ने आपको भेजा है? शेन लांग ने सीधे सीधे पूछ लिया। जाओ यान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शेन लांग इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, पर फिर भी वो बोली, हाँ, क्राउन प्रिंस आपको बहुत एडमायर करते हैं। सुना है कि हेवनली पाथ सोसाइटी आजकल जो मिरर्स बेच रही है वो आपने बनाए हैं। आपने न सिर्फ उनकी किस्मत पलटने में मदद की, बल्कि आपने लगभग खोए हुए ईस्टर्न ट्रेड रूट्स को भी रिस्टोर कर दिया है। अगर यंग मास्टर शेन ग्लास मिरर्स का सीक्रेट फॉर्मूला शेयर करने को तैयार है, तो हमारी हिडन ऑरिजिन सोसाइटी आपको रिवॉर्ड के तौर पर 3 मिलियन गोल्ड कॉइन्स देने को तैयार है, जो 3 साल में पे किए जाएंगे। आपका क्या ख्याल है? शेन लांग अंदर ही अंदर और भी ज्यादा नाराज हो गया और सोचने लगा, क्राउन प्रिंस मुझे रिक्रूट करने के लिए एक रखेल को भेजते हैं और चाहते हैं कि मैं उन्हें अपना सीक्रेट फॉर्मूला दे दूं। क्या ख्याली पुलाव है। हालांकि वो जानता था कि जाओ यान यहां सिर्फ इस बात के लिए नहीं आई है। थोड़ा सोचने के बाद उसने जवाब दिया, हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस मुझे इतनी हाई रिगार्ड में रखते हैं, ये सच में मेरे लिए खुशी की बात है। कृपया हिज हाइनेस को कन्वे कर दीजिएगा कि मैं इस पर जरूर डीपली विचार करूंगा। अगले दिन शेन लांग ने 10,000 माउंटेन्स काउंटी छोड़ दिया और वो हुआंगलियांग काउंटी के गवर्नमेंट स्टेशन में सेटल ही हुआ था कि थर्ड प्रिंस के एक एड ने उससे अप्रोच किया। उसका मकसद और बातें बिल्कुल झाओ यान जैसी ही थीं। शेन लांग तब तक और भी ज्यादा डिप्रेस हो चुका था। सोच रहा था, क्राउन प्रिंस और थर्ड प्रिंस मुझे रिक्रूट करने के लिए एक के बाद एक लोगों को भेज रहे हैं, बिना कोई क्लियर प्रॉमिसेस किए, और वो चाहते हैं कि मैं उन्हें ग्लास मिरर्स का फॉर्मूला थमा दूं। आखिर इस अजीब अप्रोच के साथ वो करना क्या चाहते हैं? कियांग किंगडम छोड़ने के 7वें दिन शेन लांग और उसका ग्रुप लैंग काउंटी पहुंचे, जो कैपिटल सिटी से सिर्फ 300 ली दूर था। लैंग काउंटी के गवर्नमेंट स्टेशन में सेटल होने की थोड़ी देर बाद ही शेन 13 रिपोर्ट करने आया, ही वुवु आपसे मिलने की रिक्वेस्ट कर रही है। ये नाम सुनकर शेन लांग शुरू में चौंक गया, फिर उसे याद आया, ये वही कोर्टिजन थी जिस पर सॉवरेन फिदा था। उसने एक बार साजिश रची थी उसे इंपीरियल बेड तक पहुंचाने की, ताकि वो अपने एक दुश्मन ली वेनजेंग को मार सके। पर क्या बाद में सॉवरेन को यह पता नहीं चल गया था कि वो वर्जिन नहीं है और उसे उसके होम टाउन लैंग काउंटी में कैद कर दिया गया था? ये रियलाइज करते हुए कि वो एग्जैक्टली लैंग काउंटी में ही है, शेन लांग समझ गया कि एक ग्रेट हीरो होने के नाते बहुत लोग उसके साथ एसोसिएट होना चाहेंगे और ही वुवु का इस जगह को ढूंढ लेना कोई अजीब बात नहीं थी। हालांकि क्योंकि वो सॉवरेन की औरत थी, सॉवरेन के टेम्पर को देखते हुए उसके लिए दूरी बनाए रखना ही बेहतर था। शेन लांग ने अपना हाथ हिलाया, शेन 13 को इशारा करते हुए उसे बस वापस भेज दो। हालांकि शेन 13 ने हिचकिचाते हुए कहा, ही वुवु पहले ही अंदर आ चुकी है। ये सुनकर शेन लांग को बहुत बड़ा झटका लगा। शेन 13 अपनी मार्शल एबिलिटीज के साथ एक अकेली कमजोर औरत को कैसे नहीं रोक पाया? अगर ये औरत जबरदस्ती अंदर घुसी है तो जरूर कोई साजिश होगी। खतरे को भांपते हुए शेन लांग तेजी से बेडरूम के बाहर भागा। सोच रहा था, अगर किसी गलत इरादे वाले इंसान ने सॉवरेन के साथ मुसीबत खड़ी करने के लिए इस इंसिडेंट का यूज किया तो रिजल्ट्स अनइमेजिनेबल होंगे। अनएक्सपेक्टेडली सिचुएशन शेन लांग के अंदाजे से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। वो डर के मारे पड़ोस के कमरे में घुस गया, जो शू येन का था, और इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाती, वो उसके बेड पर कूदा और उनकी क्विल्ट के अंदर घुस गया। उसके इस फ्लूइड एक्शंस के सीक्वेंस ने शू येन को पूरी तरह हैरान कर दिया। उस वक्त शेन लांग ने जल्दबाजी में एक्सप्लेन किया, आंटी, मैं यहाँ छिपने आया हूँ, प्लीज मुझे कवर कीजिए। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, बाहर दरवाजे से ही वुवु की मिलने की रिक्वेस्ट करती हुई डेलिकेट आवाज आई। ये सुनकर शेन लांग ने शू येन को हक किया और जोर से चिल्लाया, मैं पहले ही एक ब्यूटी को अपने साथ बेड पर ले चुका हूँ, ही वुवु प्लीज कल आना। लेकिन ही वुवु वहां से नहीं गई। इसके बजाय वो दरवाजे के बाहर से ही बोलती रही, मैं काफी लंबे वक्त से शेन यंग मास्टर के पोएटिक टैलेंट्स को एडमायर करती हूँ, और ये पता चलने पर कि आज यंग मास्टर मेरे होम टाउन आए हैं, मैं स्पेशली एक पोएम रिक्वेस्ट करने आई हूँ। उससे जल्दी छुटकारा पाने के लिए शेन लांग ने केयरलेसली एक सोय सॉस पोएम कंपोज कर दी।
लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दरवाजे के बाहर सिर्फ ही वुवू ही नहीं थी, बल्कि जिन मुलान भी आ चुकी थी। यही वजह थी कि शेन 13 की उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं हुई थी। उस वक्त उस पोएम को सुनकर मुलान का चेहरा गुस्से से बिल्कुल डार्क पड़ गया। उसने कोल्डली कहा, वाकई मेरे हस्बैंड की पोएट्री एक्सेप्शनली गुड है। मुलान की आवाज ने शेन लैंग को चौंका दिया। जब उसने क्लियरली देखा कि उसकी बाहों में कौन था, तो उसका दिल तुरंत चिल्लाने और डर से भर गया। मेरी बीवी यहाँ कैसे आई? क्या ये चीट करते हुए पकड़े जाने में काउंट होगा? जल्दी से, इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाता, शेन लैंग ने क्विल्ट फेंकी, बेड से कूदा और 3 कदमों में भागकर मुलान के पास पहुंचा। उसके गुस्से को शांत करने की कोशिश करने लगा। इस एक्शन ने मुलान को पूरी तरह दंग कर दिया। हस्बैंड, आप क्या कर रहे हैं? लेकिन शेन लैंग रुका नहीं और उसे उठाकर सीधा वापस अपने बेडरूम में ले गया। वो जानता था कि इस वक्त सारी एक्सप्लेनेशंस फ्यूटाइल होंगी और सिर्फ अपनी फिजिकल फिटनेस प्रूव करके ही वो अपनी इनोसेंस दिखा सकता है। आधे घंटे से ज्यादा की ब्रीफ कम्युनिकेशन के बाद शेन लैंग कन्विंस्ड था और मुलान भी मान गई थी, हालांकि थोड़ी ना खुशी के साथ। उस वक्त थोड़ा गिल्टी फील करते हुए शेन लैंग ने मुलान को हग किया और पूछा, बेबी, क्या अब तुम्हें मेरी इनोसेंस पर यकीन है? मैंने हमेशा खुद को सिर्फ तुम्हारे लिए ही प्रिजर्व करके रखा है। जैसे ही उसने इसका जिक्र किया, मुलान ने फिर से उसे घूरा। स्कमबैग, अगर तुमने कुछ नहीं किया था तो तुम शू यिन के रूम से भागते हुए बाहर क्यों आए? मुलान की उस शार्प नजर को देखकर शेन लैंग और भी पैनिक हो गया और जल्दी से एक्सप्लेन किया, मैं ही वुवू से छिप रहा था, इसीलिए मैं शू यिन की क्विल्ट में घुसा। वो एक ग्रैंड मास्टर है, वो मुझे उनका फायदा कैसे उठाने देती? ठीक तभी बाहर से फिर से ही वुवू की आवाज आई, यंग मास्टर शेन, क्या आपका हो गया? वो औरत अभी भी यहीं थी, पर शुक्र है उसकी इस इंटरप्शन ने शेन लैंग को बच निकलने का एक मौका दे दिया। बेमन से उसने कपड़े पहने और ही वुवू से मिलने बाहर गया। अब क्योंकि मुलान वहां थी, शेन लैंग को किसी और चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। हॉल में ही वुवू ने उसे एक पेपर थमा दिया। यंग मास्टर शेन, क्या आप इस पोएम को जानते हैं? शेन लैंग आगे बढ़ा कंटेंट पढ़ने के लिए और एक पल के लिए दंग रह गया। पेपर पर लिखा कंटेंट पढ़ने के बाद शेन लैंग को जल्दी ही रियलाइज हुआ, क्या ये वही पोएम नहीं थी जो उसने ली वेनजेंग को मारने के वक्त किसी के जरिए ही वुवू को बेची थी? लेकिन वो डेफिनेटली उसे ये पता नहीं चलने दे सकता था। इसलिए शेन लैंग ने स्माइल किया और बोला, मुझे ये पोएम याद है, इसे ही वुवू ने एम्प्रेस डाओजर के बर्थडे बैंक्वेट में गाया था। इसके इमोशंस की गहराई सच में एक मैग्निफिसेंट चैप्टर है, मैं बेशक इससे फेमिलियर हूं। फिर बिना ही वुवू के दोबारा बोलने का वेट किए शेन लैंग ने घर के अंदर से एक नई बुक निकाली और उसे थमा दी। क्योंकि ही वुवू लिटरेचर को अप्रिशिएट करती हैं और मेरे ओवरफ्लोइंग टैलेंट्स की तारीफ करती हैं, तो मैं आपको अपना लेटेस्ट वर्क गिफ्ट करूंगा, कृपया अपनी गाइडेंस दीजिए। शेन लैंग की एक्सप्लेनेशन सुनकर ही वुवू ने एक पल के लिए सोचा कि उसने वाकई गलत इंसान को अप्रोच किया है। उसने बेमन से बुक एक्सेप्ट की, कुछ और पोलाइट वर्ड्स एक्सचेंज किए और डिसअपॉइंटेड होकर वहां से चली गई। ही वुवू को विदा करने के बाद शेन लैंग वापस अपने बेडरूम में लौटा, पर उसके सामने का वो ब्यूटीफुल नजारा देखकर वो दंग रह गया। मुलान आधे सहारे के साथ बेड पर झुकी हुई थी। एक पतला सा ब्लैंकेट उसके प्राइवेट एरियाज को कवर किए हुए था और उसके फॉर्म की वो फेंटली विजिबल ब्यूटी शेन लैंग के दिल की धड़कनें तेज कर रही थी और वो अचानक बेचैन फील करने लगा। शेन लैंग का एक्सप्रेशन देखकर मुलान ने प्लेफुली स्माइल दी, उसे अपनी तरफ खींचा और पलटकर अपने नीचे गिरा लिया। जैसे ही वो एक और राउंड के लिए जाने ही वाले थे, अचानक बाहर से निंग यान की आवाज आई, शेन लैंग, मैं अपना वादा पूरा करने आई हूँ। क्योंकि तुम चियांग किंगडम से जिंदा वापस आ गए हो, तो आज मैं तुम्हें वो सब लेने दूंगी जिसकी तुमने ख्वाहिश की थी। मैं बस यही सोच लूंगी कि किसी कुत्ते ने काट लिया है और उसके बाद हम फिर से भाई भाई रहेंगे। इस आवाज ने इंस्टेंटली रूम के एटमॉस्फेयर को फ्रीज कर दिया और शेन लैंग का दिल जोर से चिल्लाया, अब दोबारा ये नहीं। निंग यान के फेरोशियस वर्ड्स सुनकर शेन लैंग तो पागल ही होने वाला था। ये ब्रेनलेस औरत भी यहाँ कैसे पहुंच गई? अपना सिर घुमाकर मुलान का डार्क एक्सप्रेशन देखते ही शेन लैंग की स्पाइन में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई, अंदर ही अंदर चिल्लाते हुए, क्या डिजास्टर है, अगर मैं आज जिंदा बच गया तो निंग यान, मैं तुझे पक्का जान से मार दूंगा। 1 घंटे बाद एक बेहाल शेन लैंग मुलान, निंग यान और युन मेंगजे के साथ बैठा था। अचानक निंग यान ने आउट ऑफ द ब्लू मुलान से कहा, मुलान, तुम फिक्र मत करो, इस बंदे ने 2 बार मेरी चेस्ट टच करने के अलावा ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम्हें ऑफेंड करे। युन मेंगजे भी हंसा, मुझे भी निंग यान एक विटनेस के तौर पर यहां लाई थी। उसने कहा था कि वो ब्रदर शेन के साथ एक शर्त पूरी करना चाहती है। कैपिटल सिटी कन्वीनियंट नहीं था, इसलिए उसने इस जगह को चूज किया। ये अल्फाज सुनते ही शेन लैंग को अपने ठीक बगल से मुलान की वो आइसी स्टेयर चुपती हुई महसूस हुई। उसका दिल डिस्पेयर में था। क्या अब इन 2 ट्रबल मेकर्स के साथ टाइज तोड़ना पॉसिबल है? इस हंगामे के बाद युन मेंगजे अचानक सीरियस हुआ और बोला, ब्रदर शेन, मैं यहां तुम्हें एक और याद दिलाने आया था। तुम्हारी कियांग किंगडम से इस शानदार जीत ने यू किंगडम की इज्जत बढ़ाई है और सदर्न बैटलफील्ड पर हुई हार को कवर अप किया है, जो सच में एक अच्छी बात है। लेकिन अभी तुम्हारा फाउंडेशन अनस्टेबल है, तुम जितना ऊपर चढ़ोगे उतनी ही बुरी तरह गिरोगे। अभी कैपिटल सिटी में लोग तुम्हारी ऐसे तारीफें झाड़ रहे हैं कि तुम सदियों में आने वाले एक डिप्लोमैटिक एनवॉय हो। कह रहे हैं कि क्योंकि तुम चियांग किंगडम संभाल सकते हो, तो सैंड बार्बेरियन ट्राइब तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। वो क्लियरली तुम्हें सैंड बार्बेरियन ट्राइब के मिशन पर भेजकर फंसाने की तैयारी कर रहे हैं। शेन लैंग चौंक गया और अनईजी फील करने लगा। सैंड बार्बेरियन ट्राइब का मिशन? शेन लैंग को अंदर से एक स्ट्रांग नफरत महसूस हुई। मैं पागल होऊंगा जो उस मनहूस जगह पर जाऊंगा। ऊपर से शेन लैंग ने पहले ही प्लान कर लिया था कि चियांग किंगडम से आते ही वो सू फैमिली को खत्म करने के प्लान का 3rd स्टेप एग्जीक्यूट करेगा, तो बिना किसी जीत की गारंटी के वो भला सैंड बार्बेरियन ट्राइब के साथ पंगा क्यों लेगा? युन मेंगजे आगे बोला, ब्रदर शेन, अगर तुम इस मिशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो तुम्हें अर्ली प्लान करना होगा। कियांग किंगडम में शेन लैंग की इस बड़ी जीत की न्यूज उनके कैपिटल सिटी पहुंचने से पहले ही पूरे यू किंगडम में फैल चुकी थी। जब वो कैपिटल सिटी पहुंचे तो पूरी आवाम उनका वेलकम करने इकट्ठा हो गई थी। ढोल बज रहे थे और पटाखे फूट रहे थे। भीड़ ने एक साथ आवाज लगाई, सॉवरेन की जय हो, यू किंगडम की जय हो। ये नजारा इतना ग्रैंड था जैसे शेन लैंग ने सच में चियांग किंगडम पर कब्जा कर लिया हो।
हालांकि उसे सबकी अटेंशन का सेंटर बनना काफी पसंद आया, पर सॉवरेन के सामने वो अभी भी रिजर्व रहा। शेन लैंग हाथ में चियांग किंग का कन्फेशन लेटर और उस टेंपल और उसके कई बेनिफिशियरीज की तस्वीर वाला एक स्क्रोल पकड़े हुए इंपीरियल हॉल की तरफ बढ़ा और उन्हें रिस्पेक्टफुली प्रेजेंट किया। योर मैजेस्टी, मैंने अपना चियांग किंगडम का मिशन बिना किसी डिसऑनर के पूरा कर लिया है और यहाँ रिपोर्ट करने हाजिर हूँ। फिर उसने उस स्क्रोल को खोलने का ऑर्डर दिया, जिसमें लगभग 10,000 कियांग सिटीजन्स की तस्वीरें थीं जो उनकी ग्रेटिट्यूड और लॉयल्टी दिखा रही थीं। हर एक पर खून से हाथ का निशान लगा था। इस ड्रामे को कंप्लीट करने के लिए शेन लैंग ने अचानक अपने हाथ उठाए और चिल्लाया, हमारे यू किंगडम के सॉवरेन लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। कियांग किंगडम के सिटीजन्स हमारी ईस्टर्न सिविलाइजेशन को अपना मानते हैं। दिलों में यू किंगडम बसा है और योर मैजेस्टी के लिए डिवोटेड हैं। यू किंगडम की जय हो, सॉवरेन की जय हो, शेन लैंग जोरों से चिल्लाया। जैसे ही उसके पीछे भीड़ ने सपोर्ट में अपनी आवाज मिलाई, वहां का माहौल और भी जोश से भरने लगा। पर हॉल के ठीक आगे खड़ा सॉवरेन इस वक्त स्पीचलेस था। शेन लैंग, ओ शेन लैंग, ये तो बस एक छोटी सी डिप्लोमैटिक विक्ट्री थी, पर तुमने इसे ऐसे पोर्ट्रे किया है जैसे ये कोई बहुत बड़ी कॉन्क्वेस्ट हो। शुरू में मुझे फिक्र थी कि तुम इसका कबाड़ा कर दोगे, और अब मुझे फिक्र है कि तुमने इसे ओवरप्ले कर दिया है। बेमन से सॉवरेन ने अपना गला साफ किया और कहा, इस महान जीत का क्रेडिट आपकी आर्ड्यूअस एफर्ट्स को जाता है मिनिस्टर शेन। आपने दूर का सफर किया है और बहुत मेहनत की है। अब जाकर आराम कीजिए, क्योंकि मेरे पास आपके लिए अभी और भी बड़े प्लान्स हैं। हालांकि शेन लैंग अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ और अपने मन में सोचने लगा, क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं इतना बड़ा रिस्क उठाकर वापस आया हूं और आप मुझे इन चंद शब्दों में बस चलता करना चाहते हैं। इसलिए उसने रिस्पेक्टफुली जवाब दिया, आपकी कंसर्न के लिए शुक्रिया योर मैजेस्टी। बेशक मैं थक गया हूं, पर मैं सबसे ज्यादा अपनी फैमिली को मिस कर रहा हूं, खासतौर करके मेरे इन लॉज को। यह सुनने के बाद सॉवरेन ज्यादा कुछ नहीं बोला, पर उसका एक्सप्रेशन डार्क पड़ गया। अच्छी कोशिश थी शेन लैंग, मुझे डायरेक्टली याद दिलाने की कि मैं तुम्हारे इन लॉज को टाइटल्स दूं और तुम्हारी जिन फैमिली को रिवॉर्ड दूं। यहां तक कि पास खड़े ली यूनिट को भी अंदर ही अंदर शेन लैंग के लिए पसीना आ गया था। 1 घंटे बाद सॉवरेन से अपनी मुलाकात खत्म होने के बाद शेन लैंग घर नहीं गया, बल्कि सीधा प्रिंस निंगझेंग के निवास पर पहुंचा। वहां स्टडी रूम में निंगझेंग और शेन लैंग अपने अगले मूव्स को प्लान कर रहे थे। निंगझेंग ने कहा, फिक्र मत करो ब्रदर शेन, हमारे फादर एक एम्परर होने के नाते अपने वादों से कभी पीछे नहीं हटते। जिन फैमिली को मार्की ऑफ मिथिकल टर्टल का टाइटल देने और फ्यूरियस टाइड सिटी का चार्ज उन्हें सौंपने का काम बिना किसी बदलाव के प्रोसीड होगा। अभी हमारी कंसर्न आगे आने वाली पॉलिटिकल सिचुएशन पर होनी चाहिए। कैपिटल में कुछ लोग तुम्हारे कियांग किंगडम के इस सक्सेसफुल मिशन का यूज करके तुम्हारा स्टेटस कुछ ज्यादा ही एलिवेट कर रहे हैं, इस इरादे से कि एम्परर तुम्हें सैंड बार्बेरियन ट्राइब के साथ नेगोशिएट करने का ऑर्डर दें ताकि वो सदर्न कंट्रीज को अपना सपोर्ट देना बंद कर दें। शेन लैंग ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, मैं किसी हाल में सैंड बार्बेरियन ट्राइब नहीं जा सकता। मुझे कम से कम टाइम में उस सू फैमिली को गिराना है, तो मेरे पास भला उस सैंड बार्बेरियन ट्राइब जाकर अपनी मौत को बुलाने का टाइम कहां से आएगा? निंगझेंग शॉक था। सुनान के पास मार्की ऑफ डिस्टेंट गार्ड, जूनियर प्रोटेक्टर टू द क्राउन प्रिंस और जनरल ऑफ द आर्मी गैरिसन जैसे टाइटल्स हैं, और ये बोलने की जरूरत ही नहीं कि न्यूट्रल्स के बीच वो एक लीडिंग फिगर है, और तुम शेन लैंग बस एक छोटे से 7th रैंक ऑफिशियल हो जिसका कोई स्ट्रॉन्ग बैकर या एलाइज तक नहीं है। तुम उसे ऐसे जल्दी कैसे ओवरथ्रो की उम्मीद कर सकते हो? क्या ये किसी बेवकूफ का ख्वाब नहीं है? उसका ये डिसबिलीफ देखकर शेन लैंग ने हल्की सी आईब्रो उठाई और आगे बोला, कियांग किंगडम में सेटअप पहले से कंप्लीट है। नेक्स्ट हमें ऐसे जल्दी आगे बढ़ना होगा ताकि सूनान को उसकी सभी ऑफिशियल पोजीशन से हटा दिया जाए और उसे रिटायरमेंट पर मजबूर कर दिया जाए। फिर हमारी बारी आएगी उस न्यू पॉलिसी को चैंपियन करने की। जब डिस्टेंट गार्ड सिटी और व्हाइट नाइट काउंटी में ये न्यू पॉलिसीज लागू होना शुरू होंगी, तभी सू फैमिली को डिस्ट्रॉय करने का परफेक्ट टाइम होगा। निंगझेंग का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि शेन लैंग के प्लान्स इतने ज्यादा एम्बिशियस और इंट्रिकेट होंगे। निंगझेंग को इस शॉक में ये रियलाइज हुआ कि उसे भी शेन लैंग की इस स्कीम का हिस्सा बनना पड़ेगा। ऊपर से इस न्यू पॉलिसी के पॉलिटिकल पर्जेस का टारगेट तो हमेशा से मार्की ऑफ मिथिकल टर्टल्स मैंशन ही रहा था, और अब शेन लैंग खुद उस न्यू पॉलिसी का बैनर अपने हाथों में लेने की प्लानिंग कर रहा था। ये बात सच में हैरान कर देने वाली थी। अपने दिमाग में सवालों के साथ निंगझेंग ने पूछा, बहुत सारी पुरानी नोबिलिटी फैमिलीज करंटली एक हो रही हैं ताकि वो तुम्हारी जिन फैमिली को एक नए अलायंस का लीडर प्रपोज कर सके। इससे पहले कि निंगझेंग अपनी बात पूरी करता, शेन लैंग का एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड पड़ गया। जब उस न्यू पॉलिसी ने मेरी जिन फैमिली को पर्ज करने की कोशिश की थी, तब इनमें से कौन सा इंसान मदद के लिए आगे आया था? मेरी मदर इन लॉ पर्सनली ऐसी 10 नोबल फैमिलीज के पास गईं और फिर भी सिर्फ 1000 गोल्ड कॉइन्स उधार ले पाई। वो लोग जो सिर्फ जले पर नमक छिड़कते हैं, उन्होंने जिन फैमिली को सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं दिया। शेन लैंग ने कोल्डली कहा, जब तक मेरी जिन फैमिली आगे बढ़ सकती है, मैं धोखा देने को भी तैयार हूं। जब मैं शेन लैंग इस न्यू पॉलिसी की तलवार उठाऊंगा, तो मैं गारंटी देता हूं, मैं झंग चोंग से भी ज्यादा बेरहम बन के दिखाऊंगा। अपनी बात खत्म करने के बाद शेन लैंग खड़ा हुआ और बोला, योर हाइनेस, भले ही सुनान आपके अंकल है, पर वो सॉवरेन के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट भी हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप उनके साथ थोड़ी भी नरमी नहीं बरतेंगे। शेन लैंग की बातें सुनकर आखिरकार निंगझेंग शेन लैंग के प्लान की पूरी एक्सटेंट को समझ गया और ठीक से अपनी कुर्सी पर पीछे गिर गया। इसलिए नहीं कि उसके दिल में सुनान के लिए कोई सॉफ्ट हार्टेडनेस थी, बल्कि वो शेन लैंग के इस ऑडेशियस प्लान से हैरान और ओवरवेल्म्ड हो गया था। उसी बीच क्राउन प्रिंस के सीक्रेट चेंबर में ग्रैंड कमांडर जू रोंग क्राउन प्रिंस के साथ डिस्कस कर रहा था। योर हाइनेस, जब आप शेन लैंग को रिक्रूट करने का इरादा रखते ही हैं, तो ऐसी हार्श कंडीशंस क्यों रखना? क्राउन प्रिंस मुस्कुराया। अपने हाथ में उस जेड कार्विंग से खेलते हुए उसने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे कि उसके दिमाग में पहले से ही कोई कैलकुलेशन सेट हो। झाओ यान ने एक्सप्लेन किया, सुनान की जड़ें कोर्ट में बहुत गहरी हैं और उसका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है। सिर्फ उसके सपोर्ट से ही थर्ड प्रिंस को डिफीट दी जा सकती है। क्राउन प्रिंस के एक्शन सिर्फ उस बूढ़ी लोमड़ी को उकसाने के लिए थे, न कि सच में शेन लैंग को अपने कमांड के अंडर रिक्रूट करने के लिए। झू रोंग को अचानक रियलाइज हुआ, शेन लैंग सू फैमिली को नीचा दिखाने के बारे में बहुत ही वोकल रहा है, पर आखिरकार वो बस एक अकेला लो रैंकिंग ऑफिशियल है जिसके पीछे कोई बैकिंग नहीं है। उसका सुनान को खत्म करने का सोचना बस एक बेवकूफी है।
पर अगर शेन लैंग क्राउन प्रिंस के साथ अलाइन हो जाए तो सिचुएशन अलग हो जाएगी। ये क्राउन प्रिंस का तरीका है सुनान को मजबूर करके अपनी तरफ आने पर मजबूर करने का। झाओ यान ने अपनी बात जारी रखी। शेन लैंग बस एक दामाद और एक माइनर ऑफिशियल है, भले ही वो कितना भी क्लेवर क्यों ना हो। वो भला कैपिटल सिटी में कितना ही बवाल खड़ा कर लेगा। अब जब क्राउन प्रिंस को उसकी जरूरत नहीं है और शू फैमिली के रीजंस की वजह से थर्ड प्रिंस उसे वैसे ही नहीं चाहता, कैपिटल सिटी में आकर किसी भटकती आत्मा की तरह अपना ये गुरूर दिखाना, सच कहूं तो वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगा। हालांकि ज़ूरोंग ने यह सुनकर अंदर से थोड़ा पछतावा फील किया, पर उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसे अपने उस केपेबल सबॉर्डिनेट झांग चोंग की ज्यादा फिक्र थी। योर हाइनेस, झांग चोंग कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू में आधे साल से ज्यादा टाइम से कैद है और हिज मैजेस्टी का गुस्सा अब तक शांत हो जाना चाहिए था। योर हाइनेस, आप झांग चोंग की मदद क्यों नहीं करते? इस आदमी के पास एक्सेप्शनल एबिलिटीज हैं और आगे चलकर वो डेफिनेटली आपके लिए एक पावरफुल जनरल साबित हो सकता है। क्राउन प्रिंस ने नाम में सिर हिलाया और झाओ यान झट से समझ गई और बीच में बात घुमाते हुए बोली, हालांकि झांग चोंग काबिल है, पर उसे बाहर लाने की टाइमिंग अभी ठीक नहीं है। इससे कोर्ट में डिस्टर्बेंस पैदा हो सकता है। अभी क्राउन प्रिंस को केयरफुल प्लानिंग की जरूरत है। यह सही वक्त नहीं है, झाओ यान ने आगे कहा। शेन लैंग अभी चियांग किंगडम से एक बड़ी जीत लेकर वापस आया है और हिज मैजेस्टी जिन जुओ को मार्की का टाइटल देने और फ्यूरियस टाइड सिटी जिन फैमिली को सौंपने का अपना वादा पूरा करने वाले हैं। हिज मैजेस्टी के लिए यह खुशी का मौका नहीं है। अगर इस वक्त क्राउन प्रिंस ने झांग चोंग के लिए प्ली की तो क्या ये हिज मैजेस्टी को और ज्यादा नाराज नहीं कर देगा? ये सब सुनकर ज़ूरोंग के पास बोलने को कुछ नहीं बचा था और वो चुपचाप लमेंटे हुए सोचा, झांग चोंग, तुम्हें अब थोड़ा वक्त और सहना पड़ेगा। अगले दिन जब शेन लैंग को उसके अच्छे कामों की पहचान मिलनी थी और जिन फैमिली के रिवॉर्ड्स पर डिस्कस होना था, तब एक मामूली से 7th रैंक ऑफिशियल को कोर्ट मीटिंग अटेंड करने की वो क्वालिफिकेशन मिल गई जो उससे पहले किसी को नहीं मिली थी। जाने से पहले निंग जेंग ने फिक्र में देखते हुए शेन लैंग को सावधान किया, ब्रदर शेन, सू फैमिली के स्टाफ आज की कोर्ट मीटिंग में तुम्हें जरूर चैलेंज करेंगे। वो न सिर्फ जिन फैमिली को इनोबल से रोकने की कोशिश करेंगे, बल्कि ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो सब मिलकर तुम्हें सैंड बारबेरियन ट्राइब भेजकर तुम्हें तुम्हारी मौत तक पहुंचाने की मांग करेंगे। तुम्हें बहुत केयरफुली रहना होगा। ये सुनकर शेन लैंग के चेहरे पर एक एक्साइटेड स्माइल आने से नहीं रुकी। योर हाइनेस, बस आज कोर्ट में मेरी जीत की इस गुड न्यूज का वेट कीजिए। ये वहां सब कुछ हिलाकर रख देगा। वो ना सुधरने वाला झू वेनहुआ कोर्ट में एक बार फिर से शेन लैंग के लिए मुसीबत खड़ी करने का प्लान बना रहा था। ये शेन लैंग का कोर्ट में एक ऑफिशियल के तौर पर पहली बार एंटर होना था। सॉवरेन अपने थ्रोन पर बैठे थे और धीरे से बोलना शुरू किया। आज की कोर्ट मीटिंग में 2 एजेंडाज हैं। पहला, जिनजुओ ने समुद्री लुटेरों का सफाया करके फ्यूरियस टाइड सिटी पर कब्जा कर लिया है, जिससे हमारी टेरिटरी का दायरा और बढ़ गया है और नियम के हिसाब से उन्हें टाइटल मिलना चाहिए। दूसरा, सैंड बारबेरियन ट्राइब की रीइंफोर्समेंट्स अभी भी जारी है, जिसके चलते सदर्न ओयांग कंट्री के साथ वॉर एक डेडलॉक में फंस गई है। क्या हमें अब सैंड बारबेरियन ट्राइब के पास एक एनवॉय भेजना चाहिए ताकि उन्हें साउथ को सपोर्ट करने से रोका जा सके? आइए इस पर एक साथ डिस्कस करते हैं। जैसे ही सॉवरेन ने अपनी बात खत्म की, इंपीरियल सेंसर वांग चेंग खड़ा हुआ। योर मैजेस्टी, मेरे पास पेश करने के लिए एक मेमोरेंडम है। बोलो। द इंपीरियल सेंसरेट शेन लैंग पर बगावत की साजिश रचाने और ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का इल्जाम लगाता है। कृपया इसकी पूरी गहराई से इन्वेस्टिगेशन कीजिए, योर मैजेस्टी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरे कोर्ट में एक हंगामा मच गया। शुरू होते ही इन लोगों ने रॉयल फ्लश जैसी सबसे बड़ी चाल चल दी थी। यहां तक कि सॉवरेन ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली। ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी को उखाड़ फेंकना, ये मक्कार बूढ़ी लोमड़ियां अच्छी तरह जानती थीं कि शेन लैंग के सिर पर इतनी बड़ी टोपी कैसे पहनानी है। ये बात सब जानते थे कि हालांकि ग्रेट फ्लेम एक ओवरलॉर्ड थी, लेकिन अलग अलग वैसल स्टेट्स खुद को गवर्न करती थीं और वहां की आवाम सिर्फ अपने सॉवरेन के प्रति वफादार होती थी और वो यान एम्परर की नेशन के मामलों में हार्डली ही इन्वॉल्व होती थी। लेकिन एक बार ग्रेट फ्लेम को उखाड़ फेंकने का इल्जाम लग गया तो सिचुएशन की पॉलिटिकल प्रायोरिटी तुरंत आसमान छू लेती थी। उसी वक्त वांग चिंग ने आगे कहा, यह मेमोरेंडम नए अपॉइंटेड सेंसर झू वेनहुआ द्वारा पेश किया गया है, जो अर्नेस्टली ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि योर मैजेस्टी उसे पैलेस में आने की इजाजत दें। कुछ ही देर बाद झू वेनहुआ ने एक कॉन्फिडेंस भरे एटीट्यूड के साथ उस ग्रैंड हॉल में एंटर किया। जब शेन लैंग ने उसे देखा तो उसके होठों पर एक स्मर्क आ गई। दुश्मन ने लगता है इस बार अपनी टीम में एक पिग जैसा टीममेट चुन लिया है। फिर भी शेन लैंग को अंदर ही अंदर झू वेनहुआ की टेनासिटी पर हैरानी थी। उसके फादर की मौत और उसकी फैमिली का बर्बाद होना, ये सब शेन लैंग ने ही किया था। और फिर भी इस आदमी की उसे उकसाने की हिम्मत देखो। जब झू वेनहुआ शेन लैंग के पास से गुजरा तो उसने बुरी तरह उसे घूरा और ट्रायम्फेंटली सोचा, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम एक दिन मेरे हाथों में आ गिरोगे? आज मैं मेक श्योर करूंगा कि इसी ग्रैंड हॉल में तुम्हें मौत मिले और तुम्हारी लाश तक दफनाने को जगह ना मिले। जितना वो इस बारे में सोचता उतना ही वो एक्साइटेड होता जा रहा था और जल्दी से हॉल के ठीक आगे आकर रिस्पेक्टफुल तरीके से बोला, योर मैजेस्टी, शेन लैंग का चियांग किंगडम कमीशन इतना स्मूथली सिर्फ एक औरत की वजह से पूरा हुआ। ये औरत जियांग ली है, जो उस महान ड्राई एम्परर की मुंह बोली बहन है और प्रिंसेस शू यिन बनकर घूम रही है। ये वांटेड लिस्ट में 5वें नंबर पर आने वाली एक भगोड़ी है जो शेन लैंग के साथ मिली हुई थी और यहां तक कि शेन लैंग ने उसे यू किंगडम की कैपिटल सिटी तक ला खड़ा किया है। शेन लैंग के एक्शंस क्लियरली हमारे यू किंगडम के खिलाफ यान एम्परर के गुस्से को भड़काने के लिए है, जिसका सीधा मकसद ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी को तबाह करना है। मैं योर मैजेस्टी से रिक्वेस्ट करता हूं कि शेन लैंग को उसकी इस गद्दारी के लिए डिसमेंबरमेंट की सजा दी जाए और उस भगोड़ी शू यिन को तुरंत पकड़ लिया जाए। ये सब सुनने के बाद सॉवरेन ने बुरी तरह से भौहें सिकोड़ी और शेन लैंग की तरफ देखकर पूछा, शेन लैंग, क्या सच में ग्रेट फ्लेम एम्पायर की एक वांटेड क्रिमिनल शू यिन के साथ तुम्हारा कोई प्राइवेट कनेक्शन है? ये सुनते ही शेन लैंग ने तुरंत एक ड्रामेटिक तरीके से दुखी होने का नाटक किया, घुटनों पर गिर गया और प्रोटेस्ट करते हुए रोने लगा। योर मैजेस्टी, मैं इन सारे इल्जामों में पूरी तरह निर्दोष हूं, मैं कसम खाता हूं। झू वेनहुआ तेजी से आगे आया और बोलता रहा, योर मैजेस्टी, मेरे पास एक गवाह है, कृपया गवाह को आगे आने और गवाही देने की इजाजत दीजिए। कुछ ही देर बाद गवाह को हॉल में लाया गया, जो कोई और नहीं बल्कि चियांग किंगडम के उस मिशन में शेन लैंग के गार्ड्स में से एक था।
जू वेनहुआ ने शू यिन का वांटेड पोस्टर निकाला, उसे उस आदमी को थमाया और पूछा, क्यांग किंगडम के इस सफर के दौरान क्या ये औरत हमेशा शेन लैंग के साथ थी? हॉल में सभी की नजरें उस गार्ड पर टिकी थीं और वहां का एटमॉस्फेयर एकदम टेंस हो गया। गार्ड ने जल्दी से और सच्चाई से अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा, हाँ, ये वही है। ये औरत इतनी खूबसूरत है कि जो कोई इसे एक बार देख ले वो जिंदगी भर भूल नहीं सकता। जू वेनहुआ ने आगे दबाव बनाया, उसका शेन लैंग के साथ किस तरह का रिश्ता है? एक पल सोचने के बाद गार्ड ने जवाब दिया, सर, शेन और ये औरत एक दूसरे के बहुत करीब हैं। वो ओपनली अफेक्शनेट थे और उन्होंने यहां तक कि कई रातें एक साथ गुजारी हैं। ये सुनते ही हॉल के बाकी ऑफिशियल्स ने शेन लैंग पर जलने और एनवी से भरी नजरें डाली। भले ही शू यिन एक भगोड़ी हो, पर वो आखिर एक ऐसी गॉडेस थी जिसे हर आदमी पाना चाहता था। जू वेनहुआ ने कोई भी मौका गवाए बिना गार्ड को ग्रिल करना जारी रखा। शू यिन अभी कहाँ है? जू वेनहुआ की स्टर्न आंखों में देखकर गार्ड ने डरते हुए जवाब दिया, वो पक्का जिन फैमिली के प्राइवेट रेजिडेंस में होगी। जैसे ही उसने ये अल्फाज कहे, जू वेनहुआ घूमा और सीधे शेन लैंग पर उंगली उठाते हुए जोर से डिक्लेयर किया, शेन लैंग, ग्रेट फ्लेम एम्पायर की एक वांटेड क्रिमिनल शू यिन को छिपाकर और उसके साथ मिलकर ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी को उखाड़ फेंकने का प्लान बनाकर तुम्हें तुम्हारी पूरी फैमिली के साथ फांसी की सजा होनी चाहिए। अब तुम्हारे पास अपने डिफेंस में कहने के लिए क्या बचा है? शेन लैंग ये सब सुनने के बाद उसने अपनी सच्चाई एक्सप्लेन करने की कोई जहमत नहीं उठाई और बस इनोसेंट बनकर अपनी शिकायत चिल्लाता रहा। ये देखकर जू वेनहुआ घुटनों पर बैठ गया और फर्वर से भीख मांगते हुए बोला, मैं योर मैजेस्टी से दिली दरख्वास्त करता हूं कि गद्दार शेन लैंग और उसकी पूरी फैमिली को फांसी दी जाए, शू यिन को पकड़ा जाए, उसकी सारी मार्शल आर्ट्स छीन ली जाए और उसे ग्रेट फ्लेम एम्पायर को सौंप दिया जाए। बोलने के बाद वो नीचे झुका, अपना चेहरा जमीन पर लगाकर उसने एक सिनिस्टर स्माइल दी, जैसे बाजी उसके हाथ में थी। शेन लैंग, मैं आज आखिरकार अपनी फैमिली का बदला लेने जा रहा हूं, जू वेनहुआ ने अपने मन में सोचा, ये दृढ़ निश्चय करते हुए कि वो शेन लैंग के खून से अपने फादर की आत्मा को तसल्ली देगा। इस मोमेंट पर सॉवरेन को भी एक सिर दर्द होने लगा था। वो क्लियरली समझ गए थे कि ये शेन लैंग के लिए बिछाया गया एक ट्रैप है। अगर ये कुछ और होता तो इसे नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन ग्रेट फ्लेम एम्पायर को अपनी चालों में शामिल करने की यह हिम्मत निहायत प्रॉब्लमैटिक थी, क्योंकि जब बात पॉलिटिकल स्टैंडिंग्स की हो तो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा थौनी बन जाती हैं। जब सॉवरेन को थोड़ी परेशानी फील हुई, तभी शेन लैंग अचानक अपनी जगह से उछला, अपनी मुट्ठी घुमाई और चिल्लाया, तू कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे फंसाने की? मैं तुझे जान से मार दूंगा, तू कछुए के बच्चे। उसके अल्फाज खत्म होते ही उसकी मुट्ठी तेजी से आकर जू वेनहुआ की नाक पर बसी। उसके बाद जू वेनहुआ के चेहरे पर घूसों की एक झड़ी लगने लगी, जिससे खून हर तरफ फैल गया। हाँ, शेन लैंग उसके फेस को टारगेट कर रहा था और एक ही पल में हॉल में कियोस मच गया। मारते हुए शेन लैंग उसे गंदी गालियां देता रहा, मानो वो पूरी तरह गुस्से में अंधा हो चुका हो। इसके बरक्स जू वेनहुआ मार्शल आर्ट्स में स्किल्ड होने के बावजूद और शेन लैंग के अटैक्स को ब्लॉक करने के काबिल होने के बावजूद डिलिबरेटली उसने पलट कर वार नहीं किया और शेन लैंग को उसे बेरहमी से पीटने दिया। कोर्ट के बीच ऐसे खुले में लड़ने से शेन लैंग अपनी डिकोरम खो बैठा और एक गुंडे की तरह लगने लगा। जू वेनहुआ मन ही मन कोल्ड तरीके से हंसने लगा। शेन लैंग, ओ शेन लैंग, इस बार तो तेरा खात्मा तय है। वहां मौजूद सभी ऑफिशियल्स ये नजारा देखकर दंग रह गए। हालांकि उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की, पर वो सॉवरेन के सामने इतनी हिम्मत दिखाने वाले शेन लैंग की क्रिटिसिज्म करने लगे। शेन लैंग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम इस तरह खुद अपनी मौत क्यों बुला रहे हो? ऑफिशियल्स ने उसे बुरा भला कहा और यहां तक कि सॉवरेन भी शेन लैंग के एक्शन से डम्बफाउंडेड थे। एक पल बाद वो आखिरकार बिजली की गरज जैसे गुस्से में फट पड़े। बदतमीज शेन लैंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक कॉलीग को बीच कोर्ट में पीटने की? इस तरह की ब्रेजन बिहेवियर तो सिवियर पनिशमेंट की हकदार है। ये कहते ही दो गार्ड्स तुरंत आगे बढ़े और शेन लैंग को पकड़कर सबड्यू किया। कुछ ही देर बाद पनिशमेंट शुरू हो गई, जो डायरेक्टली यूनिकली के हाथों दी जा रही थी। जैसे जैसे वहां डंडे की मार लग रही थी, शेन लैंग की चीखें उस ग्रैंड हॉल में गूंजने लगीं। 10 डंडे पड़ने के बाद शेन लैंग बेहोश हो गया। शेन लैंग को उस हालत में खून से लथपथ देखकर जू वेनहुआ को एक अलग ही सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आई। शेन लैंग, ये तो बस शुरुआत है। जो आगे आने वाला है वो तेरा पूरा एक्सटर्मिनेशन होगा और यहां तक कि तेरी जिन फैमिली को भी तेरे इन पापों की कीमत चुकानी पड़ेगी। शेन लैंग को अनकॉन्शियस देखकर यूनिकली वापस हॉल में गया और सॉवरेन को रिपोर्ट दी। सॉवरेन अभी भी गुस्से में थे। उन्होंने ऑर्डर दिया, लीजी, तुरंत जिन फैमिली के प्राइवेट रेजिडेंस पर जाओ और उस वांटेड क्रिमिनल शू यिन को यहां लेकर आओ। अगर कोई रोकने की कोशिश करे तो उसे बिना रहम किए जान से मार दो। आधे घंटे से भी कम वक्त में लीजी और ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म के गार्ड्स जिन फैमिली के प्राइवेट रेजिडेंस पहुंच गए। शू यिन को देखते ही लीजी, जो एक नॉर्मल बैकग्राउंड का आदमी था, उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। ये समझते हुए कि वो अपना होश खो रहा है, उसने तेजी से खुद को संभाला, शू यिन की आइडेंटिटी कंफर्म की और झुककर बोला, योर मैजेस्टी आपसे मिलना चाहते हैं, कृपया मेरे साथ पैलेस चलिए। जल्दी ही उस ग्रैंड हॉल में बाहर से आने वाली एक फ्रेग्रेंस ने सभी ऑफिशियल्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जैसे ही उन्होंने बाहर देखा, शू यिन की अप्सरा जैसी ब्यूटी धीरे धीरे उनकी नजरों के सामने आई। उसने हॉल में कदम रखा और ऑफिशियल्स उसके चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे और मन ही मन रिजेंटमेंट फील करने लगे। ये कितनी अनफेयर बात है कि इतनी अजीम खूबसूरती उस गिगोलो शेन लैंग के साथ मिली हुई है। यहां तक कि जू वेनहुआ, जो पहले ही कुत्ते की तरह पिट चुका था, वो भी एक पल के लिए शू यिन की ब्यूटी देखकर स्टंट हो गया और शेन लैंग को एक जलन और नफरत भरी नजर से घूरने लगा। पर अगले ही सेकंड उसने सोचा, ये औरत चाहे जितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, आखिर में वो जियांगली की मुंह बोली बहन है। क्योंकि मैं इसे पा नहीं सकता तो कम से कम इसे शेन लैंग का खात्मा लाने के लिए यूज तो कर ही सकता हूं। ये सोचते ही उसने तुरंत बोलना शुरू किया, योर मैजेस्टी, एस्टीम्ड ऑफिशियल्स, अब सभी को सच्चाई पता चल गई है। ये औरत ग्रेट फ्लेम एम्पायर की वांटेड क्रिमिनल शू यिन है। ग्रेट फ्लेम एम्परर का फरमान है कि जो भी इसे पकड़ेगा उसे बड़ा रिवॉर्ड दिया जाएगा या फिर वहीं गोली मार दिया जाएगा। और शेन लैंग ने एक वांटेड क्रिमिनल को छिपाया है और इस बारे में इन्फॉर्म न करके उसको ग्रेट फ्लेम के लॉज के अकॉर्डिंग उसकी पूरी क्लैन को फांसी की सजा होनी चाहिए। अब जब दोनों गवाह और मुजरिम सामने हैं तो योर मैजेस्टी, कृपया अपना फैसला सुनाइए।
सॉवरेन ने भौहें सिकोड़ी शू यिन को ध्यान से देखा और फिर ऑर्डर दिया, लीजिए तुरंत ग्रेट फ्लेम एम्पायर की लिएजॉन ऑफिस से सभी ऑफिशियल्स को समन करो ताकि इस वांटेड क्रिमिनल को पहचाना जा सके। लीजी जब ऑर्डर्स लेकर गया तभी शेन लैंग जो अभी तक बेहोश पड़ा था वो अचानक से होश में आया और उसने शू यिन की तरफ पॉइंट करके बोला, योर मैजेस्टी, हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। ये औरत सच में मेरी आंट शू यिन है, लेकिन उनके नाम वाले यिन का मतलब अट्रैक्शन है, ना कि हाइडिंग। और वो वांटेड क्रिमिनल तो 40 साल से ऊपर की औरत है, जबकि मेरी आंट तो अभी सिर्फ 20 की उम्र की है। ये सुनकर झू वेन हुआ मन ही मन कोल्ड हंसी हंसा। शेन लैंग, क्या तुम्हें लगता है यहाँ बैठे सब बेवकूफ हैं? शू यिन एक ग्रैंड मास्टर है जिसके पास अपनी जवानी बनाए रखने की स्किल्स हैं। ये उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। आधे घंटे बाद ग्रेट फ्लेम एम्पायर की तरफ से एम्बेसडर युन मेंगजे के लीड में एक डेलीगेशन हॉल में पहुंचा। एक दूसरे को ग्रीट करने के बाद सॉवरेन बोले, एम्बेसडर युन, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि आप इस औरत को आइडेंटिफाई करके बताएं कि क्या ये ग्रेट फ्लेम एम्पायर की फ्यूजिटिव झू यिन है या नहीं। एम्बेसडर युन मेंगजे ने बो किया और शू यिन की तरफ चल दिए। रास्ते में गुजरते हुए उन्होंने शेन लैंग के साथ एक नजर का इशारा किया। युन मेंगजे ने हल्का सा ताना मारते हुए कहा, तुमने इस बार सच में खुद को बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। शेन लैंग ने परवाह न करते हुए अपने कंधे उचकाए और बोला, ब्रदर, फिक्र मत करो, बात सिर्फ मुद्दे को बड़ा दिखाने की थी, वरना कोई इस बात पर यकीन नहीं करता। युन मेंगजे ने उसे इग्नोर किया और सीधे शू यिन के पास चलते गए, मन ही मन सोचते हुए, इस दुनिया में भला शू यिन के अलावा किसी के पास ऐसी ब्यूटी हो सकती है। इस ना भुलाई जाने वाली फेस को अगर राख भी बना दो तब भी पहचाना जा सकेगा। भले ही अपने दिल में उन्हें 100% सर्टेनिटी थी, पर युन मेंगजे ने शेन लैंग के इस ड्रामा के साथ प्ले अलोंग के लिए एक सख्त चेहरा बनाए रखा। वो शू यिन के करीब आए, उन्हें गौर से देखा और तभी शू यिन ने उन्हें प्लेफुली अपनी बड़ी और कैप्टिवेटिंग आंखें दिखाई और फिर एक ऐसी किलर स्माइल दी जिससे लोग मर मिटते हैं। ये देखकर युन मेंगजे के दिल की धड़कन तेजी से धड़कने लगी और वो जल्दी से सॉवरेन की तरफ रिपोर्ट करने घूमे, योर मैजेस्टी, हालांकि ये औरत शू यिन से बहुत मिलती जुलती है, लेकिन केयरफुली ऑब्जर्वेशन करने के बाद मैं दावे से कह सकता हूं कि ये ग्रेट फ्लेम की फ्यूजिटिव शू यिन नहीं है। ये सुनते ही झू वेनहुआ शॉक में रह गया और अंदर ही अंदर चीखने लगा, ये पॉसिबल कैसे है। वहीं दूसरी तरफ शेन लैंग ने एक कोल्ड स्मर्क दी। उसकी आत्मा मन ही मन महसूस कर रही थी, अच्छी कोशिश थी बच्चे, पर तुम मुझे अपने ट्रैप में फंसाने जितने चालाक नहीं हो।